नोट फ्रॉम हाइड्रा नॉवेल्स जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो स्टोरी का यही लास्ट एपिसोड है। अगर तुम लोगों को पूरा स्टोरी सुनना है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर आप पूरा स्टोरी सुनना सकते हो। पूरा स्टोरी सिर्फ 40 रुपीस। अगर आपको मेंबरशिप चाहिए वो 130 रुपीस का है, ले सकते हो। डेली नया स्टोरी मिलेंगी। इस स्टोरी में लगभग 735 एपिसोड है। गायब हो गई। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। लिन युआन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। अगले ही पल एक बैंगनी आग निकली जिसने सीधे डेमन ओल्ड घोस्ट को घेर लिया। आह चीख के बाद डेमन फ्लेम वैली की एक पीढ़ी के कंट्रोलर को पूरी तरह से सोल फ्लाइंग अवे और स्पिरिट स्कैटरिंग का अनुभव हुआ। वूश वूश वूश। तभी दूर से अचानक कई आकृतियां दौड़ती हुई आईं। रेड ड्रैगन गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो गए। कोई बात नहीं, ये हमारे लोग हैं। लिन युआन ने हाथ हिलाकर रेड ड्रैगन गार्ड्स को घबराने का इशारा नहीं दिया। नए लोगों के आभामंडल से वह पहले से ही जान गया था कि हाई बोडोंग और गोल्ड और सिल्वर एल्डर्स आ चुके हैं। और अगले ही पल हाई बोडोंग और गोल्ड और सिल्वर एल्डर्स एक साथ लिन युआन के सामने आ गए। हॉल मास्टर, कई लोग घुटनों के बल बैठ गए और लिन युआन से सम्मानपूर्वक बात की। उठना। हाँ, जब हाई बोडोंग और गोल्ड एंड सिल्वर एल्डर्स खड़े हुए तो उन्होंने तुरंत यहाँ की स्थिति पर ध्यान दिया। हॉल मास्टर, पृथ्वी दानव ओल्ड घोस्ट कहाँ है? डेमन फ्लेम वैली में बिखरी लाशों को देखकर गोल्ड और सिल्वर एल्डर्स ने पहले ही अपने दिल में कुछ अंदाजा लगा लिया था। मृत। लिन युआन का लहजा शांत था, मानो वह कोई मामूली बात कह रहा हो। हाई बोडोंग का कोई खास रिएक्शन नहीं था, लेकिन गोल्ड और सिल्वर एल्डर्स दोनों ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर कुछ भी अचानक नहीं हुआ तो अर्थ डेमन ओल्ड घोस्ट की ताकत अब तक 6 स्टार या 7 स्टार दूसरों की खेती तक पहुंच गई होगी। लेकिन फिर भी हॉल मास्टर के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने सावधानी से लिन युआन पर एक नजर डाली। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने उस समय हार मानने का सही फैसला किया था। नहीं तो शायद उनका भी वही हाल होता जो अब डेमन ओल्ड घोस्ट का होता। बताओ, सब कैसा चल रहा है? लिन युआन ने गोल्ड और सिल्वर एल्डर्स के शौक को नजरअंदाज कर दिया। अब उसे सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में दूसरी सेनाएं कैसा कर रही हैं। हॉल मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, मैंने जिस रास्ते से यात्रा की उस रास्ते की सभी सेनाएं हार मान चुकी हैं और बाकी सभी मारे गए हैं। हाई बोडोंग ने तुरंत अपनी उपलब्धियां बताई। हॉल मास्टर, हमारी तरफ भी यही हाल है। रास्ते में आने वाली सभी ताकतें पूरी तरह से हमारे गॉड स्लेइंग हॉल के सामने झुक गई हैं। गोल्ड और सिल्वर एल्डर्स भी जल्दी से बोले। अच्छा। लिन युआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब डेमन फ्लेम वैली मौजूद नहीं थी और इसमें हाई बोडोंग और गोल्ड एंड सिल्वर एल्डर्स द्वारा भर्ती की गई सेनाएं शामिल हो गईं। इस तरह पूरा ब्लैक कॉर्नर रीजन पूरी तरह से गॉड स्लेइंग हॉल के कंट्रोल में था। यानी अब से पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन में सिर्फ एक ही शक्ति होगी, उसका गॉड स्लेइंग हॉल। 2 महीने से भी कम समय में उन्होंने सच में पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन का एकीकरण कर लिया था। क्या आपको वह यूआरएल याद है जिसे मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपसे सुनाने के लिए कहा था? फेसबुक पर शेयर करने से आपको सरप्राइज मिल सकता है। 172 चैप्टर 172 कनान अकेडमी को शायद सोना मिल गया है। चैप्टर 172 जियानान अकेडमी ने शायद कोई खजाना उठा लिया है। अब तक लिखते हुए मुझे उम्मीद है कि पढ़ने वालों को हमारा डोमेन wkn.com याद होगा, जो बहुत भरोसेमंद है। जब तक लिन युआन भगवान को मारने वाले हॉल में वापस आया तब तक 10 दिन बीत चुके थे। इन 10 दिनों में उन्होंने एक एक करके उन सेनाओं को फिर से इकट्ठा किया जिन्होंने हार मान ली थी और उन्हें गॉड स्लेइंग हॉल में शामिल कर लिया। इस समय ब्लैक कॉर्नर रीजन जो सैकड़ों सालों से अस्त व्यस्त था आखिरकार सही मायने में एक हो गया। तब से पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन में केवल एक कंट्रोलर था। वह भगवान को मारने वाले हॉल का हॉल मास्टर लिन युआन था। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र को एकजुट करने के बाद लिन युआन ने नए नियम बनाए। ब्लैक कॉर्नर इलाके के सभी लोग अब पहले की तरह बेगुनाहों का कत्लेआम नहीं कर सकते थे। उन्होंने खास तौर पर एक इंस्पेक्शन टीम बनाई। अगर कोई लिन युआन के नियमों को तोड़ने की हिम्मत करता तो उसे बिना किसी रहम के मार दिया जाता। जब ये खबर पूरे ब्लैक कॉर्नर इलाके में फैली तो कई डाकू नाखुश हो गए। लेकिन गॉड स्लेइंग हॉल की रोकने वाली ताकत की वजह से वे सिर्फ अकेले में गुस्सा करने की हिम्मत कर पाए, लेकिन बोल नहीं पाए और मजबूरन उन्हें बात माननी पड़ी। क्योंकि इन लोगों ने खुद कई डुकिंग एक्सपर्ट्स को देखा था जिन्होंने गॉड स्लेइंग हॉल के मैनेजमेंट को मानने से मना कर दिया था और मौके पर ही मर गए थे। इससे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में हर कोई डर से कांप उठा। एक बार ये नियम बन गए तो पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन की व्यवस्था आखिरकार सही रास्ते पर लौट आई। जियानान अकादमी, इन अकादमी, ग्रैंड एल्डर, क्या आपने सुना? हाल ही में ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक नई ताकत उभरी है और सिर्फ 2 महीने में इसने पूरे रीजन को एक कर दिया है। जियानान अकादमी की एक ऑफिस बिल्डिंग में एक एल्डर ने सुकियान से अजीब अंदाज में बात की। हाल ही में अकेडमी को भेजी गई 10 में से 9 इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस गॉड स्लेइंग हॉल के बारे में थी। और सबसे ताज़ा खबर तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि ब्लैक कॉर्नर रीजन जो सैकड़ों सालों से अव्यवस्था में था अब असल में एक उभरती हुई ताकत से एकजुट हो गया था। हाँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा सुना है। सुकियान ने सिर हिलाया, ऐसा लगा जैसे वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। ग्रैंड एल्डर, क्या हमारी जियानान अकेडमी को एक्शन लेना चाहिए? मुझे चिंता है कि अगर यह गॉड स्लेइंग हॉल ऐसे ही डेवलप होता रहा तो ये भविष्य में हमारे लिए खतरा बन जाएगा। एल्डर का स्वर चिंता से भरा था। पहले हालांकि ब्लैक कॉर्नर रीजन में कई एक्सपर्ट थे, लेकिन वे सभी अपने अपने ग्रुप में बंधे हुए थे। ये लोग अपने फायदे के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके मारकाट और लूटपाट करते थे। अच्छी बात यह थी कि इन सेनाओं ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, इसलिए वे जियानान अकादमी के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बन पाई। लेकिन अब यह हालत था, पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र पर पूरी तरह से गॉड स्लेइंग हॉल का कब्जा हो गया था। अगर गॉड स्लेइंग हॉल को डेवलप होने के लिए और समय दिया गया तो उनकी जियानान अकेडमी का स्टेटस खतरे में पड़ जाएगा। इसे भूल जाओ, हमारी इन अकेडमी का मुख्य काम अभी भी स्टूडेंट्स को तैयार करना है। जहां तक ब्लैक कॉर्नर रीजन में झगड़ों की बात है, चलो इसमें शामिल नहीं होते। सुकियान ने अपना सिर हिलाया और अगले ही सेकंड उसकी आंखों में चिंता की एक चमक आ गई जब उसने कहा, इसके अलावा स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग पावर के नीचे फॉलन हॉट फ्लेम हाल ही में फिर से बेचैन होने लगी है। इसी बात से सुकियान को सबसे ज्यादा चिंता थी, क्योंकि हालांकि फॉलन हॉट फ्लेम जियानान अकेडमी के स्टूडेंट्स की साधना को तेज करने के लिए आग की एनर्जी पैदा कर सकती थी। यह एक टाइम बम की तरह था जो किसी भी पल इन अकेडमी को पूरी तरह तबाह कर सकता था। आखिरकार स्वर्गीय लपटें स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा होती हैं और हर तरह की स्वर्गीय लपट में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसके अलावा स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग पावर के नीचे फॉलन हॉट फ्लेम अब एक अविश्वसनीय लेवल तक बढ़ गई थी। यहाँ तक कि इन अकेडमी के गार्डियन के पास भी इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था और वे इसे केवल टावर के नीचे ही सील कर सकते थे। शायद सिर्फ हेडमास्टर ही फॉलन हॉट फ्लेम को पूरी तरह से काबू कर सकते थे। ग्रैंड एल्डर, क्या आप कह रहे हैं कि फॉलन हॉट फ्लेम फिर से सील से टकरा रही है? सुकियान की बातें सुनने के बाद दूसरे एल्डर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और वह कुछ देर के लिए गॉड स्लेइंग हॉल के बारे में भूल गया। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह अभी भी कंट्रोल की जा सकने वाली रेंज में है। सुकियान ने सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने उस एल्डर से कहा, वैसे मैंने उस साथी हुगान से सुना है कि आउटर अकेडमी को हाल ही में अच्छे एप्टीट्यूड वाले कुछ स्टूडेंट्स मिले हैं, क्या ये सही है? सच में, आजकल 5 छोटे बच्चे हैं जो आउटर अकेडमी में काफी हलचल मचा रहे हैं। ओह, क्या ऐसा है? इस बार असल में 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है। ये सुनकर सुकियान को तुरंत दिलचस्पी हो गई। हाँ, आउटर अकेडमी ग्रैंड कॉम्पिटिशन के दौरान इन छोटे बच्चों को स्टूडेंट्स ने आउटर अकेडमी का टॉप 5 भी कहा था। आउटर अकेडमी टॉप 5, दिलचस्प। तो ये टॉप 5 कौन है? सुकियान ने पूछा। ग्रैंड एल्डर के जवाब में बाहरी अकेडमी के टॉप 5 में से एक हुगान की पोती हुजिया है, जिसकी कल्टीवेशन लगभग 3 स्टार ग्रेड मास्टर जितनी है। और आउटर अकेडमी की लॉ एनफोर्समेंट टीम के कमांडर वू तियानलेन का गोद लिया हुआ बेटा वू हाओ। ये छोटा सा लड़का अपनी पीठ पर ब्लड स्वॉर्ड रखता है और इसकी कल्टीवेशन लगभग 3 स्टार ग्रेड मास्टर जितनी है। एक और व्यक्ति को लिटिल लाइटनिंग स्पीयर बाईशान के नाम से जाना जाता है, जिसकी साधना एक 3 स्टार ग्रेड मास्टर के आसपास होती है। एल्डर ने एक एक करके सारी जानकारी बताई जो उन्हें पता थी। हाँ, बढ़िया। 20 साल की उम्र से पहले ऐसी साधना करना, वे सच में जीनियस कहलाने के लायक हैं। बाकी 2 का क्या? ये सुनकर सुकियान खुशी से हंस पड़ी और फिर उसने बाकी दोनों की हालत के बारे में पूछा। फ्यू, एल्डर ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, ग्रैंड एल्डर, बाकी 2 एक लड़का और एक लड़की हैं, लेकिन ये दोनों कुछ अलग हैं। हम, क्या बात है? सुकियान ने बेसब्री से पूछा। ये कुछ ऐसा है, बाहरी अकेडमी के टॉप 5 में पहले स्थान पर येलो रैंक क्लास 2 की एक स्टूडेंट है जिसका नाम जियाओ जुनेर है। वह लगभग 16 या 17 साल की है और उसकी ताकत एक 5 स्टार ग्रेड डू मास्टर के आसपास है। क्या 16 या 17? एक 5 स्टार ग्रेड डू मास्टर? सुकियान चौंक कर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें बेतहाशा खुशी से भर गईं। इतनी उम्र में इस लेवल की पढ़ाई तक पहुंचने के लिए उन्हें सच में एक प्रोडिजी कहा जा सकता है। अगर यह छोटी बच्ची बड़ी हो गई तो शायद भविष्य में वह टाइटन बन जाएगी। दूसरे का क्या? सुकियान ने एल्डर का हाथ पकड़ा और जोर देकर पूछा। ओह, उस समय एल्डर को अचानक शब्द नहीं सूझ रहे थे। कुछ देर तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। यह क्या है? ये देखकर सुकियान उलझन में पड़ गई। हेडमास्टर, बात कुछ ऐसी है, बाकी बचा हुआ आदमी भी येलो रैंक क्लास 2 का स्टूडेंट है जिसका नाम जियाओ यान है।
थोड़ी देर रुकने के बाद एल्डन ने आगे कहा, जहां तक उसकी उम्र की बात है वह भी लगभग 17 या 18 साल का है। एक 8 स्टार डू मास्टर। क्या एक 8 स्टार डू मास्टर? सुकियान हैरान रह गई। टॉप 5 स्टूडेंट्स में 8 स्टार डू मास्टर? क्या आपको यकीन है कि आप मजाक नहीं कर रहे हैं? सुकियान का शब्द देखकर एल्डन ने कड़वी मुस्कान दी और कहा, बड़े एल्डर, आपने सही सुना। इस छोटे लड़के की ताकत सच में 8 स्टार डू मास्टर जितनी है। लेकिन ये लड़का थोड़ा अजीब है और अपनी रैंक से कहीं ज्यादा ताकत से लड़ सकता है। कहा जाता है कि हुगान की पोती भी इस छोटे लड़के से हार गई थी। ओह, क्या यह ऐसा है? सुकियान तुरंत गहरी सोच में पड़ गई। अलग अलग रैंक में चुनौती देना कुछ ऐसा है जो आम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन सुकियान का अनुभव आम लोगों से कहीं ज्यादा था। वह जानता था कि स्वर्ग के कुछ खास लोगों में सच में अलग अलग रैंक में चुनौती देने की काबिलियत होती है। ऐसे जीनियस के लिए जब तक वे समय से पहले नहीं गिरते उनका भविष्य निश्चित रूप से असीमित होगा। एल्डर से जियाओ यांग के बारे में जानकारी पूरी सुनने के बाद सुकियान को अचानक लगा कि इस बार जियानान अकेडमी ने कोई खजाना उठा लिया होगा। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे फेसबुक पर शेयर करने के लिए थोड़ा समय निकालेंगे। लेखक बहुत आभारी होंगे। 173 चैप्टर 173 सिस्टम अपग्रेड सफल। चैप्टर 173 सिस्टम अपग्रेड सफल। अगर लिन युआन यहाँ होते तो उन्हें जरूर बहुत हैरानी होती, क्योंकि ओरिजिनल कहानी के डेवलपमेंट के अनुसार जियाओ यांग को 3 ईयर एग्रीमेंट के बाद जियानान अकेडमी में आना चाहिए था। उस समय जियाओ यांग को पता चला कि उसके पिता गायब हो गए हैं। उसने गुस्से में क्लाउड मिस्ट सेक्ट पर हमला किया और ग्रैंड एल्डर यून लिंग को मार डाला। इसके तुरंत बाद युनशान ने उसके लिए शिकार का आदेश दिया और एक आवारा कुत्ते की तरह वह जियामा साम्राज्य से भाग गया और जियानान अकादमी में छिप गया। लेकिन अब जियाओ यांग ने तय समय से पहले ही जियानान अकेडमी में एडमिशन ले लिया था। असल में ये बात समझ के दायरे में थी। ओरिजिनल कहानी के अनुसार जब याओ लाओ जियाओ यांग को ट्रेनिंग दे रहे थे तो सबसे जरूरी स्टेप्स में से एक था हेवनली फ्लेम को काबू करना। सिर्फ एक स्वर्गीय लॉ को खाकर ही जियाओ यांग का लॉ मंत्र विकसित होगा जिससे आगे की कहानी शुरू होगी। हालांकि क्योंकि लिन युआन ट्रांसमाइग्रेट कर चुका था इसलिए बुतान शहर छोड़ने के बाद से ही जियाओ यांग को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिर में लिन युआन के उससे पहले ही उसने हेवनली फ्लेम की परछाई भी नहीं देखी थी। कोई चारा न होने पर याओ लाओ के पास सिर्फ जियाओ यांग से 20 फायर्स खाना शुरू करवाने के अलावा कोई चारा नहीं था और वह मुश्किल से फ्लेम मंत्र के रैंक को येलो रैंक एडवांस लेवल तक ले जा सका। हेवनली फ्लेम की मदद के बिना याओ लाओ के ट्रेनिंग प्लान की सीरीज सिर्फ खत्म हो सकती थी। आखिरकार कुछ बातचीत के बाद वे दोनों पहले जियानान अकेडमी ही आ सके, क्योंकि सिर्फ जियानान अकेडमी जैसे माहौल में ही जियाओ यांग को एल्केमी के लिए अलग अलग दवाइयां ढूंढने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जियाओ यांग की अभी की ताकत पूरी तरह से याओ लाओ की मेडिसिनल पिल्स के जरिए जबरदस्ती से बनी थी। नतीजतन जियाओ यांग ने अकादमी के ग्रैंड कंपटीशन में शानदार प्रदर्शन किया। नहीं तो अपनी कम ताकत के साथ अगर वह कंपटीशन में हिस्सा भी लेता तो शायद सबसे नीचे होता। फिर भी जब जियाओ यांग पहली बार जियानान अकादमी में आया तो उसे काफी परेशान किया गया। अगर जुन एरुस के लिए खड़ी नहीं होती तो जियाओ यांग को शायद जियानान अकेडमी में हर दिन पिटाई का सामना करना पड़ता। इस वजह से जियाओ यांग का असल में जियानान अकेडमी में एक और निकनेम था, सॉफ्ट राइस किंग। दूसरी तरफ भगवान को मारने वाले हॉल में लिन युआन एक सीक्रेट कमरे में था। उसका चेहरा बहुत ज्यादा खुशी से भरा हुआ था क्योंकि इसी समय उसका सिस्टम आखिरकार अपग्रेड हो गया था। डिंग, सिस्टम अपग्रेड सफल। मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि फूल मुरझा गए। सिस्टम आपने आखिरकार अपग्रेड करना पूरा कर लिया है। लिन युआन की आंखों में आंसू आ गए थे। एक ट्रांसमाइग्रेटर के तौर पर एक सिस्टम स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके इस घटिया सिस्टम ने शुरू में उसे एक न्यूबी गिफ्ट पैक देने और एक क्यूवी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू थ्योरिटीज का इनाम देने के अलावा तब से कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई। अगर उसे हान फैंग की सारी ताकत विरासत में नहीं मिली होती और वह पूरी कहानी नहीं समझ पाया होता तो शायद वह बहुत पहले ही मर चुका होता। सिस्टम, जल्दी बताओ अपग्रेड के बाद आपके पास कौन से फंक्शन हैं? लिन युआन अपग्रेडेड सिस्टम के फंक्शन जानने के लिए बेचैन था। डिंग, पहला, होस्ट रोजाना चेक इन कर सकता है। चेक इन रिवॉर्ड में अलग अलग कल्टीवेशन टेक्निक, डू टेक्निक, मेडिसिनल पिल्स, कल्टीवेशन लेवल और माइलियड रेंज के अलग अलग खजाने शामिल हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। दूसरा, सिस्टम समय समय पर टास्क देगा। जब तक होस्ट टास्क पूरा करता है उसे अलग अलग इनाम मिलते रहेंगे। टास्क जितना मुश्किल होगा इनाम उतना ही बड़ा होगा। तीसरा, माइलियड रियल्स मॉल खुल गया है। होस्ट लक पॉइंट्स का इस्तेमाल मॉल में किसी भी चीज के बदले कर सकता है। अरे वाह, यह इतना अच्छा है। लिन युआन की आंखें चमक रही थीं। जब वह पहले वेब नॉवेल पढ़ते थे तो अक्सर हीरो को कई सालों तक टिके रहते और फिर अजय होते हुए देखते थे। इस तरह का चेक इन सिस्टम आसान और कच्चा था, एक असली चीटिंग जैसा टूल। इसके अलावा वह टास्क सिस्टम ठीक-ठाक लग रहा था जब तक वह सिस्टम द्वारा दिए गए टास्क पूरे कर लेता। इनाम आमतौर पर बहुत बुरे नहीं होते। जहां तक आखिरी वाले की बात है, लिन युआन को सिस्टम अपग्रेड होने से पहले ही इसके बारे में पता था। माइलियड रियल्स मॉल, इस माइलियड रियल्स मॉल में दुनिया भर के सभी तरह के खजाने थे जो उसकी पिछली जिंदगी के डिपार्टमेंट स्टोर जैसा था। जब तक आपके पास पैसे थे आप जो चाहे खरीद सकते थे, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी के उलट जहां चीजें खरीदने के लिए आरएमबी की जरूरत होती थी अब उसे लक पॉइंट्स खर्च करने पड़ते थे। रुको, ये सही है, अब मेरे पास कितने लक पॉइंट्स हैं? जैसे ही लिन युआन ने ये सोचा सिस्टम की आवाज अचानक फिर से गूंज उठी। डिंग, इस बात को देखते हुए कि होस्ट ने सिस्टम अपग्रेड पीरियड के दौरान कई ओरिजिनल प्लॉट लाइन बदली है, होस्ट को खास तौर पर 8000 लक पॉइंट्स का इनाम दिया जाता है। होस्ट अपनी जरूरत के हिसाब से मॉल में अलग अलग खजानों के लिए लक पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाखों। लिन युआन ने गिनती की कुल 6 जीरो थे। दूसरे शब्दों में इस बार सिस्टम ने लिन युआन को जो लक पॉइंट्स दिए वे पूरे 8 मिलियन थे। मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। लिन युआन इतना उत्साहित था कि वह चीखना चाहता था। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से बज उठा। डिंग, होस्ट के पास आज भी एक चेक इन का मौका है। क्या आप चेक इन करना चाहेंगे? चेक इन, लिन युआन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। डिंग, होस्ट को सफल चेक इन के लिए बधाई। क्योंकि यह होस्ट का पहला चेक इन है इसलिए इनाम में कल्टीवेशन में 2 स्टार की बढ़ोतरी और 2000 लक पॉइंट्स मिलेंगे। वूश, एक चमकीली रोशनी गुजरी और लिन युआन को अचानक लगा कि एनर्जी बैरियर जो उसके ब्रेकर थ्रू में रुकावट डाल रहा था तुरंत पंचर हो गया। इसके तुरंत बाद उसके पूरे शरीर में एक गर्म एहसास भर गया और उसकी साधना तुरंत 6 स्टार डू ज़ोन तक पहुंच गई। फिर उसने अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला। होस्ट, लिन युआन 24, खेती 6 स्टार डू ज़ोन, गुड, भगवान को मारने वाला हॉल, प्रोफेशन, ग्रेट आर्ट अल्केमिस्ट, स्पिरिट रियल सोल, साधना तकनीक, ज्वाला मंत्र, स्किल्स, एक क्यूई 3 क्वालिटीज में बदलना, ग्रेट सन इमोर्टल पाम, सोल एक्सटिंग्विशिंग स्पीयर, 9 रिवॉल्यूशंस रीइंकार्नेशन फेस्ट, वॉइड यूनिवर्स सीक्रेट आर्ट, शैडो लेसर टेप, स्पेशल आइटम, सी हॉट फ्लेम, 10,000 बीस्ट स्पिरिट फायर, ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम फ्यूजन के बाद सुप्रीम फ्लेम, पति पत्नी, मेडुसा सांप लोगों के कबीले की रानी, यून क्लाउड मिस्ट सेक्ट के सेक मास्टर, लक पॉइंट्स 10 मिलियन 1000। अपने एट्रीब्यूट पैनल को देखकर लिन युआन संतुष्टि से सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। एक्स्ट्रा 1000 लक पॉइंट्स तब मिलने चाहिए थे जब उसने जियामा एम्पायर में ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को खा लिया था। आखिरकार ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम स्वर्ग में लड़ाई की शुरुआती कहानी में सबसे जरूरी कड़ी थी। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को खाकर लिन युआन ने न केवल जियाओ यांग का हेवनली फ्लेम के साथ मौका पूरी तरह से खत्म कर दिया बल्कि क्वीन मेडुसा के साथ उसका मिलना जुलना भी बंद कर दिया। इसलिए सिस्टम ने उस समय उसे 1000 लक पॉइंट्स के साथ साथ स्वर्ग को मात देने वाली दिव्य क्षमता एक क्यूई 3 पवित्रताओं में बदलने का इनाम दिया था। अब उसकी ताकत 6 स्टार डू ज़ोन तक पहुंच चुकी थी। अपने अलग अलग तरीकों से वह 9 स्टार डू ज़ोन एक्सपर्ट से मुकाबला करने के लिए काफी था। ये तो उसके क्लोन्स को भी गिनने के बिना था। अगर वह पूरी ताकत लगा देता, हालांकि उसे नहीं पता था कि वह डू ज़ोन एक्सपर्ट को हरा पाएगा या नहीं। लिन युआन को यकीन था कि अपनी अभी की कॉम्बैट पावर के साथ डू ज़ोन रैंक में उसका कोई दुश्मन नहीं होगा। दूसरे शब्दों में डू ज़ोन के रैंक से नीचे वह लिन युआन एक अजय अस्तित्व था। एक पल के लिए अपनी ताकत महसूस करने के बाद लिन युआन ने बेसब्री से माइलियड रियल्स मॉल खोलने से पहले सोचा भी नहीं। जब उसने माइलियड रियल्स मॉल में सामान देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसके मुंह में पानी आ गया। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया तो कृपया इसे फेसबुक पर शेयर करें। लेखक आपका बहुत आभारी है। 174 चैप्टर 174 स्पेशल आइटम, मिस्टिक लाइटनिंग, चैप्टर 174 स्पेशल आइटम, रहस्यमयी बिजली। माइलियड रियल्स मॉल में शेल्फ पर रखी चीजें बहुत शानदार थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में आप सोच भी न सकें और मॉल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो न हो। गेटलिंग, स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड, ये ब्लू स्टार पर उसकी पिछली जिंदगी के कुछ थमल हथियार थे। बेइमिंग डिवाइन आर्ट, नॉगिन मैनुअल, बुद्ध की हथेली, 18 वर्ष में करने वाले ड्रैगन हथेलियां, 6 मेरिडियन डिवाइन तलवार, बदलते सितारे। ये वूजिया नॉवेल के कुछ बेमिसाल सीक्रेट मैनुअल थे। प्राचीन वीरान संत का शरीर, अराजकता अमर शरीर, गरजने वाला असंख्य कानून का शरीर, दुनिया को नष्ट करने वाली तलवार का शरीर। असल में वहां आसमान और बहुत सारे लोगों से हर तरह के शानदार शरीर वाले लोग थे। लिटिल ड्रैगन मेडन के इस्तेमाल किए गए फुटरैप, दियाओ चांग का पहना हुआ बेली बैंड, किन शी हुआंग के बैठने वाली ड्रैगन चेयर, पसीना, क्या उनके पास ऐसी चीजें भी थी? लिन युआन को चबाक रह गया। इसके तुरंत बाद उनका ध्यान स्पेशल आइटम्स नाम की एक लाइन पर गया। उत्सुकता से लिन युआन ने स्पेशल आइटम्स के लिए इंटरफेस खोला।
हिस ये देखकर लिन युआन ने तेज सांस ली। स्पेशल आइटम रहस्यमयी बिजली, स्वर्ग और पृथ्वी की बड़ी गहरी बिजली, 9 पाताल लोक की बिजली, 9 स्वर्ग की अमर बिजली। अगले ही सेकंड लिन युआन की आंखों से तेज रोशनी के 2 झोंके निकले और उसका चेहरा बहुत ज्यादा खुशी से भर गया। ये सच में ऐसा था जैसे किसी ने उसे नींद आने पर तकिया भेजा हो। लिन युआन को चिंता थी कि उसका क्लोन स्ट्रेंज फ्लेम्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जिससे क्लोन की ताकत उसके मेन बॉडी के साथ मेल नहीं खाएगी। अब इस रहस्यमयी बिजली के होने से क्या ये क्लोन की कमी को पूरी तरह से पूरा नहीं कर देगा? फ्लेम मंत्र के पूरे वर्षन में सिर्फ अजीब लपटों को खत्म करने का रास्ता नहीं था। अभी उसका मुख्य शरीर अपनी लड़ाई की ताकत बढ़ाने के लिए अजीब आग को खाने पर निर्भर था। उस मामले में क्या उसके 2 क्लोन मिस्टीरियस लाइटनिंग को खा नहीं सकते थे? ये सोचकर लिन युआन ने जल्दी से अपनी नजर वापस मिस्टीरियस लाइटनिंग की कीमत पर लगा दी। लेकिन जब उसने वे महंगे लव पॉइंट्स देखे तो उसका चेहरा कड़वा हो गया। सबसे निचले टियर की सिर्फ एक मिस्टीरियस लाइटनिंग की कीमत 6000 तक पहुंच गई थी और उस टॉप टियर सुप्रीम बर्निंग एम्पर लाइटनिंग की कीमत तो हैरान करने वाले सैकड़ों मिलियन तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी एक गरीब आदमी था। मुझे हैरानी है कि एक रहस्यमयी बिजली को खाने के बाद क्लोन की लड़ने की ताकत किस दायरे तक पहुंच जाएगी। लिन युआन सोचने लगा, जो भी हो मैं एक लूंगा और पहले इसे ट्राई करूंगा। काफी देर बाद लिन युआन ने दांत पीस लिए और उसकी नजर माइडियर रियल्स मॉल में घूमने लगी। अपने अभी के लव पॉइंट्स के साथ मिस्टीरियस लाइटनिंग के सबसे निचले टियर के लिए भी वह सिर्फ एक ही खरीद सकता था। इसलिए जाहिर है उन्हें अपना लक्ष्य थोड़ा और ऊंचा रखना पड़ा। लिन युआन ने काफी देर तक उसे चुना और आखिरकार उसकी नजर एक रहस्यमयी बिजली पर पड़ी। क्रिम्सन फ्लेम डायमंड लाइटनिंग कीमत 9600 लव पॉइंट्स। ये भी लिन युआन की सीमा थी। उन्होंने शुरुआती अंदाजा लगाया कि इस क्रिम्सन फ्लेम डायमंड लाइटनिंग की ताकत अजीब आग की रैंकिंग लिस्ट में 11वें नंबर पर आने वाली बोन चिलिंग फ्लेम की तेजी के लगभग बराबर थी। अगर क्लोन ने इसे खा लिया और इसे फ्यूजन हासिल कर लिया तो इसकी शक्ति निश्चित रूप से उसकी अपनी सुप्रीम फ्लेम से कमजोर नहीं होगी। सिस्टम मेरे लिए क्रिम्सन फ्लेम डायमंड लाइटनिंग के बदले, ये सोचकर लिन युआन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत सिस्टम को अपनी जरूरत बता दी। अगले ही पल एक अद्भुत ध्वनि गूंजी, डिंग, होस्ट को स्पेशल आइटम क्रिम्सन फ्लेम डायमंड लाइटनिंग पाने के लिए बधाई। कुल 9600 लव पॉइंट्स खर्च हो चुके हैं और 400 लव पॉइंट्स बाकी हैं। स्विश, रोशनी की एक चमक गुजरी और लिन युआन के सामने अचानक एक और रहस्यमयी बिजली चमकी जिसमें दुनिया को तबाह करने वाली बिजली चमक रही थी। ये रहस्यमयी बिजली एक जीवन बिजली का बीज थी। लिन जी, बाहर आओ। अगले ही पल लिन युआन ने अपने एक क्लोन को बुलाया। इसके बाद उसने क्लोन को क्रिम्सन फ्लेम डायमंड लाइटनिंग को खाने का आदेश दिया। क्लोन ने लिन युआन के आदेशों का बिना शर्त पालन किया। लिन जी ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत पालती मारकर बैठ गई। फिर उसने अपना मुंह खोला और लिन युआन के हाथ से क्रिम्सन फ्लेम डायमंड लाइटनिंग को एक ही घूंट में निगल लिया। गड़गड़ाहट, जैसे ही क्रिम्सन फ्लेम डायमंड लाइटनिंग को निगल लिया गया, लिन जी के चारों ओर तुरंत गरजने की आवाजें गूंजने लगी। इसके बाद भयानक बिजली की चमक ने पूरे इलाके को भर दिया। उस डरावनी शक्ति के कारण उस समय सीक्रेट कमरा कांपने लगा। लिन जी के माथे पर भी तुरंत पसीने की बूंदें आ गईं। ये दृश्य देखकर लिन युआन ने ठंडी सांस ली। उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और हिलता हुआ सीक्रेट कमरा तुरंत शांत हो गया। फिर लिन युआन ने अपने हाथ हिलाए और उसने सुप्रीम फ्लेम को भी बुलाया। सिर्फ एक रहस्यमयी बिजली और तुम अब भी स्वर्ग के खिलाफ बगावत करना चाहते हो। लिन युआन ने सुप्रीम फ्लेम को कंट्रोल किया और तुरंत लिन जी को घेर लिया। लिन जी असल में लिन युआन की सोल पावर के एक हिस्से से बना एक क्लोन था, इसलिए सुप्रीम फ्लेम उसके प्रति कोई रिजेक्शन पैदा नहीं करेगा। सुप्रीम फ्लेम की मदद से शुरू में बहुत ज्यादा हिंसक क्रिम्सन फ्लेम डायमंड लाइटनिंग तुरंत शांत हो गया, जैसे उसने कुछ डरावना देख लिया हो। स्विश, लिन जी ने भी समय बर्बाद नहीं किया और इस मौके का फायदा उठाकर अचानक फ्लेम मंत्र चला दिया। बूम बूम बूम, जैसे ही फ्लेम मंत्र ने काम किया, लिन जी के शरीर में तुरंत बड़े बदलाव हुए। क्रिम्सन फ्लेम डायमंड लाइटनिंग लिन जी के शरीर के अंदर बिजली के छोटे-छोटे बोल्ट में बदल गई, जो लगातार उसके मेरिडियन से होकर गुजर रही थी। क्रिम्सन फ्लेम डायमंड लाइटनिंग जहां भी गुजरती, वहां के मेरिडियन तुरंत टुकड़े-टुकड़े हो जाते। फिर फ्लेम मंत्र के असर से मेरिडियन की मरम्मत की जाएगी और उनकी जान वापस आ जाएगी। इस साइकिल को दोहराते हुए लिन जी के शरीर के अंदर मौजूद क्रिम्सन फ्लेम डायमंड लाइटनिंग ने आखिरकार धीरे-धीरे उसके साथ फ्यूजन करना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे समय बीतता गया, लिन जी से निकलने वाली आभा भी और शक्तिशाली होती गई। दूसरी तरफ जियानान अकादमी, आउटर अकादमी, एक शांत छोटे से आंगन में 2 लोग, एक आदमी और एक औरत एक दूसरे के सामने खड़े थे। पास जाने पर पता चला कि यह एक जवान लड़की थी। लड़की ने हल्के हरे रंग की ड्रेस पहनी थी और उसका सुंदर स्वभाव एक नए खिले हुए साफ कमल जैसा था। उसके पूरे शरीर से एक आकर्षक स्वाद झलक रहा था और लड़की का रूप स्वर्ग की परी जैसा था, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया की कोई भी बात उस लड़की के लिए उसकी बेइज्जती होगी। ये लड़की असल में गो कबीले की छोटी राजकुमारी जुन ए थी। जुना के सामने वाले युवक ने काला चोगा पहना हुआ था और अपनी पीठ पर एक भारी रूलर लटका रखा था। बिना किसी हैरानी के वह स्वर्ग में लड़ाई का पुराना हीरो था, जियाओ यान। भाई जियाओ यान, क्या तुम सच में जा रहे हो? काफी देर बाद जुना ने अपने माथे पर बालों की लटों को ब्रश किया। उसकी आवाज सुंदर और प्यारी थी। उसकी नजर में कुछ शक था, क्योंकि किसी कारण से जियाओ यान आज उसके घर आया था और उसे बताया कि वह जियानान अकेडमी छोड़ने वाला है। हाँ, मैंने पहले ही तय कर लिया है। मैं कल सुबह सबसे पहले निकल जाऊंगा। जियाओ यान ने सिर हिलाया और इस दौरान वह जुना को ऊपर से नीचे तक देखना नहीं भूला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जियाओ फैमिली में हालांकि जुन ए भी करिश्माई थी, लेकिन उस समय वह सिर्फ एक बच्ची थी। हालांकि वह पहले से ही एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसे दिल को छू लेने वाली नहीं कहा जा सकता था। लेकिन अब कई सालों के डेवलपमेंट के बाद जुना का फिगर पूरी तरह से खिल गया था। हर हरकत के साथ वह आकर्षक शरीर अनगिनत भूखे भेड़ियों को प्यासा महसूस कराने के लिए काफी था। ऐसी जुन ए को देखकर जियाओ यान के दिल में अपने आप एक अलग तरह का ख्याल आया। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे फेसबुक पर शेयर करने के लिए थोड़ा समय निकालेंगे। लेखक बहुत आभारी हैं। 175 चैप्टर 175 बिगड़ा हुआ जियाओ यान, जुना की नफरत। चैप्टर 175 बिगड़े जियाओ यान, जुना की नफरत। जियाओ यान की दखल देने वाली नजर को देखकर जुन ए ने अपनी बिलो जैसी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने आप उनके बीच कुछ दूरी बना ली। जियानान अकेडमी में उनकी हाल की बातचीत के जरिए जुना को पता चला कि जियाओ यान के लिए उसका पहले का भोलापन धीरे-धीरे कम हो रहा था। किसी कारण से इसके बजाय एक विपरीत भावना उभरी थी, घृणा। क्योंकि जुना की याद में जियाओ यान कभी बहुत ही बेकाबू, बहुत टैलेंटेड था और उसने कभी पावर या असर के आगे से नहीं झुकाया। लेकिन जब से जियाओ यान इस बार जियानान अकेडमी में आया है, वह अक्सर उसे फायदा उठाने के लिए कोई ना कोई अजीब बहाने ढूंढ लेता है। जियाओ यान की हरकतों से जुना के दिमाग में चुपचाप एक बात उभरी। लैपडॉग, हाँ बिल्कुल एक लैपडॉग। नतीजतन जुना के दिल में जियाओ यान की जगह तुरंत गिर गई। इसके अलावा जब ये लड़का जियाओ यान पहली बार अकेडमी में आया था तो उसकी साधना अभी डू मास्टर लेवल तक पहुंची थी और उसके साथ उसके कनेक्शन के कारण अकेडमी में कुछ स्टूडेंट्स अक्सर उसे टारगेट करते थे। हर बार वही जियाओ यान की परेशानी को हल करने के लिए आगे आए। समय के साथ जियाओ यान को असल में उस पर निर्भरता हो गई थी। बाद में किसी अनजान वजह से जियाओ यान की रैंक आसमान छूने लगी और जुन ए को आखिरकार कुछ शांति मिली। अब उसे बचाने की जरूरत नहीं थी। कभी-कभी जुन ए को यह भी लगता था कि क्या जियाओ यान को पहले से ही उसकी असली पहचान पता थी, इसलिए उसमें इतनी बेशर्मी थी कि वह उसके साथ इस तरह से चापलूसी करता था। असल में जुना का अंदाजा असलियत के बहुत करीब था, क्योंकि जियामा साम्राज्य में असफलताओं का सामना करने के बाद जियाओ यान ने डिफरेंट फ्लेम्स के साथ कोई भी मौका पूरी तरह से खो दिया था। इसलिए आदरणीय याओ ने जियाओ यान को समय से पहले जियानान अकादमी में बुला लिया, क्योंकि धीरे-धीरे वेनेरेबल याओ को यहाँ एक अलग आग की आभा का एहसास हुआ था। और जियानान अकेडमी में अगर जियाओ यान वहाँ डिफरेंट फ्लेम पाना चाहता था तो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करना निश्चित रूप से काफी नहीं होगा। अपने जीवन काल में वेनेरेबल याओ मशहूर वेनेरेबल याओ थे जिन्होंने फाइटिंग क्यू कॉन्टिनेंट को हिला दिया था। जुना की पहचान के बारे में थोड़ा सा सोचने पर वह स्वाभाविक रूप से इसका अंदाजा लगा सकते थे। इसलिए उसने जियाओ यान को चेतावनी दी कि उसे इस जवान लड़की के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। अगर सच में ऐसा समय आया जब उन्हें जुना की मदद से डिफरेंट फ्लेम पर कब्जा करना पड़ा तो सफलता लगभग पक्की थी। हालांकि वेनेरेबल याओ का असली इरादा सिर्फ ये था कि जियाओ यान उसके साथ अच्छा रिश्ता बना ले, लेकिन ये बुरा बच्चलन जियाओ यान इससे खुश नहीं था। उसे जुना के शरीर का लालच था। लिन युआन से मिलने के बाद जियाओ यान की पर्सनैलिटी पहले ही बदलने लगी थी, क्योंकि लिन युआन के सामने उसे बार-बार असफलताओं का सामना करना पड़ा और वो मौके का एक टुकड़ा भी नहीं पकड़ सका। इससे जियाओ यान के कैरेक्टर में एक बारीक अजीब बदलाव आ गया। आदरणीय याओ से उसने सीखा था कि जुन ए के पीछे की शक्ति बहुत भयानक थी। ऐसे में जब तक वह जुना को मना लेता है और डील पक्की कर लेता है, क्या उसे अभी भी कड़ी मेहनत करनी होगी? क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि वह आराम से लेटा रहे और अपनी पत्नी पर निर्भर रहे? इसके अलावा चाहे लुक्स, फिगर या नेचर में जुना सबसे ऊंचे लेवल की थी, तो अनजाने में जियाओ यान लंबे समय से उस पर लात टपका रहा था। अपने और जियाओ यान के बीच कुछ दूरी बनाकर उस दखल देने वाली नजर से बचते हुए जुना के एक्सप्रेशन में आखिरकार थोड़ा सुधार हुआ। फिर उसे अचानक कुछ याद आया और उसने जियाओ यान से बेपरवाही से कहा, तुम जा रहे हो शायद नालान यानरान के साथ 3 साल के एग्रीमेंट के लिए, है ना?
जुना को अभी अभी याद आया था दिन गिनते हुए जियाओ यान ने नालांग यानरांग के साथ जियाओ फैमिली में जो 3 साल का एग्रीमेंट किया था वह पास आ रहा होगा और शायद इसी 3 साल के एग्रीमेंट की वजह से जियाओ यान को जाने की इतनी जल्दी थी है ना। हाँ सही है, मैं इस बार क्लाउड मिस्ट सेक में जाने नालांग यानरांग को खोजने और 3 साल के एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। जियाओ यान ने ध्यान नहीं दिया कि जुन ए पहले से ही धीरे धीरे उससे दूरी बना रही थी। उसका मन पूरी तरह से नालांग यानरांग के साथ हुए 3 साल के एग्रीमेंट से भर गया था। इन सालों की साधना और अपने टीचर के मार्गदर्शन के बाद जियाओ यान की ताकत बहुत बढ़ गई थी। बाहर के लोग सिर्फ इतना जानते थे कि अकादमी के टॉप 5 में से एक जियाओ यान में 8 स्टार डू मास्टर जैसी ताकत थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कल ही उसकी ताकत पूरी तरह से ग्रेड डू मास्टर रैंक तक पहुंच गई थी। 3 साल से भी कम समय में डू पावर के सिर्फ 3 सेगमेंट वाले बेकार से एक ताकतवर ग्रेड डू मास्टर बनना जियाओ यान के लिए गर्व करने के लिए काफी था। उसके मन में भले ही नालांग यानरांग के पास क्लाउड मिस्ट सेक का सपोर्ट हो और एल्केमी किंगू है उसके लिए गोलियां रिफाइन कर रहा हो, फिर भी उसकी ताकत उससे ज्यादा नहीं हो सकती है ना। आखिरकार उनके अपने टीचर कभी फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट में मशहूर सुपर पावर हाउस थे। आदरणीय याओ की तुलना में अल्केमी किंगू एक फोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब लिन युआन ने युनशान और गुहे को मारा था तब जियाओ यान पहले ही जियानान अकेडमी में आ चुका था, इसलिए उसे क्लाउड मिस्ट सेक में हुई घटनाओं के बारे में पता नहीं था। क्लाउड मिस्ट सेक पर कदम रखने नालांग यानरांग को हराने और उस छोटी लड़की को जो कभी उसे नीची नजर से देखती थी एक नई नजर से देखने के बारे में सोचकर ही जियाओ यान बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने मन ही मन ये भी प्लान कर लिया था कि 3 ईयर एग्रीमेंट जीतने के बाद वह नालांग यानरांग के सामने जरूर शो करेगा। बहुत छोटी लड़की को यह एहसास दिलाएगा कि वह एक बहुत बड़ा जीनियस है। ठीक है, क्या नालांग यानरांग ने तब ये शेखी नहीं बघारी थी कि अगर वह 3 साल का एग्रीमेंट हार गई तो वह गुलाम या नौकरानी की तरह उसकी सेवा करेगी। फिर जब समय आएगा तो वह निश्चित रूप से नालांग यानरांग को बिस्तर गर्म करने वाली नौकरानी बना देगा और उसके साथ अपनी मनमानी करेगा। ये सोचकर जियाओ यान अपने मुंह के कोने से टपक रही लार को कंट्रोल नहीं कर सका। इसके अलावा उसके चेहरे का भाव कुछ अश्लील हो गया। हम जुन ए जो ज्यादा दूर नहीं थी ने अपने आप जियाओ यान का एक्सप्रेशन देख लिया। इस सीन को देखकर जुना का चेहरा अचानक तंग गया और उसके दिल में उल्टी जैसा महसूस होने लगा। क्या मैं उस समय अंधा था? मुझे ऐसे बिगड़े हुए इंसान से कैसे लगाव हो सकता था? जहां तक जुना के विचारों की बात है जियाओ यान को अंदाजा नहीं लगा। उसने आराम से अपनी आस्तीन से लार पोंछी। इसके तुरंत बाद जियाओ यान ने बड़े उत्साह से जुना से कहा, जुना चिंता मत करो, इस बार क्लाउड मिस्ट सेक में जाकर मैं उस छोटी लड़की नालांग यानरांग को जरूर अपने पैरों पर गिरा दूंगा। ओह, तो मैं तुम्हें सफलता की शुभकामना देता हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं वापस जाकर पहले आराम करूंगा। जुन ए ने जियाओ यान को ठंडे स्वर में जवाब दिया, फिर मुड़कर अपने कमरे में वापस चली गई। उस पर जब वह मुंह फेर रही थी तो जुना उस आदमी से तुरंत बहुत निराश हो गई जिसके लिए कभी उसके मन में फीलिंग्स थी। क्या उस छोटी लड़की को अपने पैरों पर गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया? सुनो, क्या कोई अच्छा इंसान ऐसा कहेगा? महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं, भले ही नालांग यानरांग ने बड़ी गलतियां की हों फिर भी वह एक लड़की है। तुम जियाओ यान एक आदमी होकर एक लड़की से इतनी बुरी तरह बात करते हो, तुम भविष्य में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। ओह, जुना में अचानक आए बदलाव को देखकर जियाओ यान कुछ देर के लिए हैरान रह गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जुना के अपने कमरे में लौटने के बाद वह भी अगले दिन जाने की तैयारी करने लगा। नालांग यानरांग की मौजूदा ताकत देखकर उसके चेहरे पर जो हैरानी होगी उसके बारे में सोचकर ही जियाओ यान बेचैन हो गया। कहीं और भगवान को मारने वाले हॉल में सीक्रेट चैम्बर में जब लिंजी ने आखिरी बार फ्लेम मंत्र का जाप किया तो क्रिम्सन फ्लेम डेमन लाइटनिंग उस समय पूरी तरह से उसके द्वारा निगल ली गई और इसी समय लिंजी के शरीर पर ऑरा तेजी से बढ़ने लगा। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे फेसबुक पर शेयर करने के लिए थोड़ा समय निकालेंगे। लेखक बहुत आभारी है। 176 चैप्टर 176 चलो अजीब लॉ चुराते हैं। चैप्टर 176 जाओ स्वर्ग की लॉ छीन लो। बूम, भगवान को मारने वाले हॉल के ठीक ऊपर बिजली का एक मोटा बोल्ट गिरा। इसके तुरंत बाद दर्जनों मील तक का आसमान घने गरजते बादलों से ढक गया। शू शू दरार। इसके बाद बिजली की चमक एक के बाद एक गिरने लगी। क्या हो रहा है? मुझे एक डरावनी आभा उस दिशा से आती हुई महसूस हो रही है जहां हॉल मास्टर एकांत साधना में है। क्या ऐसा हो सकता है कि हॉल मास्टर ने एक और ब्रेकथ्रू हासिल कर लिया है? हॉल मास्टर सचमुच एक स्वर्गीय भगवान है। एक के बाद एक नजरें उस सीक्रेट कमरे की ओर गईं जहां लिन युआन अकेला था। हर चेहरा कट्टरता से भरा हुआ था। वे जानते थे कि ऐसी घटना हॉल मास्टर का ही काम होगा। अरे, यह आदमी सच में कभी आराम नहीं करता है ना। इंद्रधनुषी रंग के कपड़े पहने मेडुसा की खूबसूरत आंखें लगातार खुशी से चमक रही थी। उसका आदमी सच में एक चमत्कारी इंसान था। बस कुछ समय अकेले रहकर साधना करने से ही इतना बड़ा हंगामा हो गया था। हाँ, हॉल मास्टर की तुलना आम लोगों से कैसे की जा सकती है? हाइबोडोंग एक तरफ से जोर से हंसा। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा तारीफ थी। लिन युआन जितना मजबूत होता गया उतना ही खुश होता गया। लिंजी, क्रिम्सन फ्लेम डेमन लाइटनिंग को बुलाने की कोशिश करो। सीक्रेट कमरे के अंदर लिंजी को देखकर जो आसमान से गरज रही बिजली से घिरा हुआ था, लिन युआन की आंखों में थोड़ी उत्सुकता दिखी। बूम, कई चमकदार लाल बिजली चमकी और फिर लिंजी के चारों ओर से 10,000 घोड़ों के दौड़ने की आवाज गर्जना करने लगी। इसके बाद क्रिम्सन फ्लेम डेमन लाइटनिंग के बोल्ट एक डरावनी आभा छोड़ते हुए उसके सामने तैरने लगे। कितनी डरावनी क्रिम्सन फ्लेम डेमन लाइटनिंग है। लिन युआन के चेहरे पर हैरानी की झलक दिखी। इस क्रिम्सन फ्लेम डेमन लाइटनिंग की शक्ति निश्चित रूप से उसके पास मौजूद सुप्रीम फ्लेम से कम नहीं थी। अगर लिंजी पूरी ताकत से क्रिम्सन फ्लेम डेमन लाइटनिंग की मदद से फट जाए तो उसकी लड़ने की ताकत लगभग मेन बॉडी जितनी ही होगी। अगर दोनों क्लोन एक ही समय में रहस्यमय बिजली निकलें और एक क्यूई ट्रांसफॉर्मिंग को 3 प्योरिटीज में इस्तेमाल करें तो लिन युआन जून एक्सपर्ट से भी लड़ने की हिम्मत करेगा। उसी समय लिन युआन ने भी महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर फाइटिंग क्यूई तेजी से बढ़ने लगी है जैसे ज्वालामुखी फट रहा हो। श्वा, एक चमकती रोशनी के बाद लिन युआन को अपनी ताकत का एहसास हुआ। पीक 7 स्टार डूजोंग, हे कितना सुखद आश्चर्य है। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके क्लोन के मिस्टीरियस लाइटनिंग निकलने के बाद उसकी खुद की फाइटिंग क्यूई रैंक भी बढ़ जाएगी। ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य में मिस्टीरियस लाइटनिंग की कुछ और स्ट्रीक्स के बदले और लक पॉइंट्स पाने होंगे। उस मामले में क्या उसकी ताकत जल्द ही डूजोंग तक नहीं पहुंच जाएगी? लेकिन अभी का प्लान अभी भी जल्द से जल्द हेवनली फ्लेम्स को ढूंढना है। ये सोचकर लिन युआन ने फैसला किया कि कुछ दिनों में वह जियानान अकादमी की यात्रा पर जाएगा। अपने क्लोन को अपने शरीर में वापस बुलाकर लिन युआन धीरे-धीरे सीक्रेट चैम्बर से बाहर चला गया। वह इस एकांत साधना के नतीजों से बहुत खुश थे। सिस्टम अपग्रेड न केवल सफल रहा बल्कि कई नए फंक्शन भी खुले। यहाँ तक कि उसकी अपनी ताकत भी सीधे 7 स्टार डूजोंग के पीक तक पहुंच गई थी जो 8 स्टार के रैंक में जाने से बस एक कदम दूर था। दरवाजे के बाहर मेडुसा काफी देर से इंतजार कर रही थी। लिन युआन को बाहर आते देख मेडुसा हल्के कदमों से उसे मिलने के लिए आगे बढ़ी। लगता है इस अकेलेपन से आपको कोई छोटा मोटा फायदा नहीं हुआ। मेडुसा ने लिन युआन को नापा। उससे उसे अपनी आत्मा की गहराई से दबाव महसूस हुआ। लिन युआन की ताकत में जरूर कोई बड़ा ब्रेकथ्रू हुआ होगा। हे मेरी प्यारी पत्नी बहुत स्मार्ट है, उसने एक नजर में ही देख लिया। लिन युआन हंसा और मेडुसा के गाल को छूने के लिए आगे बढ़ा जिससे उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई। फिर हथेली घुमाने पर उसके हाथ में सुनहरी रोशनी वाली एक स्क्रॉल दिखाई दी। पत्नी, ये कल्टीवेशन टेक्निक लो और पहले इसकी प्रैक्टिस करो। फिर लिन युआन ने स्क्रॉल मेडुसा को सौंप दिया। मेडुसा ने मना नहीं किया। उसने स्क्रॉल लिया और उसे चेक करने के लिए खोला। हालांकि जब उसने स्क्रॉल में लिखी चीजें साफ-साफ देखी तो उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत हैरान रह गईं। क्योंकि लिन युआन ने उसे जो कल्टीवेशन टेक्निक स्क्रॉल दिया था वह असल में इंटरमीडिएट हेवन रैंक तक पहुंच गई थी। 9 ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन बॉडी आर्ट एक इंटरमीडिएट हेवन रैंक कल्टीवेशन टेक्निक। जब मेजर अचीवमेंट तक प्रैक्टिस की जाती है तो कोई भी संत जैसा फिजिकल बॉडी पा सकता है और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। आपको हेवन रैंक कल्टीवेशन टेक्निक कहां से मिली? मेडुसा आश्चर्य से लगभग चिल्ला पड़ी। वह एक मशहूर हेवन रैंक कल्टीवेशन टेक्निक थी, वह शौक क्यों नहीं खाएगी? ये जानना जरूरी है कि जियामा साम्राज्य में एक एडवांस प्रोफाउंड रैंक कल्टीवेशन टेक्निक को पहले से ही एक बेमिसाल खजाना माना जाता था जिससे अनगिनत एक्सपर्ट्स पागल हो जाते थे। और अर्थ रैंक कल्टीवेशन टेक्निक सिर्फ कहानियों में ही मौजूद थी। यहाँ तक कि सांप लोग जनजाति के पूर्वजों ने भी इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होगा। जब स्नैक पीपल ट्राइब 100,000 पहाड़ों में बस गया था तो लिन युआन ने कुछ अर्थ रैंक कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक निकालकर मेडुसा को काफी देर तक शॉक में रखा था। अब इस आदमी ने असल में एक हेवन रैंक कल्टीवेशन टेक्निक बनाई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि एडवांस कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक उसके पति के हाथों में सड़क किनारे मिलने वाली आम गोभी की तरह हो? इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा आदमी बहुत काबिल है। लिन युआन हंसा और ज्यादा कुछ नहीं बताया। इस बार उसने मेडुसा को जो हेवन रैंक कल्टीवेशन टेक्निक दी थी उसे सिस्टम स्टोर से एक्सचेंज किया गया था। सिस्टम अपग्रेड होने के बाद उसे कुल 10 मिलियन लक पॉइंट्स मिले। क्रिम्सन फ्लेम डेमन लाइटनिंग के लिए 9.6 मिलियन को छोड़कर 400,000 बचे थे। तो लिन युआन ने बस माइडियर रियल्स मॉल में मेडुसा के लिए एक कल्टीवेशन टेक्निक चुनी। आखिरकार जिस कल्टीवेशन टेक्निक की वह भी प्रैक्टिस कर रही थी उसका रैंक अभी भी प्रोफाउंड रैंक पर था। अगर वह उसकी औरत है और ऐसी घटिया टेक्निक अपनाती है तो उसका चेहरा कहां जाएगा? माइडियर रियल्स मॉल में टेक्निक माइडियर दुनियाओं से आई थी इसलिए उनके पास खास रैंक नहीं थे।
क्योंकि पूरे मेजर 1000 वर्ल्ड्स की तुलना में फाइटिंग क्यू कॉन्टिनेंट अभी भी बहुत छोटा था। इस प्लेन की ताकत का लेवल मेजर 1000 वर्ल्ड्स में भी रैंक नहीं करेगा। जब 9 ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन बॉडी आर्ट फाइटिंग क्यू कॉन्टिनेंट तक पहुंचा तो सिस्टम ने इसे नेचुरली एक इंटरमीडिएट हेवन रैंक के तौर पर डिफाइन किया। अगर उसकी अभी की पैसे की तंगी उसे रोक नहीं पाती तो लिन युआन मेडुसा के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ डिवाइन ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक लेना चाहता। यार तुम्हारे पास कितने सीक्रेट्स हैं? मेडुसा ने आंखें घुमाई और प्यार से बोली। उसे हमेशा लगता था कि लिन युआन बहुत रहस्यमयी है। हर बार जब उसे लगता कि वह इस आदमी को लगभग समझ गई है तो वह हमेशा चमत्कारिक रूप से उसके लिए फिर से कोई सरप्राइज ला देता था। चिंता मत करो, तुम मेरी पत्नी हो, भविष्य में तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। लिन युआन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बताया। आखिरकार सिस्टम जैसी चीज फाइटिंग क्यू कॉन्टिनेंट में समझ से परे थी। अगर वह मेडुसा को भी समझाता तो भी वह नहीं समझती। फिर लिन युआन ने अपना लहजा बदला और मेडुसा से कहा, पत्नी पहले तुम एकांत साधना में जाओ। अब जब ब्लैक कॉर्नर रीजन लगभग सेट हो गया है और जब आप अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लेंगे तो मैं आपको जियानान अकेडमी की ट्रिप पर ले जाऊंगा। जियानान अकादमी? मेडुसा हैरान रह गई। क्या करने के लिए? जब वह जियामा साम्राज्य में थी तब मेडुसा ने सुना था कि जियानान अकादमी एक्सपर्ट से भरी हुई है। लिन युआन की यह बात सुनकर उसे तुरंत दिलचस्पी हो गई। मेडुसा का सवाल सुनकर लिन युआन ने भी उसे नहीं छिपाया। उसकी आंखें गर्मी से जल रही थी स्वर्गीय ज्वाला को छीनने के लिए। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया तो उम्मीद है कि आप इसे फेसबुक पर शेयर करेंगे। लेखक बहुत आभारी हैं। 177 चैप्टर 177 यह आदमी बहुत हैंडसम है। जियामा साम्राज्य, बादल धुंध संप्रदाय। चांद जैसी सफेद ड्रेस में एक बहुत ही खूबसूरत इंसान पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और दूर उगते सूरज को देख रहा था। उसके गोरे चिकने चेहरे पर गहरी मुस्कान छा गई। उसके 3000 काले बाल ऊपर तक बंधे हुए थे जिससे तुरंत ही एक शानदार सुंदरता का एहसास हो रहा था। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से क्लाउड मिस्ट सेक्ट का वर्तमान सेक्ट मास्टर यून यून था। इस समय यून यून के दो गोरे जेड जैसे हाथ धीरे-धीरे उसके पेट के निचले हिस्से को सहला रहे थे। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थी। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यून यून का पेट का निचला हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ था। आज तक लिन युआन को गए 3 महीने हो चुके थे। दिनों का हिसाब लगाने पर यून यून के गर्भ में एक नन्ही जान को पलते हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए थे। इसलिए इस समय यून यून का दिखना नॉर्मल था। अध्यापक, अचानक उसके पीछे से एक शरारती आवाज आई और यून यून ने सहजता से मुड़कर देखा। उसने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक आदमी कमर पर लंबी तलवार लटकाए खुशी से उसकी तरफ दौड़ रहा है। इस व्यक्ति को देखकर यून यून थोड़ा मुस्कुराया और तुरंत बोला, यानारान तुम अकेलेपन से बाहर आ गए हो। इसके तुरंत बाद उसकी आंखों में हैरानी की एक चमक आई। क्या तुमने डुलिंग में ब्रेकथ्रू हासिल कर लिया है? नालान यानारान से निकलने वाली आभा को देखते हुए उसकी ताकत काफी हद तक डुलिंग लेवल तक पहुंच गई थी। अगर उसे सही याद है तो यानारान सिर्फ 3 महीने से अकेले रह रही थी, है ना? डू मास्टर से डुलिंग बनने में 3 महीने लगते हैं। हे कैसा है टीचर? क्या मैं कमाल का हूं? यून यून का हैरान चेहरा देखकर नालान यानारान शरारत से मुस्कुराई जैसे वह दिखावा कर रही हो। यहां तक कि उसे खुद भी इस अकेलेपन के दौरान इतनी बड़ी तरक्की की उम्मीद नहीं थी। तुम छोटी प्रेत, इसमें गर्व करने जैसी क्या बात है? अगर लिन युआन ने कई मेडिसिनल पिल्स और अर्थ रैंक कल्टीवेशन टेक्निक नहीं छोड़ी होती तो तुम्हारी ताकत इतनी जल्दी कैसे बढ़ जाती? यून यून बेबस होकर मुस्कुराए और अपनी ज़ैद उंगली बढ़ाकर नालान यानारान के गोरे माथे पर थपथपाए। पफ, यानारान के टीचर को किसने कहा कि वह इतना काबिल है, इतना ताकतवर आदमी ढूंढ रहा है? नालान यानारान बेपरवाही से मुस्कुराई। तो क्या हुआ अगर उसे ब्रेकथ्रू पाने के लिए बाहरी मदद पर निर्भर रहना पड़ा? ये सब इसलिए था क्योंकि उसके टीचर का आदमी बहुत ताकतवर था। इसके अलावा शायद भविष्य में वह आदमी जो स्वर्ग के देवता जितना शक्तिशाली होगा उसका पति भी बन जाएगा। जब नालान यानारान की नजर यून यून के पेट के निचले हिस्से पर पड़ी तो उसे अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। टीचर, आपका पेट? नालान यानारान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसके छोटे हाथ ने यकीन न करते हुए यून यून के पेट के निचले हिस्से को छुआ। गड़बड़ मत करो। यून यून ने अपना स्थान बदला और अपने और नालान यानारान के बीच कुछ दूरी बना ली। टीचर, क्या ऐसा हो सकता है कि आप? नालान यानारान के मन में अचानक एक विचार कौंधा। तुमने सही अंदाजा लगाया, अब मेरे पेट में थोड़ी जान आ गई है। जब यून यून ने धीमे लहजे में कहा तो उसके चेहरे पर मां वाली चमक आ गई। वह समझ गई थी कि नालान यानारान को कभी न कभी इस बारे में पता चल ही जाएगा, इसलिए उसने जानबूझकर इसे नहीं छिपाया। हे भगवान, गुरु, ये कब हुआ? कंफर्मेशन मिलने पर नालान यानारान तुरंत शॉक में आ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी आमतौर पर इज्जतदार और गंभीर टीचर ऐसा कोई बड़ा काम कर देगी। वह इतनी बेवकूफ नहीं थी कि पूछे कि यह किसका बच्चा है। जब तक कोई बेवकूफ न हो वह अपने पैरों की उंगलियों से यह पता लगा सकता है कि टीचर के पेट में पल रही छोटी सी जान पक्का लिन युआन का मास्टरपीस थी। ये सच में एक दुर्घटना थी। उस दिन नालान यानारान का सवाल सुनकर यून यून ने गहरी सांस ली। फिर उसने नालान यानारान को यह बताना शुरू किया कि वह मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में लिन युआन से कैसे मिली। जब तक उसने पूरी कहानी बताई यून यून का सुंदर चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। तो ऐसा ही था, कोई हैरानी नहीं कि जब लिन युआन क्लाउड मिस्ट सेक्ट में जाता था तो मुझे हमेशा लगता था कि तुम दोनों अजीब हरकतें कर रहे हो। नालान यानारान ने भावुक होकर आह भरी। पता चला कि दोनों के बीच एक अजीब और उलझी हुई कहानी थी। ठीक है, 1 महीने में आपके और ज़ियाओ फैमिली के उस लड़के के बीच 3 साल का एग्रीमेंट हो जाएगा, है ना? यून यून इस मामले पर और बात नहीं करना चाहता था और उसने तुरंत विषय बदल दिया। हम 1 और महीना, 3 साल के एग्रीमेंट के बारे में सुनकर नालान यानारान ने सिर हिलाया। इस बार वह ठीक उसी 3 साल के एग्रीमेंट के लिए अकेलेपन से बाहर आई थी, नहीं तो वह 2 महीने के अंदर ही अपनी ताकत में एक और स्टार जोड़ लेती। तो फिर तुम्हें अच्छी तैयारी करनी चाहिए, जब समय आए तो उस लड़के को तुम्हें हराने मत देना। यून यून ने कहा, उफ टीचर, आप मुझे कितना नीचा समझते हैं। सिर्फ उस कचरे वाले ज़ियाओ यांग के साथ क्या वह मुझे हराने के लायक है? ये सुनकर नालान यानारान के चेहरे पर तुरंत नफरत का भाव आ गया। अपनी अभी की ताकत के साथ अगर वह सामने वाले को 2 हाथ इस्तेमाल करने भी दे तो भी वह बेकार ज़ियाओ यान उसके पास नहीं आ पाएगी। आप? यून यून बेबस होकर मुस्कुराई। हालांकि उसने उसे मना नहीं किया। नालान यानारान सही थी, वह कचरा ज़ियाओ यान शायद अपने शिष्य के जूतों के फीते बांधने के लायक भी नहीं थी। ब्लैक कॉर्नर रीजन, गॉड स्लेइंग हॉल। इस दिन लिन युआन के अकेलेपन से बाहर आने के बाद पूरे गॉड स्लेइंग हॉल से एक बार फिर अजीब चीजें निकली। जिस सीक्रेट कमरे में मेडुसा अकेले थी उसके ऊपर सुनहरी रोशनी घूम रही थी। इसके बाद नीचे से 7 रंगों की एक चमकदार रोशनी निकली। इसके तुरंत बाद 7 रंगों वाला एक बड़ा अजगर दिखाई दिया, कुछ बार हवा में चक्कर लगाया और फिर गायब हो गया। अगले ही पल सीक्रेट चैंबर से एक डरावनी आभा निकली। कुछ सांसों के बाद आभा कम हो गई और गॉड स्लेइंग हॉल फिर से शांत हो गया। लिन युआन ने बाहर से सीक्रेट चैंबर में देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि मेडुसा अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को बदलने में पूरी तरह सफल हो गई है। और हाँ, जैसे ही लिन युआन के मन में ये ख्याल आया, सीक्रेट कमरे का दरवाजा खुल गया। इसके तुरंत बाद मेडुसा की मनमोहक आकृति दिखाई दी। इस समय मेडुसा से हल्के दबाव की लहरें निकल रही थी और इस समय उसकी ताकत भी बहुत तेजी से बढ़ गई थी और वह 5 स्टार डूज़ोंग बन गई थी। पहले की तुलना में उसमें पूरे 3 स्टार का सुधार हुआ है। मेरी लेडी, बधाई हो। जैसे ही मेडुसा सीक्रेट कमरे से बाहर निकली, लिन युआन की आवाज उसके कानों तक पहुंची। इसके बाद उसके सुंदर चेहरे पर एक जबरदस्त मुस्कान आ गई। इस एकांतवास के दौरान वह इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने में सक्षम थी जिसका पूर्ण कारण स्वर्ग श्रेणी साधना तकनीक 9 और स्वर्ण शारीरिक कला था। जिस पल मेडुसा ने अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को सफलतापूर्वक बदला उसके शरीर के अंदर की क्यूई तुरंत उबल पड़ी। फिर उसकी साधना आसमान छूने लगी जैसे उसने किसी धोखेबाज का साथ दिया हो। आखिरकार ये 5 स्टार डूज़ोंग तक पहुंचने के बाद ही रुका। हेवन रैंक कल्टीवेशन टेक्निक सच में बहुत बढ़िया। कल्टीवेशन टेक्निक के सिर्फ एक कन्वर्जन ने उसकी ताकत बहुत बढ़ा दी थी। इसके अलावा मेडुसा समझ गई कि इस हेवन रैंक कल्टीवेशन टेक्निक से उसे जो फायदे हुए वे सिर्फ इतने से कहीं ज्यादा थे। 9 मोड़ वाली सुनहरी बॉडी आर्ट की साधना शुरू की तब से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को सोखने की उसकी रफ्तार काफी बढ़ गई थी। आजकल अगर मेडुसा कल्टीवेट भी न करे तो भी कल्टीवेशन टेक्निक अपने आप उसके शरीर में घूमती रहेगी और लगातार हेवन और अर्थ स्पिरिचुअल को एब्जॉर्ब करती रहेगी। अनजाने में उसने अपनी नजर लिन युआन की ओर डाली। इस समय मेडुसा को लगा कि यह आदमी सच में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। 178 चैप्टर 178 इस जिंदगी में तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है। अरे मेरी रानी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेडुसा की नजर में थोड़ा असहज महसूस करते हुए लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। हंसी, चांदी की घंटियों जैसी आवाज गूंजी। मेडुसा को यह थोड़ा मजेदार लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह मोटी चमड़ी वाला आदमी कभी शर्माएगा। ये सोचते हुए मेडुसा की खूबसूरत आंखों में एक चंचल चमक आ गई और उसने कहा, मैं बस सोच रही थी मेरा आदमी कितना हैंडसम है। लिन युआन हैरान रह गया। अगले ही पल उसकी नजर मेडुसा को कुछ हद तक बेईमानी से देखने लगी। मेरी रानी, आप भी बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल परी की तरह। मजाक को छोड़ दे तो लिन युआन को एक महिला कैसे पकड़ सकती थी? बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधे मेडुसा की ओर बढ़ गया। अय्या! अचानक से चौंककर मेडुसा ने हैरानी से चीख मारी। तुरंत ही उसका नाजुक शरीर लिन युआन की बाहों में खिंच गया। हू, लिन युआन की गर्म सांस को अपने कान में महसूस करते ही मेडुसा का सुंदर चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया।
प्रहार प्रहार। इस समय वह अपने दिल की धड़कन साफ महसूस कर सकती थी। अपनी बाहों में सेक्सी और आकर्षक सुंदरता को देखकर लिन युआन को अचानक प्यास लगने लगी। गल्प, अनजाने में लिन युआन का गला हिल गया। बुरा व्यक्ति, मेडुसा की नजर धुंधली हो गई और उसका नाजुक शरीर जल्दी ही नम पड़ गया। मफ, अगले ही पल उसके छोटे से मुंह पर अचानक हमला हुआ। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद मेडुसा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अजीब तरह से जवाब देने लगी। बहुत दिनों के बाद उनके होंठ खुले। लिन युआन ने उस सुंदरता को थामे रखा और उस खूबसूरत स्वर्ग जैसी अमर मेडुसा को नीचे देखते हुए उसके दिल में संतुष्टि की भावना जाग उठी। जब वह ओरिजिनल किताब पढ़ रहा था तो उसने इस औरत को जीतने के बारे में अनगिनत बार सोचा था। अब ये ठंडी और शानदार रानी एक आज्ञाकारी छोटी चिड़िया की तरह उसकी बाहों में लिपटी हुई थी। कितने पुरुषों ने इसका सपना देखा था। इस समय वह सच में चाहता था कि समय रुक जाए ताकि वह इस शानदार समय का आनंद ले सके। बुरे इंसान, क्या तुम्हें मुझे अभी जाने नहीं देना चाहिए? लिन युआन की नजर से शर्मिंदा होकर मेडुसा ने धीरे से कहा। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। लिन युआन का लहजा बहुत ज्यादा रौबदार था और साथ ही उसने अपनी पकड़ की ताकत भी थोड़ी बढ़ा दी। तो फिर आप और क्या करना चाहते हैं? मेडुसा ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही पकड़ना चाहता हूं, कभी जाने नहीं देना चाहता। लिन युआन ने गंभीरता से कहा। ये वाक्य दुनिया के किसी भी प्यार भरे शब्द से बढ़कर था। मेडुसा का एक्सप्रेशन तुरंत पानी की तरह नरम हो गया। अगले ही पल उसने अपनी कमल जैसी बाहें बढ़ाकर लिन युआन की गर्दन के चारों ओर लपेटने की पहल की। फिर उसने लिन युआन को फिर से चूमा। लिन युआन ने भी शब्दों को बर्बाद नहीं किया। जब एक सुंदरी पहल करती है तो वह कैसे मना कर सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया लिन युआन के हाथ बेचैन होने लगे। एक शरारती हाथ ने मेडुसा के ध्यान भटकने का फायदा उठाया और सीधे बर्फ जैसी सफेद त्वचा के एक हिस्से को पकड़ लिया। नहीं, मेडुसा को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह लिन युआन की बाहों से छूट गई। हू, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ये देखकर हालांकि लिन युआन ने आगे बात नहीं की, लेकिन उसकी नजर कुछ नाराजगी भरी हुई थी। लिन युआन का निराश चेहरा देखकर मेडुसा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और ठीक होने के बाद उसने उसे जल्दी से दिलासा दिया। हबी, दुखी मत हो। रानी ने किसी समय बिगड़ल होने का नाटक करना सीख लिया था। मैं तुमसे वादा करती हूँ, हमारी शादी की रात को मैं खुद को पूरी तरह से तुम्हें सौंप दूंगी। लेकिन अभी के लिए आपको कोई भी बुरा विचार रखने की अनुमति नहीं है। बोलने के बाद मेडुसा आगे बढ़ी और लिन युआन के चेहरे पर एक चुंबन मारा। चेहरे पर गर्मी देखकर लिन युआन का एक्सप्रेशन बेहतर हुआ और उसने कहा, कुछ और दिनों के बाद मैं पक्का तुमसे शादी करके तुम्हें घर ले आऊंगा। फिर मैं तुम्हें ठीक से डिसिप्लिन में रखूंगा। तुम छोटी लोमड़ी। हंसी, ठीक है। लिन युआन को नॉर्मल होते देख मेडुसा मुस्कुराई और बोली, जब समय आए तो उसे अपने साथ वापस ले आना। थोड़ी देर बाद मेडुसा ने सीधे लिन युआन की ओर देखा और गंभीरता से कहा। उसकी लिन युआन हैरान रह गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि मेडुसा किसके बारे में बात कर रही थी। क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम मुझे उन छोटी-मोटी औरतों में से एक समझते हो जिन्हें जलन होती है? मेडुसा ने आंखें घुमाई। मुझे परवाह नहीं कि भविष्य में तुम्हारे पास कितनी औरतें होंगी, लेकिन एक बात है, इस जन्म में तुम्हें मुझे छोड़ने की इजाजत नहीं है। अगर वह उसे पूरी तरह से अपने पास रख सकती थी तो मेडुसा लिन युआन को दूसरी औरतों के साथ कैसे बांध सकती थी? लेकिन इस दौरान उसने सोच लिया था, लिन युआन जैसा शानदार आदमी सिर्फ उससे खुश नहीं होगा। इसके अलावा अगर लिन युआन के पास दूसरी औरतें भी थी तो क्या हुआ? जब तक उसके दिल में उसकी जगह थी वह काफी था। मेडुसा के शब्दों ने लिन युआन को गहराई से छू लिया। उन्होंने कोई वादा नहीं किया क्योंकि वे सब खोखले शब्द थे। लिन युआन ने मेडुसा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था और अपने कामों से खुद को साबित कर रहा था। बस ऐसे ही सीक्रेट चैंबर के बाहर दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। जियानान अकादमी, इन अकादमी। आज जियानान अकादमी के लिए एक बड़ा दिन था। आउटर अकेडमी से नए स्टूडेंट्स का एक बैच चुना गया था जो आगे की पढ़ाई के लिए इन अकेडमी में एडमिशन लेंगे। पिछले कुछ दिनों से इन अकेडमी के सभी इंस्ट्रक्टर व्यस्त थे क्योंकि फायर एनर्जी कंपटीशन फिर से शुरू हो रहा था। इस फायर एनर्जी कंपटीशन में नए स्टूडेंट्स के बीच कई सरप्राइजिंग छोटे बच्चे आए थे। उनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बेशक हल्के हरे रंग की ड्रेस पहनी जुना थी। इस बार जुना की लीडरशिप में उनके नए स्टूडेंट्स के ग्रुप ने कई सीनियर स्टूडेंट्स को हरा दिया था। उन्होंने सीनियर्स में सबसे मजबूत ब्लैक एंड व्हाइट ट्विंस को भी जल्दी हरा दिया। नतीजतन सभी नए स्टूडेंट्स ने अपनी फायर एनर्जी बनाए रखी और सीनियर से थोड़ा प्रॉफिट भी कमाया। फायर एनर्जी कंपटीशन के दौरान जो कुछ भी हुआ वह सब सुकियांग को शब्द बताया गया। नीचे टीचर से रिपोर्ट सुनने के बाद सुकियांग की धुंधली बुरी आंखें अचानक चमक उठी। क्या जियाओ जुने नाम की वह छोटी सी बच्ची सच में इतनी ताकतवर है? हाँ, ग्रैंड एल्डर, इस बार मुझे डर है कि हमारी इन अकेडमी एक और जबरदस्त स्टूडेंट तैयार करेगी। इंस्ट्रक्टर की आंखें चमक रही थी। आखिर उन्हें कई सालों से इतना बढ़िया पौधा नहीं मिला था। अब तुम जाओ, नए स्टूडेंट्स के इस बैच को ले आओ। हमारी इन अकेडमी को उन्हें तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। सुकियांग के लहजे में भी बहुत खुशी थी। हाँ, टीचर ने जोर से सिर हिलाया और मुड़कर जाने ही वाले थे। हालांकि ठीक इसी समय एक अनचाहा बदलाव हुआ। अचानक एक भयानक आभा जैसे माउंट टाई नीचे दबा रहा हो इन अकेडमी पर छा गई। क्या चल रहा है? सुकियान अपनी सीट से एक झटके के साथ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई और उसका एक्सप्रेशन तुरंत गंभीर हो गया क्योंकि उस ऑरा से वह सच में दिल की धड़कन बढ़ने वाली ऐसी महक सूंघ सकता था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। अगले ही पल दो आकृतियां, एक पुरुष और एक महिला इन अकेडमी के ऊपर प्रकट हुई जैसे स्वर्ग के देवता नीचे उतर रहे हों। 179 चैप्टर 179 सुकियांग का शौक। चैप्टर 179 सुकियांग का अचंभा। जियानान अकादमी में घुसने की हिम्मत कौन करता है? जैसे ही आदमी और औरत की आकृतियां आई, 10 से ज्यादा एल्डर्स अपनी पीठ से पंख निकलते हुए तुरंत इन अकेडमी के ऊपर आसमान में दिखाई दिए। ये सभी बुजुर्ग उन बिन बुलाए मेहमानों को गुस्से और सावधानी से देख रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। पुरुष आकृति ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसकी अमर अलौकिक थी जो स्वर्ग से निकाले गए अमर जैसी लग रही थी। 7 रंगों की ड्रेस पहनी वह महिला इतनी खूबसूरत थी कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इन बुजुर्गों की समझ से उन्होंने पहले कभी इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। इस समय मुझे उम्मीद है कि रीडर्स हमारे डोमेन नेम पर ध्यान देंगे। ताइवानी नॉवेल्स को पढ़ने के लिए सुपर स्मूथ डिवाइन आर्टिफैक्ट। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि यह आदमी और औरत दोनों वॉइड रेल पर खड़े थे जो साफ तौर पर डूजों के पावर हाउस थे। इस समय सुकियान भी उछल पड़ा और बड़ों में सबसे आगे खड़ा हो गया। उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। अपनी समझदार नजर से वह आसानी से बता सकता था कि यह आदमी और औरत ज्यादा बुरे नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा 30 साल के आसपास। फिर भी इतनी उम्र में डूजों तक पहुंचना दुनिया में एक बहुत ही कम मिलने वाला टैलेंट था। सुकियान को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि इन दोनों की वजह से उसे सच में ज्वार की लहर जितना दबाव महसूस हो रहा था। अगर विजिटर्स का इरादा गलत हो और लड़ाई शुरू हो जाए तो शायद वह उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जियानान अकादमी के एल्डर्स को ऐसे देखकर जैसे वे किसी खतरनाक दुश्मन का सामना कर रहे हों, लिन युआन को थोड़ी हंसी आ गई। क्या वह सचमुच इतना डरावना था? अगले ही पल लिन युआन के चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान आ गई जब उसने सबसे आगे खड़ी सुकियान से कहा, मुझे लगता है कि आप इन अकेडमी की ग्रैंड एल्डर हैं, सुकियान। हालांकि वह सुकियान से कभी नहीं मिला था, लिन युआन ने उसे तुरंत पहचान लिया और किसी वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि पूरी इन अकेडमी में दो एल्डर्स कियान बाई के अलावा सुकियान ही डूजों की अकेली पावर हाउस थी। आप कौन हैं? हालांकि उसे लगा कि दूसरी पार्टी का कोई बुरा इरादा नहीं था, फिर भी सुकियान का चेहरा सावधान बना रहा। भगवान को मारने वाला हॉल, लिन युआन। लिन युआन ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर धीरे-धीरे अपनी पहचान बताई। क्या भगवान को मारने वाला हॉल? क्या ये हाल के दिनों में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में नई उभरी ताकत हो सकती है? मैंने सुना है कि गॉड स्लेइंग हॉल रहस्यमयी और समझ से परे है, जिसने सिर्फ 2 महीने में ब्लैक कॉर्नर रीजन की सभी ताकतों को एक कर दिया है। अफवाहें हैं कि गॉड स्लेइंग हॉल का हॉल मास्टर डूजों का पावर हाउस है। क्या ये वही व्यक्ति हो सकता है? उसके लुक को देखकर लगता है कि वह सिर्फ 30 साल का है ना? इतना कम उम्र का डूजों पावर हाउस दुनिया में सच में बहुत कम मिलता है। लिन युआन के मुंह से गॉड स्लेइंग हॉल का जिक्र सुनकर इन अकेडमी के सभी एल्डर्स के चेहरे बदल गए और वे जोश में आकर बात करने लगे। सुकियान ने बोलने से पहले लिन युआन को एक बार ध्यान से देखा। मुझे लगता है कि आप गॉड स्लेइंग हॉल के मास्टर हैं। हाँ, ये सही है। लिन युआन ने अपनी पहचान से इनकार किए बिना हल्के से हंसी। हमारी जियानान अकेडमी और ब्लैक कॉर्नर रीजन की सेनाएं हमेशा बिना दखल दिए हमारे अपने इलाकों में ही रही हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि गॉड स्लेइंग हॉल का हॉल मास्टर आज यहां क्यों आया है? सुकियान ने दिखावटी खुशामद नहीं की बल्कि सीधे अपने दिल में सवाल उठा दिया। उसी समय उसने लिन युआन के किसी भी अचानक हमले से बचने के लिए चुपके से अपने शरीर में झुकी हुई को घुमाया। जाहिर है लिन युआन ने सुकियान की हरकतों पर ध्यान दिया। हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह यहां लड़ने नहीं आया था। तुरंत लिन युआन ने सुकियान की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, सच कहूं तो मैं यहां एक अजीब आग के लिए आया हूं। लिन युआन ने गोलमोल बात नहीं की, सीधे अपना मकसद बता दिया। अजीब आग। सुकियान की नजरें तुरंत सावधान हो गईं। उसकी मुट्ठियां अचानक कस गईं।
लेकिन उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा और उन्होंने शांति से जवाब दिया, महामहिम मजाक कर रहे होंगे। जियानान अकेडमी में कोई अजीब आग नहीं है। मुझे डर है कि आप इस ट्रिप से निराश होंगे। सुकियान ने अपनी आवाज शांत रखने की पूरी कोशिश की। इसके साथ ही उसका दिल शक से भर गया। अकेडमी में अजीब आग लगने की बात के बारे में इन अकेडमी के कुछ एल्डर्स के अलावा बाहर के लोगों को बिल्कुल पता नहीं था। इसके अलावा हालांकि फॉलन हॉट फ्लेम ने हाल ही में अशांति के संकेत दिखाए थे, लेकिन इससे ज्यादा हंगामा नहीं हुआ था। इस व्यक्ति को इसके बारे में कैसे पता चला? एल्डर सुकियान, इतनी सावधानी की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि जियानान अकेडमी के लिए मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं है। लिन युआन को सुकियान के रिएक्शन का लंबे समय से अंदाजा था। आखिरकार अजीब आग लगना बहुत जरूरी बात थी। जियानान अकेडमी इसे आम जानकारी नहीं बनने दे सकती थी। लेकिन लिन युआन आज खास तौर पर फॉलन हॉट फ्लेम के लिए आया था। उसे कुछ ही शब्दों में कैसे निकाला जा सकता था। फिर उन्होंने सुकियान से मतलब से कहा, मुझे लगता है कि आपकी मशहूर अकेडमी के स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर के नीचे का एरिया हाल ही में फिर से कुछ बेचैन हो गया है। बूम! लिन युआन के शब्द सुकियान के दिमाग में एक भारी बम की तरह फट गए। महामहिम, इसका क्या मतलब है? ड्यूकी की हल्की सी छाप चुपचाप सुकियान की हथेली में इकट्ठा होने लगी। हे, जैसे सुकियान की हरकतों से अनजान लिन युआन खुद से ही बोलता रहा। दुनिया जानती है कि जियानान अकेडमी के अंदर एक कल्टीवेशन होली लैंड है जिसे स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर कहते हैं। अगर इन अकेडमी के छात्र टावर के अंदर साधना करते हैं तो इसका असर बाहर से कई गुना, यहां तक कि दर्जनों गुना ज्यादा हो सकता है। यही वजह है कि जियानान अकेडमी कई सालों से खुशहाल बनी हुई है। स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर के होने की वजह से जियानान अकेडमी लगातार पावर हाउस के एक के बाद एक बैच बना सकती है। लेकिन कोई नहीं जानता कि स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर का इतना पावरफुल असर इसलिए है क्योंकि इसकी नीचे नीचे एक अजीब सी आग सील है। इस समय लिन युआन ने सुकियान की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा। बड़ी सुकियान, क्या मैंने जो कहा वह सही है? सुकियान चुप रहा, उसकी नजरें गहरे सदमे से चमक रही थी। ये व्यक्ति अपनी जियानान अकादमी के बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है? सुकियान को चुप देखकर लिन युआन ने आगे कहा, अजीब आग स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा होती हैं। अजीब आग रैंकिंग लिस्ट में 23 अजीब आग में से हर एक में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति होती है। और इन 23 अजीब आग में से सिर्फ एक ही इंसानी कल्टीवेशन के लिए मददगार है। वह है फॉलन हॉट फ्लेम, जो अजीब आग की रैंकिंग लिस्ट में 14वें नंबर पर है। कुछ बातें ऐसी थी जो लिन युआन ने पूरी तरह से नहीं बताई, क्योंकि स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर के नीचे ये सिर्फ गिरे हुए हॉट फ्लेम को सील करने जितना आसान नहीं था। ओरिजिनल किताब को अच्छी तरह पढ़ने के बाद लिन युआन को पता था कि तुझे प्राचीन सम्राट की अमर गुफा टावर के नीचे मैग्मा के अंदर ही थी। बूम! लिन युआन के बोलने के बाद इन अकेडमी के एल्डर्स तुरंत हंगामा करने लगे। उसे स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? वह फॉलन हॉट फ्लेम का नाम भी इतनी सटीकता से बता सकता है। ऐसा लगता है कि उसने बहुत पहले हमारी जियानान अकेडमी की जांच की थी। ऐसा लगता है कि गॉड स्लेइंग हॉल आज खास तौर पर फॉलन हॉट फ्लेम के लिए आया है। सुकियान ने बड़ों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय उसकी नजर लिन युआन पर टिकी हुई थी। इस समय इनकार करना बेकार था, क्योंकि दूसरा पक्ष फॉलन हॉट फ्लेम का नाम इतनी सटीकता से बता सकता था तो उसे पूरा भरोसा होना चाहिए। हाँ, सुकियान ने गहरी सांस ली। उसके चारों ओर का ऑरा अचानक बदल गया और कहा, इस बार तुम अजीब आग को पकड़ने आए हो, है ना? अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे फेसबुक पर शेयर करने के लिए थोड़ा समय निकालेंगे। लेखक बहुत आभारी होंगे। 180 चैप्टर 668 9 सांप एक ताबूत खींच रहे हैं। अपडेट किया जाएगा। 9 सांप एक ताबूत खींच रहे हैं। यह महसूस करते हुए कि ब्लैक मिस पाइथन लिन युआन के सामने पूरी तरह से बेकार थे, मुगु ओल्ड मैन ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। उसने बचे हुए ब्लैक मिस पाइथन को वापस बुलाया और उन्हें 9 बड़े ब्लैक मिस पाइथन में इकट्ठा किया, जिन्होंने वॉइड रेल से एक जेट ब्लैक कॉफिन बाहर निकाला। ये ताबूत मुगु ओल्ड मैन की सोल पावर से बना था और कोई असली चीज नहीं थी। ये काली धुंध की परतों में लिपटा हुआ था। घूमती हुई धुंध के बीच एक अजीब सी शक्ति ने लिन युआन की नजर अपनी ओर खींची। अगर उसकी नजर ताबूत पर ज्यादा देर तक टिकी रहती तो उसकी सोल पावर यह काला ताबूत खा जाता। लिन युआन ने एक पल के लिए काले ताबूत को देखा। ये चीज असल में जादुई थी, जिससे कोई भी अपनी नजर उस पर टिकाए नहीं रह सकता था। वह नजरें नहीं हटा सकता था। लेकिन जैसे ही लिन युआन उसमें खोने ही वाला था, उसे अचानक अपने डेंचेन में जलन महसूस हुई। वह तुरंत होश में आया और जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। अगर अभी फायर स्पिरिट की चेतावनी न होती तो उसे पता नहीं चलता कि उसने इस काले ताबूत पर कितनी सोल पावर बर्बाद कर दी होती। जहां तक उसकी सोल पावर के पूरी तरह खत्म होने की बात है तो ऐसा नहीं होता। लिन युआन की सोल अपने आप में शक्तिशाली थी और वह फायर स्पिरिट की चेतावनी के बिना भी जाग जाता, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी सोल पावर का काफी हिस्सा बर्बाद हो जाता। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? ये खतरनाक चालें मेरे खिलाफ बेकार हैं। लिन युआन के शरीर से एक बैंगनी सुनहरी लौ निकली जो ज्वार की लहर की तरह काले ताबूत की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने ताबूत को ढकने वाली काली धुंध को छुआ, उसमें से जंग लगने की आवाजें निकलने लगी। वह तेज रफ्तार 10,000 जून की बिजली की तरह थी जो लगातार गूंज रही थी। मुगु ओल्ड मैन के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। उसने लिन युआन से इतनी जल्दी रिएक्ट करने की उम्मीद नहीं की थी। इससे पहले कि वह काले ताबूत पर खर्च की गई सोल पावर वापस ले पाता, लिन युआन ने उस पर हमला कर दिया। कोई और रास्ता न होने पर मुगु ओल्ड मैन को काले ताबूत को उड़ाना पड़ा। आसमान में छाई काली ठंडी धुंध और पर्पल गोल्ड फ्लेम में जोरदार टक्कर हुई। कोई भी पक्ष दूसरे को पीछे धकेल नहीं पाया। लिन युआन की आंखों में किलिंग इंटेंट की एक चमक आई। उसने अपने पैर की उंगलियां वॉइड रेल पर टैप की, टिमटिमाया और मुगु ओल्ड मैन के पीछे दिखाई दिया। पर्पल गोल्ड फ्लेम उसके दाहिने पैर के चारों ओर घूमी जब उसने पावर इकट्ठा करने के लिए अपना पैर ऊंचा उठाया और एक जोरदार किक मारी। फ्लेम किक, बूम! जैसे ही उसका दाहिना पैर जमीन पर पड़ा, मुगु ओल्ड मैन कई कदम पीछे गिर गया। उसके सामने घने काले कोहरे ने एक छोटा सा ताबूत बना दिया, जिसने लिन युआन के लात को जबरदस्ती रोक दिया। लेकिन बची हुई डरावनी ताकत ने मुगु ओल्ड मैन की छाती पर वार किया, जिससे उसके अंदर की और खून में उबाल आ गया। तुम्हारी यह नई सीक्रेट टेक्निक काफी दिलचस्प है, लेकिन अफसोस है कि तुम उसको पूरी तरह झेल नहीं पाए। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और मुगु के चेहरे पर एक अजीब सी लाली देखी, ये जानते हुए कि वह बुरा आदमी बची हुई ताकत को संभाल नहीं पाया और उसे पहले ही अंदरूनी चोटें लग चुकी थी। अगला यह मूव ट्राई करें, विंड फ्लेम लैग। लिन युआन ने मुगु ओल्ड मैन के सामने रखे काले ताबूत को सहारा बनाया, हवा में उछला और अपना बायां पैर आगे बढ़ाया, जिसमें एक झुलसाने वाली आग और हवा का एक डरावना झोंका था जो मुगु ओल्ड मैन के सिर की ओर बढ़ रहा था। इसके बारे में सोचो भी मत। मुगु ओल्ड मैन ने अपने सामने जमा काले ताबूत को छोड़ दिया, जो काली ठंडी धुंध में बदल गया ताकि लिन युआन के आने वाले विंड फ्लेम लैग को रोक सके और खुद को हीट वेव से बचा सके। तुरंत मुगु ओल्ड मैन ने फिर से अपनी ताकत इकट्ठा की। उससे ड्यूकी का एक बड़ा उतार चढ़ाव निकला। उसके पीछे काली धुंध से एक बड़ा हाथ बाहर निकला, जिससे एक डरावनी आभा निकल रही थी और वह लिन युआन की ओर तेजी से झपटा। ये ब्लैक हैंड मुगु ओल्ड मैन का ट्रम्प कार्ड था, जिसे वह कभी हल्के में इस्तेमाल नहीं करता था। इस बार लिन युआन ने उसे कोने में धकेल दिया था, जिससे उसे 3 स्टार जून के खिलाफ ये चाल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहले के काले धुंध जबरों के उलट ये काला हाथ यिन कोल्ड क्यूई से बना था, जिसे मुगु ओल्ड मैन ने लंबे समय तक इकट्ठा किया था और यह कुछ हद तक स्वर्गीय लपटों की शक्ति को दबा सकता था। जैसे ही यह काला हाथ दिखाई दिया, उसने जगह के एक हिस्से को कुचल दिया और लिन युआन की ओर सीधा वार किया। इस काले हाथ को देखकर लिन युआन का चेहरा गंभीर हो गया। इस काले हाथ ने उसे पिछले ब्लैक मिस पाइथन से बिल्कुल अलग एहसास दिया। इस काले हाथ के स्टिमुलेशन से उसके अंदर की फायर स्पिरिट एक्टिव हो गई। ये 9 यिन कोल्ड क्यूई है। लिन युआन ने त्योरियां चढ़ाई। काले हाथ से एक डरावनी आभा निकल रही थी और उसका टेंपरेचर बहुत कम था, ठीक वैसा ही जैसा किताबों में बताया गया था। ये 9 यिन कोल्ड क्यूई उन कुछ दुर्लभ चीजों में से एक थी जो हेवनली फ्लेम्स की शक्ति का मुकाबला कर सकती थी, हालांकि यह बहुत कम दिखाई देती थी, क्योंकि 9 यिन कोल्ड क्यूई में हेवनली फ्लेम्स जैसा फायर सीड नहीं था, इसलिए इसकी पावर खत्म होने पर यह पूरी तरह से गायब हो जाएगा। मुगु ओल्ड मैन ने इस काले हाथ को अपना तुरुप का पत्ता समझा होगा। आखिर यह एक ऐसा मूव था जिसे दूसरी बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, या यूं कहें कि एक ऐसा मूव था जिसे हर बार इस्तेमाल करने से पहले तैयार होने में बहुत समय लगता था। आम हालात में मुगु ओल्ड मैन इस चाल का इस्तेमाल तब तक नहीं करेगा जब तक कि सामने वाला 5 स्टार या उससे ज्यादा का डूजून न हो। कोई और वजह नहीं थी, इसकी मुख्य वजह यह थी कि यह मूव बहुत महंगा था। सिर्फ 9 नेदर कोल्ड क्यूई को एक्टिवेट करने में मुगु ओल्ड मैन की बहुत ज्यादा पावर खर्च होगी। इसके अलावा इन कोल्ड एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टोरेज रिंग धीरे-धीरे खराब हो जाएगी। लंबे समय में कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लगता है इस बार आप तैयारी करके आए हैं। लिन युआन ने गहरी सांस ली और तेजी से पास आते काले हाथ को देखा। वह महसूस कर सकता था कि उस काले हाथ में कितनी भयानक शक्ति थी। ऐसा लगता था कि एक बार उसे हारने के बाद मुगु ओल्ड मैन ने उसे निपटने की तैयारी में काफी समय बिताया था, यहां तक कि उसे टारगेट करने के लिए 9 नेदर कोल्ड क्यूई जैसी दुर्लभ चीजें भी हासिल की थी। हालांकि ये 9 नेदर कोल्ड क्यूई कितनी भी भयानक क्यों न हो, ये केवल साधारण स्वर्गीय लपटों को ही दबा सकती थी। लिन युआन के शरीर पर स्वर्गीय ज्वाला 6 तरह की स्वर्गीय ज्वालाओं के मिलने से बनी थी। इसकी तुलना नाम स्वर्गीय ज्वालाओं से कैसे की जा सकती है? जैसे ही लिन युआन के शरीर पर बहुत ज्यादा ड्यूकी हुई दिखाई दिया, उसके पीछे से पर्पल गोल्ड फ्लेम निकली जिसने आसमान को ढक लिया। इसने एक बड़ा फ्लेम हैंड भी बनाया जो काले हाथ की ओर बढ़ा। लिन युआन की ड्यूकी आखिरकार मुगु ओल्ड मैन जितनी गहरी नहीं थी। बड़े फ्लेम हैंड को मैनेज करते समय उसका एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो गया।
खुशकिस्मती से बड़ा फ्लेम हैंड अभी भी उसकी रेंज में था जिसे वह झेल सकता था। बड़ी आग की लपटों के अंदर तेज रोशनी टिमटिमा रही थी और उस भयानक ताकत की वजह से आसपास की जगह पिघलने लगी। बल अभी भी काफी नहीं है, लिन युआन ने बुदबुदाया। इस बड़े फ्लेम हैंड का टेंपरेचर तो काफी था, लेकिन इंपैक्ट फोर्स अभी भी काफी नहीं था, इसे और बेहतर करना था। ये सोचकर लिन युआन ने धीरे से अपनी हथेली उस बड़े फ्लेम हैंड पर रखी और उसे जोर से धक्का दिया। उस बड़े फ्लेम हैंड में जिसमें भयानक शक्ति थी, काले हाथ की ओर वार किया। 181 चैप्टर 181 जुना की जिज्ञासा चैप्टर 181 जुना की जिज्ञासा। जैसे ही बैंगनी लपटें दिखाई दी, सुकियान ने प्रतिक्रिया दी। लिन युआन द्वारा कंट्रोल की गई बैंगनी आग बेशक एक तरह की अनोखी लौ थी, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत सभी बड़ों को एक साथ काम करने का आदेश दिया। वह अनोखी लपटों की ताकत को अच्छी तरह समझते थे। गठन बनाओ। जैसे ही सुकियान के शब्द निकले, इन अकेडमी के बाकी एल्डर्स ने तुरंत लिन युआन और मेडुसा को सेंटर में घेर लिया। फिर सब लोग एक साथ हिले, उनके हाथ लगातार हैंडसील बना रहे थे। बूम! एक ऊंची आभा जोरदार तरीके से फूट पड़ी। इन बुजुर्गों में सबसे ऊंचा रैंक 9 स्टार डू वांग का था। यहाँ तक कि सबसे कमजोर व्यक्ति के पास भी हाफ स्टेप डू वांग लेवल पर लड़ने की ताकत थी। जैसे ही उनकी एनर्जी निकली, अशांत हिंसक फाइटिंग क्यूई तुरंत सुकियान के शरीर में घुस गई। ये हाल ही में इन अकेडमी द्वारा डेवलप किया गया एक नए तरह का फॉर्मेशन था, जो सभी की शक्ति को एक ही व्यक्ति में चैनल करने में सक्षम था। मौजूदा इन अकेडमी के एल्डर्स में सुकियान के पास सबसे ज्यादा ताकत थी, इसलिए जाहिर है सुकियान ही मुख्य केंद्र बिंदु होगा। आतिल कई एल्डर्स की फाइटिंग क्यूई को एब्जॉर्ब करने के बाद सुकियान के पूरे शरीर का ऑरा अचानक आसमान छू गया। इसके तुरंत बाद उसने अपना सिर पीछे फेंका और एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी चीज धीरे-धीरे बढ़ने लगी। पीक 1 स्टार डू जोंग, 2 स्टार डू जोंग, पीक 2 स्टार डू जोंग, 3 स्टार डू जोंग, 8 स्टार डू जोंग। सुकियान की क्यूई 8 स्टार डू जोंग तक पहुंचने के बाद ही रुकी। अपने शरीर में अचानक बढ़ी हुई ताकत को महसूस करते हुए सुकियान ने संतुष्टि में सिर हिलाया। महामहिम, जब तक आप अभी हट जाते हैं, यह एल्डर गारंटी देता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ताकत में बढ़ोतरी से सुकियान का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। किसी तरह वह महसूस कर सकता था कि लिन युआन की ताकत बहुत ज्यादा थी। आखिर जिस व्यक्ति ने सिर्फ 2 महीने में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र को एक कर दिया, वह सरल कैसे हो सकता है? लेकिन अब दूसरे एल्डर से मिली एनर्जी बूस्ट के साथ सुकियान को विश्वास हो गया कि भले ही लिन युआन स्वर्ग से आया कोई देवता हो, फिर भी उसे हराने का कॉन्फिडेंस उसके पास था। हे, सुकियान की क्यूई छलांग को 8 स्टार डू जोंग तक जाते देख लिन युआन हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था कि उनके ट्रांसमाइग्रेशन ने फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट पर सच में एक बड़ा असर डाला था। आखिरकार ओरिजिनल काम में ये कभी नहीं बताया गया कि जियानान अकेडमी के पास ऐसा कोई फॉर्मेशन था। जब तक जियानान अकेडमी फॉलन हॉट फ्लेम सौंप देगी, मैं तुरंत वापस चला जाऊंगा। बूम! जैसे ही लिन युआन ने बोलना खत्म किया, उसकी फाइटिंग क्यूई बिना किसी हिचकिचाहट के भड़क उठी। बूम बूम बूम! भयानक एनर्जी ने तुरंत नीचे की कुछ इमारतों को तोड़ दिया। क्या पीक 7 स्टार डू जोंग? इस समय सुकियान का चेहरा तुरंत सदमे से भर गया और वह अनजाने में हैरानी से चीख पड़ा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि यह नौजवान, जो अभी 30 साल का भी नहीं हुआ है, असल में पीक 7 स्टार डू जोंग जैसी डरावनी असली ताकत रखता है। इतने बड़े हंगामे ने बहुत पहले ही जियानान अकेडमी के स्टूडेंट्स का ध्यान खींच लिया था। ठीक इसी समय हवा में कुछ लोगों के नीचे घनी भीड़ खड़ी थी। जियानान अकेडमी के ये छात्र हैरान होकर आसमान की ओर देख रहे थे, पूरी तरह हैरान। इतने सालों में ये पहली बार था जब उन्होंने इतने सारे एल्डर्स को एक साथ एक्शन लेते देखा था। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर, जो आमतौर पर ड्रैगन की तरह छिपकर भागने वाला था, भी लड़ाई में शामिल हो गया था। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि जियानान अकेडमी के एल्डर्स के ग्रुप का सामना सिर्फ एक ऐसे नौजवान से हो रहा था जो लगभग उनकी ही उम्र का था। इस समय तक मेडुसा पहले ही एक तरफ हट चुकी थी और उसका दखल देने का कोई इरादा नहीं था। हे भगवान, आखिर वह जवान आदमी कौन है जिसके साथ इतने सारे एल्डर्स मिलकर डील कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, वो पक्का एक डू जोंग है। वॉइड रेल में चलना डू जोंग की पहचान है। जहां तक इस नौजवान की पहचान का सवाल है, मुझे थोड़ी जानकारी है। क्या आप में से किसी ने गॉड स्लेइंग हॉल के बारे में सुना है? गॉड स्लेइंग हॉल, वह ताकत जिसने सिर्फ 2 महीने में ब्लैक कॉर्नर रीजन को एक कर दिया। बिल्कुल, ये व्यक्ति वास्तव में भगवान को मारने वाले हॉल का हॉल मास्टर है। लिन युआन की पहचान जानने के बाद छात्र एक के बाद एक ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके साथ ही उन सभी की नजरों में गहरी जलन उमड़ पड़ी। उम्र के हिसाब से वे लगभग लिन युआन जैसे ही थे, लेकिन दोनों तरफ की उपलब्धियां बिल्कुल अलग थीं। जियानान अकादमी के छात्रों की सामान्य रैंक ग्रेड डू मास्टर के आसपास थी। जहां तक स्ट्रॉन्ग रैंकिंग वालों की बात है, वे सिर्फ डूलिंग थे। लेकिन लिन युआन का क्या? उनकी ही उम्र में उन्होंने न केवल एक ही छलांग में डू जोंग क्षेत्र में कदम रखा था, बल्कि पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र को भी एकजुट कर दिया था। इस समय हर कोई लिन युआन को अपना आदर्श मानता था। दूर अचानक शोर मच गया। लोगों के एक ग्रुप से घिरी हल्के हरे रंग की ड्रेस पहनी एक बहुत ही खूबसूरत जवान औरत धीरे-धीरे चलती हुई दिखी। उस लड़की की परी जैसी खूबसूरती देखकर सभी लड़के स्टूडेंट्स के चेहरे पर प्यार झलक रहा था। जुना, किसने सोचा था कि इन अकेडमी में आने के पहले ही दिन हमें इतनी बड़ी घटना का सामना करना पड़ेगा? हुजिया, जुना के पास खड़ी थी और हवा में हो रहे टकराव को उत्साह से देख रही थी। उसकी पर्सनैलिटी लगभग एक लड़के जैसी थी। उसे ऐसे लाइवली सीन में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। तुम बड़ों का रवैया देखो, इस बार इन अकेडमी मुश्किल में होगी। तुम अभी भी कैसे मुस्कुरा रहे हो? जुना ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। सच में उसका इस हुजिया से कोई लेना देना नहीं था जो अफरा-तफरी में ही खुश रहता था। पफ, इसमें बड़ी बात क्या है? हमारी जियानान अकेडमी की ताकत से जो कोई भी मुसीबत ढूंढने आता है, वह अपनी बर्बादी की ओर जा रहा है। हुजिया ने होंठ से को लिए पूरी तरह से खारिज करते हुए। हे, जुना मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। आसमान में सफेद कपड़े पहने आदमी को देखने के लिए अपना सिर उठाते ही जुना की आंखों में दिलचस्पी की एक चमक दिखाई दी। वह प्राचीन कबीले की युवा राजकुमारी थी, एक जीनियस जिसके पास लगभग परफेक्ट ब्लड लाइन पावर थी। इसलिए जुना का विषय आम लोगों की तुलना में स्वाभाविक रूप से ज्यादा दूर तक फैला हुआ था। वह पूरी तरह से निश्चित थी कि आसमान में सफेद कपड़े पहने वह आदमी निश्चित रूप से सरल नहीं था। अपने बहुत सुंदर रूप को एक तरफ रखते हुए जिस पल जुन ए ने पहली बार लिन युआन को देखा, उसके शरीर के अंदर गोल्डन एम्बर स्काई बर्निंग फ्लेम बेचैनी से हिलने लगी। इस स्थिति के लिए केवल एक ही संभावित कारण था, आसपास कोई और अनोखी लौ अवश्य होगी। लिन युआन के चारों ओर घूमती बैंगनी लपटें साफ तौर पर एक अनोखी लपट थी। इसके अलावा 20 साल से कुछ ज्यादा उम्र में 7 स्टार डू जोंग तक पहुंचना, यहाँ तक कि उनके प्राचीन कुल में भी ऐसा कोई चमत्कारी नहीं था। इन सब बातों की वजह से जुन ए के मन में अचानक आसमान में सफेद कपड़े पहने आदमी के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता पैदा हो गई। किसी कारण से इस समय अचानक उसके दिमाग में जियाओ यांग की छवि कौंध गई। हे, मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं उन दोनों की तुलना क्यों करूंगा? अनजाने में जुन ए ने लिन युआन और जियाओ यांग की तुलना की थी। लेकिन एक पल बाद ही उसने खुद को नीचा दिखाने वाली मुस्कान दी। ये दो व्यक्ति, एक 9 स्वर्गों से आए देवता के समान था, दूसरा गहरी खाई में पड़े बदबूदार कीड़े के समान, इनमें कोई तुलना ही नहीं थी। अगर जियाओ यान उस सफेद कपड़े वाले आदमी का 10,000वां हिस्सा भी बराबर कर पाती, तो शायद वह धीरे-धीरे उसे नापसंद नहीं करती। जैसे ही जुना के विचार भटकने लगे, आसमान का माहौल और भी तनावपूर्ण होता गया। हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। सुकियान ने जोर से अपने दांत पीसे, फिर उसका शरीर धनुष से निकले तीर की तरह आगे बढ़ा और सीधे लिन युआन की जगह की ओर बढ़ा। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे फेसबुक पर शेयर करने के लिए थोड़ा समय निकालेंगे। लेखक बहुत आभारी है। 182 चैप्टर 182 क्या वह युद्ध का देवता हो सकता है? चैप्टर 182 क्या वह युद्ध का देवता है? सुकियान का हमला बहुत जबरदस्त था, शुरू से ही जानलेवा था। एक पल में तेज हवा चलने लगी। चमकदार डुकी हुई की धाराएं सूरज को भेदती इंद्रधनुष की तरह पूरी जगह को चमकदार चमक से रोशन कर रही थी। इसके साथ ही समुद्र जितना बड़ा दबाव तुरंत पूरे मैदान में फैल गया। सुकियान को इस स्ट्राइक पर पूरा भरोसा था। सबकी एनर्जी से ताकत मिलने के बाद उसका रैंक पहले ही 8 स्टार डू जोंग तक पहुंच गया था। हालांकि उनके और लिन युआन के बीच सिर्फ 1 स्टार का फर्क था, लेकिन डू जोंग दायरे के बाद 1 स्टार का फर्क तो जमीन आसमान जैसा था। इसके अलावा वह कई सालों से डू जोंग दायरे में डूबा हुआ था और डू जोंग की एनर्जी से पहले से ही बहुत ज्यादा परिचित था। और लिन युआन के बारे में क्या? इतनी कम उम्र में भले ही उनका टैलेंट जबरदस्त था, लेकिन उनके कॉम्बैट एक्सपीरियंस की तुलना उनके अपने एक्सपीरियंस से नहीं की जा सकती थी, है ना? बूम! ये सोचते हुए सुकियान ने अचानक एक मुक्का मारा जो लिन युआन के चेहरे पर लगा। आखिर में यह उसकी अपनी शक्ति नहीं है, बहुत कमजोर। थोड़ी ही दूर पर लिन युआन ने सुकियान की मुट्ठी से आती ताकत महसूस की और वह मन ही मन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। साथ ही 8 स्टार डू जोंग के तौर पर हॉल ऑफ सोल्स का वह हेवन लेवल प्रोटेक्टर सुकियान को हर तरह से पूरी तरह कुचल सकता था। आखिरकार सुकियान के पास जो ताकत थी, वह पूरी तरह से उसकी नहीं थी। इसका इस्तेमाल करते समय वह बिल्कुल भी फ्लूइड सीमलेस फ्लो हासिल नहीं कर सका। जब से लिन युआन ने 7 स्टार डू जोंग की चोटी को तोड़ा, तब से डू जोंग के रैंक से नीचे उसका कोई और दुश्मन नहीं रहा। इसलिए इस पंच के खिलाफ डू टेक्निक इस्तेमाल करने का उनका कोई इरादा भी नहीं था। उनकी उंगलियों के ऊपर सुप्रीम फ्लेम लगातार टिमटिमा रही थी। भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे लिन युआन ने धीरे से उंगली आगे बढ़ाई और टैप किया। वह क्या कर रहा है? पहले मुझे लगा था कि यह युवा डू जोंग काबिल है, लेकिन अब लगता है कि वह बस एक मूर्ख है।
हाँ, इतनी दूर से भी मैं ग्रैंड एल्डर की मुट्ठी पर भयानक एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, फिर भी यह व्यक्ति बचने की कोशिश भी नहीं करता। वह सच में मौत चाहता है। नीचे बैठे स्टूडेंट्स ने यह देखकर कि लिन युआन का बचने का कोई इरादा नहीं है, एक मत होकर कहा कि वह मौत ढूंढ रहा है। यह समझना होगा कि वह भी इन अकेडमी के ग्रैंड एल्डर सुकियान का सामना कर रहा था, न कि किसी अनजान व्यक्ति का। ये बच्चा क्या कर रहा है? क्या वह ग्रैंड एल्डर के हमले का सामना करना चाहता है? वह सच में आसमान की ऊंचाइयों को नहीं जानता। फुजिया ने लिन युआन की हरकतें देखी, उसकी नजरें नफरत से भरी थीं। इस सफेद कपड़े पहने आदमी की हरकतें शायद सिर्फ दिखावे के लिए हैं। कितने अफसोस की बात है। पीक 7 स्टार डूजों की ताकत के साथ अगर उसने लड़ाई में सावधानी बरती होती तो एल्डर सुकियान के लिए उसे हराना इतना आसान नहीं होता। जुन ए ने धीरे से आह भरी, उसका दिल लिन युआन के प्रति निराशा से भर गया। अपनी 20वीं उम्र में इस लेवल की पढ़ाई तक पहुंचने के लिए उन्हें जरूर स्वर्ग का पसंदीदा बेटा कहा जा सकता है। यहाँ तक कि वह जोगू कबीले की सबसे पूरी ब्लडलाइन पावर वाली छोटी राजकुमारी थी, ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी कि उसका टैलेंट उससे बेहतर है। अगर यह सफेद कपड़े वाला आदमी इस लड़ाई को गंभीरता से ले और सुकियान से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे तो जरूरी नहीं कि वह इतनी जल्दी हार जाए। हालांकि सफेद कपड़े पहने वह आदमी इस समय बहुत लापरवाह था, उसकी आंखों में जरा भी गंभीरता नहीं थी। सुकियान के पूरे जोर के मुक्के का सामना करते हुए अगर वह मरता भी नहीं तो भी वह बुरी तरह घायल हो जाता। कितनी अफसोस की बात है कि जीनियस लोग अक्सर जल्दी खत्म हो जाते हैं। ये सोचते हुए जुना की देखने की इच्छा तुरंत खत्म हो गई। वह कमल जैसे कदम बढ़ाते हुए मुड़ने और जाने वाली थी, क्योंकि नतीजा पहले से ही तय था। क्या इस बच्चे को अपनी जान की कोई कीमत नहीं है? ये सब पलक झपकते ही हो गया। जैसे ही नीचे भीड़ चर्चा में व्यस्त थी, सुकियान का मुक्का लिन युआन के चेहरे पर पड़ने वाला था। ये देखकर कि विरोधी का बचने का कोई इरादा नहीं है, उसने एक उंगली आगे बढ़ा दी। सुकियान ने तुरंत यह नतीजा निकाला कि लिन युआन को लगा होगा कि उनकी ताकत में बहुत ज्यादा फर्क है और इसलिए उसने विरोध करना छोड़ दिया। छोड़ो, मैं उसे सबक सिखा दूंगा, उसकी जान लेने की कोई जरूरत नहीं है। सुकियान खून का प्यासा इंसान नहीं था और इसके अलावा लिन युआन ने इन अकेडमी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए आखिरी समय में उसने गलती से उसे मारने से बचने के लिए चुपचाप अपनी कुछ ताकत वापस ले ली। हालांकि इस समय भले ही सुकियान अपनी ताकत वापस खींचना चाहता था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस पल की चिंगारी में लिन युआन की उंगली सुकियान की मुट्ठी से टकराने वाली थी। इस बुरे आदमी का चरित्र वास्तव में काफी सभ्य है। सुकियान की हरकतें स्वाभाविक रूप से लिन युआन की नजरों से बच नहीं सकी। वह मन ही मन से हिलाए बिना नहीं रह सका। हालांकि सुकियान की मुट्ठी पर दबाव ज्यादा कम नहीं हुआ था, फिर भी लिन युआन ने इस एहसान पर ध्यान दिया। टकराना, दुनिया को हिला देने वाले धमाके के साथ उंगली और मुट्ठी आखिरकार जोर से टकरा गईं। बूम बूम बूम, दोनों डूजोंग थे, इसलिए इस टक्कर के बाद एनर्जी की एक भयानक शॉकवेव अचानक सभी दिशाओं में फैलने लगी। अच्छा नहीं है, सुकियान का एक्सप्रेशन अचानक बहुत बदल गया। अभी वह सिर्फ लिन युआन से लड़ने पर ध्यान दे रहा था और भूल गया था कि उसकी अभी की एनर्जी कितनी भयानक थी। पीक 7 स्टार डूजोंग और 8 स्टार डूजोंग के बीच टकराव, इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली एनर्जी शॉकवेव कितनी भयानक होगी। अगर यह एनर्जी नीचे पहुंचती तो उनकी इन अकेडमी के स्टूडेंट शायद एक पल में राख बन जाते। बढ़ो, मेरी आज्ञा सुनो, जल्दी से छात्रों की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। सुकियान अपने पीछे खड़े बुजुर्गों के ग्रुप पर गुस्से से चिल्लाया। हालांकि उसके बोलने के बाद एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उनमें से कोई भी हिला नहीं, क्योंकि इसी समय उनके शरीर में मौजूद दुखी हुई एनर्जी पूरी तरह से सुकियान के शरीर में ट्रांसफर हो चुकी थी। दूसरे शब्दों में, इस दौरान वे आम लोगों से अलग नहीं थे। ये देखकर सुकियान को भी अचानक एहसास हुआ, सही है, बड़ों के शरीर में मौजूद दुखी हुई को उसने सोख लिया था। वे स्टूडेंट्स की रक्षा कैसे कर सकते थे? उसी समय मुट्ठी से अचानक एक भयानक ऊर्जा निकली। लिन युआन पूरी तरह से रिलैक्स लग रहा था, लेकिन उसकी उंगली के सिरे से अचानक बहुत ज्यादा बुखार निकल आया। पफट, सुकियान ने तुरंत मुंह में खून थूक दिया और उसका शरीर टूटी डोरी वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। पफट 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 पफट। अगले ही पल उसके पीछे खड़े एल्डर्स के ग्रुप ने भी एक साथ खून थूका। फॉर्मेशन के असर की वजह से वे एक ही चीज की तरह थे। जब सुकियान घायल हुई तो उन्हें स्वाभाविक रूप से बहुत बुरा असर झेलना पड़ा। इस पल नीचे देख रहे सभी छात्र डर गए। यह क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? ग्रैंड एल्डर को असल में सिर्फ एक उंगली वाले एक नौजवान ने हरा दिया था। नहीं, देखो, ग्रैंड एल्डर के अलावा हमारी इन अकेडमी के दूसरे एल्डर भी उसी समय घायल हो गए थे। हे भगवान, इसका मतलब है कि 20 साल के इस नौजवान ने हमारी इन अकेडमी के सभी एल्डर्स को सिर्फ एक उंगली से हरा दिया। शायद सच में ऐसा ही है। आसमान का नजारा स्टूडेंट्स ने साफ देखा। इस समय उन सबके मुंह खुले हुए थे, उनकी आंखें हैरानी से भरी हुई थीं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इन अकेडमी के बड़े बुजुर्ग, जिन्हें हमेशा गार्डियन के तौर पर पूजा जाता था, आज एक जवान आदमी से एक साथ हार जाएंगे। ये कैसे संभव है? क्या ये हो सकता है कि यह युवक स्वर्ग से आया युद्ध का देवता हो? अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया तो प्लीज इसे फेसबुक पर शेयर करने के लिए थोड़ा समय निकालें। लेखक आपका बहुत आभारी होगा। 183 चैप्टर 183 रहस्यमयी डूजोंग पावर हाउस। चैप्टर 183 रहस्यमयी डूजोंग। हम जुना, जो पहले जाने वाली थी, आसपास की बातें सुनकर रुक गई। अगले ही पल उसने उत्सुकता से अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। हे भगवान, वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? जब उसने आसमान में स्थिति साफ देखी तो उसकी पतझड़ के पानी जैसी आंखें तुरंत हैरानी से भर गईं। उसके लाल होंठ थोड़े से खुले। जुना ने अनजाने में अपना छोटा सा मुंह ढक लिया। उसे डर था कि कहीं वह जोर से हंस न जाए। ये सफेद कपड़े वाला आदमी कितना ताकतवर था, ये जानना जरूरी है कि इन अकेडमी के ग्रैंड एल्डर सुकियान एक असली डूजोंग थे। फॉर्मेशन से मिले बूस्ट के साथ उसकी ताकत 8 स्टार डूजोंग के लेवल तक पहुंच गई थी। फिर भी ग्रैंड एल्डर की ताकत इतनी डरावनी होने के बावजूद वह सफेद कपड़ों वाले आदमी से हार गया। इसके अलावा दोनों के बीच कोई जबरदस्त लड़ाई भी नहीं हुई थी। इसके उलट सफेद कपड़ों वाले आदमी ने सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल करके 8 स्टार डूजोंग सुकियान को हरा दिया था। वह किस तरह का राक्षस था? अनजाने में जुना की नजर में एक तेज रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी। उसने कई जीनियस देखे थे, लेकिन जुना की समझ में इस तरह का प्रोडिजी व्यक्ति अनोखा था। अनजाने में सफेद कपड़े पहने आदमी की छवि धीरे-धीरे जुना के दिल में एक अमिट पहचान बन गई थी। बूम बूम बूम, अचानक स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाली एक शक्ति आसमान से इन अकेडमी के नीचे जमीन पर बरस पड़ी। उस भयानक एनर्जी ने तुरंत इन अकेडमी के शिष्यों के चेहरों का रंग उड़ा दिया। जल्दी करो, इन अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स भागो। सुकियान, जो हवा में उछल रहा था, आखिरकार खुद को संभालने में कामयाब हो गया। अपने शरीर के अंदर चल रही उथल-पुथल और बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ती उस डरावनी एनर्जी को देखकर उनका बुरा चेहरा तुरंत निराशा से भर गया। अब उसके पास इसे रोकने की ताकत नहीं थी और दो डूजों की टक्कर से बची हुई एनर्जी वेव ऐसी चीज नहीं थी जिसे ये स्टूडेंट्स झेल सकें। बेबस सुकियान अपनी पूरी ताकत लगाकर नीचे खड़े स्टूडेंट्स पर दहाड़ सकता था। हे भगवान, ये तो बहुत डरावना है। भागो, जल्दी भागो। क्या मैं आज यहाँ मरने वाला हूँ? नहीं, मैंने अभी तक पर्याप्त जीवन नहीं जिया है। वाह, मैं घर जाना चाहता हूँ। यह एनर्जी बहुत डरावनी है। कोई प्लीज मुझे बचाओ। बैंग बैंग बैंग, भयानक बची हुई एनर्जी तरंगों ने आसपास की कुछ इमारतों को चकनाचूर कर दिया। लहरों के पूरी तरह नीचे आने से पहले ही उन्होंने इतने भयानक नतीजे पैदा कर दिए थे कि कुछ कमजोर दिमाग वाले स्टूडेंट्स इतने डर गए थे कि उनकी आत्मा उड़ गई और आत्मा बिखर गई। कुछ डरपोक तो जोर-जोर से रोने लगे और भागना तो भूल ही गए। हे भगवान, क्या सच में मेरी इन अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स आज यहीं खत्म होने वाले हैं? नीचे का सीन देखकर सुकियान ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। इन अकेडमी के अंदर वॉइड रेल के एक छिपे हुए एरिया में बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक एल्डर गहरी भौहें चढ़ाए हुए था और मैदान में हो रही हर चीज को ध्यान से देख रहा था। एल्डर के बाल और दाढ़ी सफेद थी और उनके पूरे शरीर में एक अलौकिक दूसरी दुनिया जैसी आभा थी। उसने चुपचाप दुखी को अपनी हथेली में लिया। उसकी नजर खेत में जुना पर टिकी थी, किसी भी पल दखल देने के लिए तैयार। एल्डर से हल्की सी निकलती आभा को देखकर वह साफ तौर पर एक डूजोंग था। नहीं, यंग मिस खतरे में है, मुझे एक्शन लेना होगा। एल्डर के हिसाब से मैदान में बची हुई एनर्जी की लहर बच्चों का खेल थी, जिसे वह अपने हाथ के एक इशारे से बुझा सकते थे। लेकिन फील्ड में मौजूद स्टूडेंट्स के लिए ये बेशक एक जबरदस्त डरावनी ताकत थी। वही डूजोंग था जिसे प्राचीन कबीले ने जुन ए की गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए भेजा था। चाहे समय या जगह कुछ भी हो, उसे जुना की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। जैसे ही एल्डर आगे बढ़ने वाले थे, उन्होंने देखा कि लिन युआन, जो हवा में चुपचाप खड़ा था, अचानक हिल गया। ये देखकर एल्डर ने चुपके से इकट्ठा की गई शक्ति को फैला दिया और वॉइड रेल में छिपता रहा। अपनी समझदार नजर से वह नेचुरली देख सकता था, इस पूरे क्षेत्र में जब तक ये तथाकथित गॉडस्लेइंग हॉल का हॉल मास्टर एक्शन लेता रहेगा, सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसके साथ ही प्राचीन कबीले का ये डूजोंग मन ही मन हैरान था। उनके पास किसी व्यक्ति की हड्डी की उम्र का पता लगाने का एक खास तरीका था। लिन युआन की उम्र के हिसाब से इस नौजवान की असली उम्र सिर्फ 25 के आसपास थी। फिर भी 25 साल की उम्र में अपनी मौजूदा रैंक तक पहुंचना, यहाँ तक कि पुराने कबीले में भी ऐसा इंसान फीनिक्स के पंख या यूनिकॉर्न के सीन जितना ही दुर्लभ होगा। हवा में लिन युआन ने नीचे की ओर देखा, उसके चेहरे पर कोई उतार चढ़ाव नहीं था। अगले ही पल उसने बड़े गर्व से हाथ हिलाया। एक पल में बैंगनी रंग की लपटें तेजी से सभी दिशाओं में फैल गईं।
आग की लपटें जहां भी गुजरी, वह भयानक एनर्जी जो स्टूडेंट्स को धूल में मिला सकती थी, पलक झपकते ही गायब हो गई। यह आश्चर्यजनक है, हम बच गए। हाँ, संकट टल गया, ये बहुत करीब था। मुझे सच में लगा कि मैं अभी इस दुनिया को अलविदा कहने वाला हूँ। ये वह नौजवान था जिसने एक्टिंग की थी। उसने हमें क्यों बचाया? क्या वह हमारी इन अकेडमी का दुश्मन नहीं है? जैसे ही वह डरावनी बची हुई एनर्जी की लहर खत्म हुई, इन अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स के चेहरे पर इस मुसीबत से बचने की खुशी के भाव थे। वहीं कई लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि कुछ ही पल पहले ये व्यक्ति साफ तौर पर इन अकेडमी के दूसरी तरफ खड़ा था, लेकिन अब वह अचानक उन्हें बचाने के लिए बीच में आ गया था। इसके पीछे क्या लॉजिक था? लेकिन इस समय इन अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स लिन युआन को बहुत शुक्रगुजार नजरों से देख रहे थे, क्योंकि अगर लिन युआन ने आज एक्शन नहीं लिया होता तो वे सब येलो स्प्रिंग्स में ही खत्म हो गए होते। दूसरे शब्दों में, इस समय लिन युआन उनके जीवन बचाने वाले मददगार के बराबर था। इस समय सुकियान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा कि नीचे के सभी छात्र सुरक्षित और स्वस्थ हैं, तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। इसके तुरंत बाद उसने अपनी नजर लिन युआन की ओर घुमाई। उसकी आंखों में आभार का भाव था और थोड़ी उलझन भी। इस सब के बारे में हीरो लिन युआन ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। ठीक इसी समय लिन युआन का एक्सप्रेशन गंभीर था। उसकी नजर वॉइड रेल में एक खास पॉइंट पर टिकी हुई थी। कुछ ही पल पहले उसे एक बहुत शक्तिशाली आभा महसूस हुई थी। हालांकि ऑरा सिर्फ एक सेकंड के लिए लीक हुआ था, फिर भी लिन युआन की तेज इंद्रियों ने उसे पकड़ लिया था। अगर उसका अंदाजा सही था तो उस ऑरा का मालिक बेशक दूसरों था, लेकिन इस इन अकेडमी में किसके पास इतनी जबरदस्त ताकत हो सकती है? ये हो सकता है। थोड़ा सा मुंह बनाते हुए लिन युआन को अचानक कुछ ख्याल आया। अगले ही पल उसने अपना सिर नीचे किया और नीचे की ओर देखा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद लिन युआन की नजर आखिरकार एक सुंदर व्यक्ति पर पड़ी। इस आकृति को देखकर उसकी आंखों में समझ की एक चमक दौड़ गई। तो यह ऐसा ही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ डूजों की आभा दिखाई दी थी। पता चला कि प्राचीन कबीले की छोटी राजकुमारी समय से पहले ही इन अकेडमी में आ गई थी। और जैसे ही लिन युआन ने जुन ए को देखा, जुन ए ने भी अपनी उत्सुक नजर लिन युआन पर गड़ा दी। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे फेसबुक पर शेयर करने के लिए थोड़ा समय निकालेंगे। लेखक बहुत आभारी होंगे। 184 चैप्टर 184 हेवनली फ्लेम रिफाइनिंग पावर की अनोमली। चैप्टर 184 स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग पावर में अनोमली। हालांकि लिन युआन को मेडुसा और यून यून जैसी महान सुंदरियों की आदत थी, फिर भी वह जुन ए को देखकर कुछ देर के लिए हैरान रह गया। लिन युआन पहले कभी जुन ए से नहीं मिला था, फिर भी उसने उसे एक नजर में पहचान लिया। किसी और वजह से नहीं, बल्कि उसकी शानदार, देश को हिला देने वाली खूबसूरती के लिए। उसकी सुंदर और शांत आभा ने लिन युआन को एक पल में ही बहुत ज्यादा मोहित कर लिया। अब की जुना ने अपना बचपना छोड़ दिया था और हर समय एक आकर्षक, दिल को छू लेने वाला आकर्षण दिखाती थी। ये कहना होगा कि ओरिजिनल काम की नंबर 1 फीमेल लीड सच में आंखों के लिए एक दावत थी। इस समय जुन ए की नजर भी लिन युआन पर टिकी हुई थी। इससे पहले क्योंकि वह आसमान में ऊपर था और नीचे वालों को अपना पूरा चेहरा कभी नहीं दिखा पाया था, इसलिए जुना उसके खास चेहरे को साफ-साफ नहीं देख पा रहा था। तो अब जाकर जुना को एहसास हुआ कि यह सफेद कपड़ों वाला आदमी, जिसकी ताकत और टैलेंट को प्रोडिजी लेवल कहा जा सकता है, असल में बहुत ज्यादा हैंडसम था। तीखी भौहों और तारों भरी आंखों के साथ उनकी पुतलियां जुड़वां तारों की तरह कभी-कभी चमक के साथ टिमटिमाती थीं। 1.8 मीटर से ज्यादा लंबे उनके शरीर में, हालांकि थोड़ा दुबला-पतला था, साफ तौर पर विस्फोटक शक्ति छिपी हुई थी। अपने बेदाग सफेद कपड़ों के साथ वह स्वर्ग से निकाले गए किसी अमर इंसान की तरह लग रहे थे और बेफिक्र और कृपा से भरे हुए थे। अनजाने में जुना ने खुद को घूरते हुए पाया कुछ हद तक मंत्रमुग्ध। अक्सर कहा जाता है कि पुरुषों को सुंदरियां पसंद होती हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सुंदरियां भी हैंडसम पुरुषों को पसंद करती हैं। आप कहीं भी हो, पहला इंप्रेशन हमेशा जरूरी होता है। इस समय लिन युआन के बारे में जुन ए का इंप्रेशन बेशक काफी अच्छा था। कुछ सेकंड बाद जुना का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने थोड़ी शर्मिंदगी में अपना सिर घुमा लिया। हे, जुन ए को मुंह फेरते और दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत न करते देखकर लिन युआन को ये थोड़ा मजेदार लगा। क्या ये छोटी लड़की शर्मीली हो सकती है? खैर, असल में यह अजीब नहीं था। जब उसके पास इतना सुंदर चेहरा था कि वह हजारों जवान लड़कियों को अपनी ओर खींच सकता था, तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता था? अपने लुक्स को लेकर लिन युआन काफी कॉन्फिडेंट था। आखिरकार उनकी खूबसूरती आप सम्मानित पाठकों के बाद दूसरे नंबर पर थी। सांस, वह साफ तौर पर अपने लुक्स पर भरोसा कर सकता था, तो फिर उसे अपनी ताकत पर क्यों निर्भर रहना पड़ा? लिन युआन ने कुछ घमंड से सोचा। अहम। जैसे ही लिन युआन आत्म प्रशंसा में खोया हुआ था, अचानक उसके कान के पास खांसी की आवाज आई। अगले ही पल उसे अपनी ओर किलिंग इंटेंट की एक तेज लहर महसूस हुई। अच्छा नहीं है। लिन युआन का एक्सप्रेशन बदल गया जब वह मेडुसा की ओर देखने के लिए मुड़ा। सच में, मेडुसा धीरे-धीरे उसके पास आ रही थी। उसका सुंदर चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। मेडुसा की आंखों से लिन युआन को बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। क्या उस जवान लड़की पर दिल आ गया? मेडुसा की आवाज 10,000 साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडी थी। क्या? बिल्कुल नहीं। लिन युआन ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी और चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान ला दी। अब शर्माओ मत, वह छोटी लड़की सच में बहुत सुंदर है। हालांकि मेडुसा मुस्कुरा रही थी, लेकिन किसी वजह से लिन युआन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। महामहिम, पहले के लिए धन्यवाद। जैसे ही लिन युआन को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था और वह परेशान था, सुकियान इन अकेडमी के एल्डर्स के एक ग्रुप के साथ उसके पास आया। अगर लिन युआन ने पहले दखल नहीं दिया होता तो उनकी इन अकेडमी को बहुत नुकसान होता। वाकई एक अच्छा आदमी। सुकियान की बातों से लिन युआन की आंखें अचानक चमक उठी। इस समय लिन युआन सच में चाहता था कि वह सुकियान का सिर चूम सके। इस मुश्किल समय में उस बुरे आदमी ने इनडायरेक्टली उसे मुश्किल से बाहर निकाला था। एल्डर सुकियान, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मैं सच में जियानान अकेडमी के लिए कोई बुरी भावना नहीं रखता। मेडुसा के कंधे को धीरे से थपथपाते हुए लिन युआन मुड़ा और सुकियान से बात की। सुकियान ने सोचते हुए सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। अब उसे लिन युआन की बातों पर पूरा विश्वास हो गया। पिछली लड़ाई के दौरान ही सुकियान को एहसास हुआ था, लिन युआन की असली लड़ने की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। अगर दूसरी पार्टी सच में उस अजीब आग को पकड़ना चाहती तो इतनी सारी बातों की कोई जरूरत नहीं होती। लिन युआन की ताकत के आगे अगर इन अकेडमी के सभी लोग एक साथ आ भी जाएं तो भी वे उसके एक हाथ के सामने टिक नहीं पाएंगे। सुकियान को तो ये भी शक था कि लिन युआन की अभी की ताकत के साथ शायद इन अकेडमी के गार्डियन दो एल्डर्स कियान बाई भी उसके लिए सही नहीं होंगे। बूम! अचानक एक जोरदार शोर ने सबका ध्यान खींचा। भिन 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 भिन। ऐसा लगा जैसे इन अकेडमी में भूकंप आ गया हो। जमीन लगातार हिल रही थी। इन अकेडमी के सभी शिष्य लड़खड़ा रहे थे और अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अच्छा नहीं है, ये स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग पावर की दिशा से आ रहा है। एक बुजुर्ग को अचानक एहसास हुआ। उसने दूर देखा, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। सभी स्टूडेंट्स सुनो, यहीं रहो, किसी भी हालत में स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर के पास मत जाना। सुकियान ने छात्रों को आदेश दिया। वह जानता था कि स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर के नीचे फॉलन हॉट फ्लेम फिर से सी पर असर डाल रही थी। महामहिम, मुझे स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर से स्टूडेंट्स को निकालना होगा। प्लीज मुझे माफ करें। इसके साथ ही सुकियान का फिगर तुरंत गायब हो गया और सीधे स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर की ओर बढ़ गया। क्या हुआ? लगता है स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर में कुछ गड़बड़ है। सुकियान का जल्दबाजी वाला रवैया देखकर स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखा, लेकिन वे बात मानकर अपनी जगह पर ही रहे। हालांकि उन्हें इसकी खास बातें नहीं पता थी, लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत समझ आ गया था कि यह स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर से जुड़ा है। चलो, हमें भी इसे देखना चाहिए। सुकियान के जाने के बाद लिन युआन ने मेडुसा का हाथ पकड़ा और उसके पीछे चला गया। यहाँ आने का उनका मकसद फॉलन हॉट फ्लेम था। अब स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर में दिक्कतें थी, तो ये स्वाभाविक रूप से फॉलन हॉट फ्लेम से संबंधित थी। वह इसे मिस नहीं कर सकता था। स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर पर पहुंचने पर सुकियान ने बिना समय गंवाए तुरंत अंदर मौजूद सभी छात्रों को बाहर निकलने का आदेश दिया। फिर बड़ों के सहयोग से सभी छात्रों को वहां से हटा दिया गया। इस समय स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर के आसपास केवल सुकियान, लिन युआन और मेडुसा ही बचे थे। लिन युआन ने पहली बार स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर देखा था। टावर खुद बहुत ऊंचा नहीं था, लगभग 2 या 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर की पूरी सतह काली थी। इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल का पता नहीं था। लिन युआन को सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर को बनाने का मटेरियल असल में एक अनजान मेटल था। उन्होंने इस मेटल के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, फिर भी इसकी सतह से लगातार एक ठंडी हवा निकल रही थी। ओरिजिनल काम के डिस्क्रिप्शन को याद करें तो स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर की ऊपरी लेयर तो बस आइसबर्ग का सिरा थी। अंदर ये कल्टीवेशन चैम्बर के कई लेवल में बंधा हुआ था। जितना नीचे जाते थे, आग की एनर्जी उतनी ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होती जाती थी। शायद ये भी इस बात से जुड़ा था कि फॉलन हॉट फ्लेम के जितना करीब कोई जाता था, वह उतना ही गहरा होता जाता था। एल्डर सुकियान, क्या मैं आपको टावर में अंदर जाकर देखने की इजाजत दे सकता हूं?
जैसे ही वह स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के पास पहुंचा, लिन युआन को अपने शरीर के अंदर सुप्रीम फ्लेम बेचैन होती हुई महसूस हुई। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, ये पक्का उसकी अंदरूनी सुप्रीम फ्लेम थी जो अपने रिश्तेदारों की मौजूदगी को महसूस कर रही थी। इसलिए अब बचाव में घुसकर देखने के लिए थोड़ा बेसब्र हो रहा था। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे फेसबुक पर शेयर करने के लिए थोड़ा समय निकालेंगे। लेखक बहुत आभारी होंगे। 185 चैप्टर 185 रहस्यमय अदृश्य लॉ। चैप्टर 185 रहस्यमय अदृश्य लॉ। अच्छा, इस समय लिन युआन के प्रति सुकियान का रवैया साफ तौर पर ज्यादा दोस्ताना था और उसमें पहले वाली दुश्मनी का कोई निशान नहीं था। चेहरे पर गंभीरता लिए वह स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के मेन गेट से अंदर गया, ये देखने के इरादे से कि फॉलन हॉट फ्लेम क्या नई मुसीबत खड़ी कर रही है। चलो अंदर जाएं। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया, मेडुसा को अपने साथ लेकर और सुकियान के पीछे चला गया। जैसे ही लिन युआन के पैर टावर के गेट के अंदर पड़े, उसका शरीर अचानक जम गया। उसका चेहरा तुरंत जलते हुए कोयले की तरह लाल हो गया और उसके शरीर से हल्की सफेद धुंध की लपटें भूनते हुए मांस जैसी सिजलिंग आवाज के साथ बाहर निकली। लिन युआन के पास मेडुसा, जो उसी समय टावर में आई थी, उसका चेहरा भी इस समय लाल था और उसके शरीर से भी वैसी ही सफेद धुंध निकल रही थी। अरे नहीं, मैं उन्हें याद दिलाना भूल गया। ये दृश्य देखकर सुकियान मन ही मन डर के मारे चिल्ला पड़ी। फॉलन हॉट फ्लेम की सबसे साफ खासियत इसका रंगहीन और बिना आकार का होना है, जिससे ये बिना किसी को पता चले इंसान के शरीर में अंदर जा सकता है। लिन युआन और मेडुसा पहली बार स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर में जा रहे थे, पूरी तरह से बिना तैयारी के, इसलिए उन पर उस रहस्यमय आग ने हमला कर दिया होगा। सुकियान बेचैनी से अपनी जगह पर खड़ी रही, लेकिन उसका बीच बचाव करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उस अनदेखी आग से छुटकारा पाने के लिए कोई सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकता था। बाहर वाले बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते थे। इस समय लिन युआन के मन ने अजीब आग की लपटों का एक झुंड देखा जो अचानक और बिना किसी वजह के उसके शरीर के अंदर दिखाई दिया था। वह थोड़ा उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि आग की लपटों का ये झुंड अजीब तरह से असामान्य था। इसका कारण और कुछ नहीं बल्कि यह था, आग की लपटों का ये समूह असल में बिना आकार और आकार का था। अगर लिन युआन को आग पर कंट्रोल करने में महारत हासिल नहीं होती और उसे आग के बारे में जानकारी नहीं होती, तो शायद वह इस थोड़ी बिगड़ी हुई, दिखाई न देने वाली अजीब चीज को आग का एक प्रकार नहीं मानता। दिखाई न देने वाली आग का ये झुंड बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन इंसान का शरीर हमेशा सबसे कमजोर जगह होता है। इंसान के शरीर में डुहुआंग एक्सपर्ट भी अपनी मर्जी से अनजान एनर्जी को घुसने नहीं देगा, क्योंकि शरीर के अंदर किसी भी चीज को थोड़ा सा भी नुकसान होने पर बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। जब से ये दिखाई न देने वाली आग का झुंड दिखा, उससे निकलने वाले तेज तापमान की वजह से लिन युआन के मेरिडियन, हड्डियों, मांसपेशियों और दूसरे अंगों में हल्की जलन होने लगी। लिन युआन, जो अक्सर आग से खेलता था, जानता था कि यह ज्यादा तापमान से जलने का संकेत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब उसके मेरिडियन और दूसरे अंदरूनी ढांचे शापित आग के असर में बेकार हो जाएंगे। और एक बार जब मेरिडियन अपना काम करना बंद कर देंगे तो रुकी हुई की खेती करने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह जरूर अपाहिज होने की सजा होगी। लेकिन ये सब सिर्फ दूसरों पर ही लागू होता है। लिन युआन की अभी की ताकत और उसके शरीर में मौजूद सुप्रीम फ्लेम के साथ रहस्यमय आग की लपटों का ये छोटा सा झुंड उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। अगले ही पल लिन युआन का मन हिल गया। उसने देखा कि उसके अंदर बैंगनी रंग की लपटें तुरंत तेजी से निकल रही हैं। आखिर में लिन युआन के आदेश पर वे तेजी से मेरिडियन से गुजरे और फिर एक जबरदस्त घेरे में उस रहस्यमय अनदेखी आग के झुंड को घेर लिया, जिसकी शुरुआत पता नहीं थी। बस एक पल में रहस्यमय अदृश्य लॉ को सुप्रीम फ्लेम ने खा लिया। चाहे ये भ्रम था या नहीं, लिन युआन को भी लगा कि इस समय उसकी अंदरूनी ताकत थोड़ी बढ़ गई थी। ऐसा लगता है कि यह रहस्यमय अदृश्य लॉ फॉलन हॉट फ्लेम का एक सब बॉडी है। स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर को कल्टीवेशन चीफ डिवाइस क्यों कहा जा सकता है? ऐसा इसलिए था क्योंकि फॉलन हॉट फ्लेम नीचे सील थी और फॉलन हॉट फ्लेम के पास होने की वजह से ये सब बॉडी स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के अंदर जनरेट होंगी। एक बार इसे खा लेने पर शरीर में डुकी हुई अपने आप बढ़ जाएगी। ये समझकर लिन युआन के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। ऐसा लगता है कि हालांकि स्ट्रेंज फायर रैंकिंग लिस्ट में फॉलन हॉट फ्लेम की रैंकिंग ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी खासियतें सच में बहुत कम है। वूश, इसके तुरंत बाद लिन युआन ने अपना हाथ हिलाया और सुप्रीम फ्लेम तेजी से बाहर निकली, जो सीधे मेडुसा के शरीर में घुस गई। एक सांस के बाद मेडुसा भी अपने ठहराव से उबर गई। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। रहस्यमय अदृश्य आग के उस झुंड ने अभी उसे बहुत परेशानी दी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे पता भी नहीं चला कि कब आग की लपटें उसके शरीर में घुस गईं। तुम दोनों, तुम्हारा काम इतनी जल्दी हो गया। उनके पास खड़ी सुकियान ने लिन युआन और मेडुसा को हैरानी से देखा। उसके दिल में पहले से ही बहुत बड़ी लहरें उठ रही थी। उन्हें याद आया कि जब स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टावर अभी बना था तो वह भी इसका शिकार हो गए थे। सुकियान को अच्छी तरह याद था कि उस रहस्यमय अदृश्य लॉ को बुझाने में उसे पूरे 20 मिनट लगे थे। हालांकि उस समय वह सिर्फ एक 9 स्टार डुहुआंग थे जो आज के रूप से बेजोड़ थे। सुकियान को यकीन था कि डूजों के तौर पर अपनी अभी की ताकत के बावजूद अगर वह शिकार हो गया तो उस दिखाई न देने वाली आग को पूरी तरह बुझाने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। लेकिन लिन युआन का क्या? चोट लगने से लेकर संभलने तक सिर्फ 10 सेकंड से भी कम समय बीता था। इस अजीब स्थिति ने सुकियान को सचमुच चौंका दिया। लगता है मैंने पहले उसे कम आंका था। सुकियान ने मन ही मन भरी। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि लिन युआन की ताकत निश्चित रूप से उतनी सरल नहीं थी जितनी ऊपर से दिखती है। उन्होंने अभी भी इस नौजवान को कम आंका था जो सिर्फ 20 साल का था। हे ये कुछ भी नहीं है, बस किस्मत से एक अजीब आग से बचा हुआ है। लिन युआन ने विनम्रता से मुस्कुराया। उसे गर्व करने लायक कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि अब वह एक अजीब फ्यूजन आग को कंट्रोल कर रहा था। सुप्रीम फ्लेम के बिना भी वह रहस्यमय दिखाई न देने वाली आग से जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसके साथ ही लिन युआन आगे बढ़ गया और नीचे की ओर चलता रहा। स्पष्ट रूप से ऐसा लगा कि उसे पहले से ही फॉलन हॉट फ्लेम की गंध महसूस हो गई थी। कुछ ही देर में ग्रुप स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए उन्हें तुरंत बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी। इसके तुरंत बाद लिन युआन और दूसरों के सामने अचानक एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दिखाई दिया। बूम! अगले ही पल एक भयानक आवाज गूंजी। अंधेरे गहरे गड्ढे में बिजली चमकने जैसी अजीब आवाजें लगातार फैल रही थी। कुछ देर बाद थोड़ा धुंधला माहौल अचानक काफी रोशन हो गया और ब्लैक होल से धीरे-धीरे एक बहुत ही डरावनी और पुरानी आभा निकलने लगी। आखिरकार जैसे रात को चीरती हुई बिजली चमकती है, वह कभी न खत्म होने वाले गहरे अंधेरे से बाहर निकल आया। इस समय गुफा के एंट्रेंस से लगभग 2 मीटर ऊपर की जगह लगभग बहुत ज्यादा खराब हालत में आ गई थी। हालांकि जगह बहुत ज्यादा खराब होने के बावजूद नंगी आंखों से कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। बिगड़ी हुई जगह और लगातार फुफकारने की आवाजों के अलावा इस सीन की वजह से पूरा इलाका कुछ डरावना लग रहा था। इस समय लिन युआन की आंखें अचानक बैंगनी लपटों से भर गईं। उसने अपना मन एकाग्र किया और सुप्रीम फ्लेम तुरंत बैंगनी रोशनी की लकीरों में बदल गई जो अचानक ब्लैक होल में जा गिरी। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया तो कृपया इसे फेसबुक पर शेयर करें। लेखक बहुत आभारी है। 186 चैप्टर 186 गोलियों के अनगिनत रास्ते। चैप्टर 186 द माइलियड डॉपलगैंगर। एक पल में ब्लैक होल के अंदर का दृश्य लिन युआन की आंखों के सामने पूरी तरह से आ गया। ब्लैक होल के अंदर उसे बस आग जैसे लाल मैग्मा का बहता हुआ फैलाव दिखा। गुरगल गुरगल मैग्मा की सतह पर लगातार बड़े बुलबुले बनते रहे। बहुत दूर से भी तेज गर्मी के कारण आसपास की हवा झुलसाने वाली लग रही थी। बूम! अचानक मैग्मा जोर से घूमने लगा। इसके तुरंत बाद मैग्मा की गहराई से एक बहुत बड़ा इनविजिबल फायर पाइथन निकला। इनविजिबल फायर पाइथन का बड़ा सांप जैसा सिर खतरनाक लग रहा था। उसकी जीभ तेजी से बाहर निकल रही थी। एक जोड़ी डरावनी आंखों से एक डरावना एहसास निकल रहा था। गर्जन! अदृश्य फायर पाइथन ने दहाड़ मारी। जैसे उसे कुछ पता चल गया हो। उसका खूंखार सिर अचानक लिन युआन की नजर से टकराया। दहाड़ दहाड़ दहाड़! जब इनविजिबल फायर पाइथन ने लिन युआन की आंखों में सुप्रीम फ्लेम देखी तो उसके खतरनाक सांप के सिर पर अजीब तरह से एक ऐसा एक्सप्रेशन दिखा जो लगभग इंसानों जैसा लग रहा था। वह एहसास ऐसा था, उत्तेजना, हाँ, यह उत्साह था। इसी तरह जैसे ही सुप्रीम फ्लेम ने इनविजिबल फायर पाइथन की नजर को महसूस किया, वह तुरंत बेचैन हो गई। इनविजिबल फायर पाइथन की वही फायर स्पिरिट थी जो फॉलन हॉट फ्लेम के सेंसियंस डेवलप होने के बाद बनी थी। और अजीब आग के बीच एक खास नियम होता है, यानी जब भी दो अजीब आग मिलती हैं तो उनमें अपने आप एक दूसरे को खा जाने की इच्छा पैदा हो जाती है, क्योंकि दूसरे को खाकर जीतने वाली अजीब आग की ताकत और भी बढ़ जाएगी। बैटल थ्रू द हेवंस नाम की ओरिजिनल किताब में इसका जिक्र किया गया था। फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट के आखिरी फाइटिंग एम्परर को दुनिया तुशे प्राचीन एम्परर के नाम से जानती थी और तुशे प्राचीन सम्राट का असली रूप एक तरह की अजीब आग थी। दुनिया में जन्म लेने के बाद लॉ ने धीरे-धीरे अपनी बुद्धि को जगाया। यह अनगिनत लपटों के बीच अलग दिखी और आखिरकार विजयी हुई। हर बार जब तुशे प्राचीन सम्राट एक अजीब आग को खा जाता तो उसकी शक्ति बढ़ जाती। जब उसने दुनिया की सभी 22 तरह की अजीब आग को पूरी तरह से खत्म कर दिया तो वह अपने आप फाइटिंग एम्परर लेवल पर पहुंच गया और अजीब आग की रैंकिंग लिस्ट में वह रहस्यमय नंबर 1 कोई और नहीं बल्कि तुशे प्राचीन सम्राट था। इसलिए जिस पल सुप्रीम फ्लेम और फॉलन हॉट फ्लेम मिले, दोनों तरफ के विचार हिलने लगे। प्रहार प्रहार! इस समय स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर लगातार कांपने लगा। अच्छा नहीं, फॉलन हॉट फ्लेम फिर से सील पर असर डाल रहा है।
सुकियान का चेहरा एक पल में पूरी तरह बदल गया। उन्होंने इस स्थिति का अनुभव बहुत बार किया था। दिलचस्प, लिन युआन मुस्कुराया। वह बहुत शांत लग रहा था। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि ओरिजिनल काम में जब फॉलन हॉट फ्लेम भड़की तो इन अकेडमी में सभी की मिली-जुली ताकत भी उसे क्यों नहीं दबा पाई। क्योंकि अगर इस समय फॉलन हॉट फ्लेम पूरी ताकत से भड़कती तो उससे निकलने वाली खतरनाक ताकत लगभग एक फाइटिंग वेंडेबल पावर हाउस के बराबर होती। दूसरे शब्दों में, बिना किसी खास तरीके के फॉलन हॉट फ्लेम का सामना करने के लिए सफल होने के लिए किसी फाइटिंग वेंडेबल की ताकत की जरूरत होगी। डिंग, होस्ट की लोकेशन पर एक स्पेशल एनर्जी एंटिटी का पता चला। डिंग, मिशन जारी, कृपया 1 घंटे के अंदर फॉलन हॉट फ्लेम को काबू करें। मिशन पूरा होने पर इनाम, होस्ट के लिए 2000 पॉइंट्स, माय डियर डॉपलकैनन की एक कॉपी। मेरे डॉपलकैनन पर नोट, इसमें मेजर 1000 वर्ड्स के सभी पिल फॉर्मूले साथ ही अल्केमिस्ट इनसाइट शामिल हैं। मिशन फेल होने पर पेनल्टी, रैंडमली एक -5 स्टार कल्टीवेशन लेवल कम हो जाएगा। डिंग, होस्ट, क्या आप मिशन स्वीकार करते हैं? तभी सिस्टम की आवाज अचानक लिन युआन के दिमाग में गूंजी। मेरे डॉपलकैनन, सिस्टम का मिशन इंट्रोडक्शन सुनने के बाद लिन युआन की आंखें चमक उठी। ये सचमुच एक बड़ा खजाना था। लिन युआन के ट्रांसमाइग्रेशन के बाद हालांकि उसे हान फैन की सारी ताकत और टेक्निक विरासत में मिली थी और उसकी आत्मा पहले ही स्पिरिचुअल दायरे में पहुंच चुकी थी, फिर भी उनकी कीमिया स्किल्स अभी भी हान फैन के ओरिजिनल ज्ञान तक ही सीमित थी। इसलिए भले ही लिन युआन अब एक ग्रेट पिल्स को बेहतर बना सकता था, एल्डर याओ की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था। ऐसा किसी और वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उनकी एल्केमी की समझ की गहराई और उनके पिल फॉर्मूला का जमाव एक ही लेवल पर नहीं था। हालांकि अगर लिन युआन को यह मेरियड डॉपलकैनन मिल जाता तो चीजें अलग होती। मेरियड डॉपलकैनन के डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि इसमें मेजर 1000 वर्ड्स के सभी पिल फॉर्मूले और एल्केमी इनसाइट शामिल हैं। अगर लिन युआन इसमें पूरी तरह से मास्टर हो जाता तो उसका एल्केमी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता। फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट मेजर 1000 वर्ड्स के अंदर सिर्फ एक लोअर प्लेन था। तो एक बार जब वह माय डियर डॉपलकैनन के साथ जुड़ गया और मेजर 1000 वर्ड्स से टॉप टियर अल्केमिस्ट इनसाइट्स ले ली तो उसका लेवल तुरंत मेजर 1000 वर्ड्स में भी फर्स्ट क्लास में रैंक कर जाएगा। दूसरे शब्दों में, तब तक लिन युआन की कीमिया तुरंत फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट के पीक पर खड़ी होगी। स्वीकार करना, ये सोचकर लिन युआन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे मिशन को स्वीकार कर लिया। उसने शुरू में वैसे भी फॉलन हॉट फ्लेम को दबाने का प्लान बनाया था। इस तरह सिस्टम असल में उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स दे रहा था। डिंग, होस्ट ने मिशन स्वीकार कर लिया है। कृपया 1 घंटे के अंदर फॉलन हॉट फ्लेम को शांत करें। काउंटडाउन 59 मिनट 58 सेकंड। हाँ, लिन युआन ने धीरे से सांस छोड़ी, फिर सुकियान की तरफ देखा और कहा, एल्डर सुकियान, फॉलन हॉट फ्लेम के इस कहर के बारे में क्या आपकी इन अकेडमी को इसे दबाने का भरोसा है? यह सुकियान एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसकी अभी की हालत को भूल जाए, अपने पीक पर भी फॉलन हॉट फ्लेम को दबाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में एल्डर सुकियान, प्लीज इस बार मुझ पर भरोसा करें। मैं फॉलन हॉट फ्लेम का ध्यान रखूंगा और मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपकी एकेडमी का स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग पावर अपना असली काम नहीं खोएगा। बोलने के बाद लिन युआन चुपचाप सुकियान के जवाब का इंतजार करने लगा। लिन युआन के बोलने के बाद सुकियान की आंखों में एक उलझन भरी नजर आ गई। अभी के हालात को देखते हुए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए बस एक पल सोचने के बाद सुकियान बोला, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग पावर पहले की तरह काम करता रहेगा? मैं कुछ कर रहा हूं। लिन युआन ने हाँ में सिर हिलाया। अच्छा, उस मामले में ये बुरा आदमी एक बार आप पर भरोसा करेगा। पक्का जवाब मिलने के बाद सुकियान ने दांत पीस लिए और आखिरकार फैसला ले लिया। निश्चिंत रहें, मैं आपकी अकादमी को निराश नहीं करूंगा। सुकियान को सहमत देखकर लिन युआन ने भी राहत की सांस ली। हालांकि सुकियान और दूसरों की ताकत से उसे कोई असली खतरा नहीं था, लेकिन लिन युआन सच में इन अकेडमी के साथ ज्यादा टेंशन नहीं बनाना चाहता था। अब वह आखिरकार आजादी से काम कर सकता था। पत्नी, कृपया पहले एल्डर सुकियान के साथ बाहर जाएं। फॉलन हॉट फ्लेम की मौजूदा ताकत बहुत ज्यादा थी। अगर मेडुसा बहुत पास आ जाती तो लिन युआन को डर था कि उसे नुकसान हो सकता है। मैं आपके साथ रहूंगा। मेडुसा हिली नहीं, उसकी खूबसूरत आंखों में चिंता की एक झलक दिख रही थी। हालांकि वह जानती थी कि लिन युआन की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन अजीब आग आखिर आसमान और धरती से ही पैदा होती है और उसमें भयानक विनाशकारी ताकत होती है, इसलिए वह चिंता किए बिना नहीं रह सकी। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे फेसबुक पर शेयर करें। लेखक आपका बहुत आभारी है। 187 चैप्टर 187 इनविजिबल फायर पाइथन को पीटना। निश्चिंत रहो, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मत भूलना, तुम्हारा आदमी आपके इस्तेमाल का जनक है। मेडुसा का परेशान चेहरा देखकर लिन युआन ने तुरंत एक तसल्ली देने वाली मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है। लिन युआन की यह बात सुनकर मेडुसा एक पल के लिए हिचकिचाई और आखिर में सिर हिलाया। तो सावधान, ये कहकर वह सुकियान के साथ चली गई। उन दोनों के जाने के बाद पूरे स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग पावर में केवल लिन युआन ही रह गया। ये सील असल में काफी दिलचस्प है। थोड़ी देर खोजने के बाद लिन युआन को इन अकेडमी द्वारा लगाई गई सील मिल गई। इस सील की ताकत सच में बहुत ज्यादा थी, लेकिन ऐसा लगता था कि इसका खास सप्रेशन इफेक्ट सिर्फ अजीब आग के खिलाफ ही था। अगर इस सील का इस्तेमाल किसी मजबूत इंसान एक्सपर्ट पर किया जाए तो मुझे डर है कि डुआन भी इसे दबा नहीं पाएगा। बूम, जैसे ही लिन युआन सील का अध्ययन कर रहा था, ब्लैक होल के अंदर से एक और बड़ी दुर्घटना की आवाज आई। ये देखकर लिन युआन ने ठंडी सांस ली। तुरंत उसने अपना हाथ बढ़ाया और सुप्रीम फ्लेम तुरंत बाहर निकल आई। बूम बूम, लिन युआन के हाथ में सुप्रीम फ्लेम लगातार नाच रही थी, बैंगनी लपटें चमक रही थी। क्या आप भी उस फॉलन हॉट फ्लेम में दिलचस्पी रखते हैं? स्विश स्विश, लिन युआन की बातों का मतलब समझते हुए सुप्रीम फ्लेम ने सच में कुछ बार डांस किया। हे, तो चलिए देखते हैं कि फॉलन हॉट फ्लेम में ऐसा क्या खास है जो अजीब आग की रैंकिंग लिस्ट में 14वें नंबर पर है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लिन युआन की नजर अचानक तेज हो गई। उसके हाथों ने कॉम्प्लेक्स हैंड सील्स बनाई और स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग पावर के अंदर की एनर्जी तुरंत भड़कने लगी। इसके बाद सुप्रीम फ्लेम लगातार घूमती रही और एक सांस के बाद लिन युआन के हाथ में एक बड़ा आग का गोला दिखाई दिया। आंखें सिकोड़ते हुए लिन युआन ने नीचे देखा, फिर अचानक अपने हाथ में लिए आग के गोले को ब्लैक होल में फेंक दिया। बूम, जैसे ही आग का गोला ब्लैक होल में गिरा, अचानक भयानक एनर्जी की लहरें आसपास की तरफ फैल गईं। तभी सील टूट गई और एक अदृश्य फायर पाइथन एक पल में उसके अंदर से उड़कर बाहर आ गया। गर्जन, जैसे ही इनविजिबल फायर पाइथन बाहर आया, वह खुशी से आसमान की ओर दहाड़ने लगा। उसके भयानक सांप के सिर पर बहुत ज्यादा खुशी का भाव था। स्विश स्विश स्विश, इनविजिबल फायर पाइथन लगातार इधर-उधर रेंग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इतने सालों तक बंद रहने की वजह से उसे दबा हुआ महसूस हो रहा हो। जिस पल से उसे होश आया, वह हमेशा उस बिना सूरज वाले मैग्मा में रहा। ये बाड़े में बंद सुअर या कुत्ते जैसा था, जिसे लोगों के पालन पोषण के लिए मशीन बना दिया गया था। गर्वित फॉलन हॉट फ्लेम के लिए यह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन सील बहुत मजबूत थी। फॉलन हॉट फ्लेम ने अनगिनत बार उसे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में वह हमेशा नाकाम रही। लेकिन अब बात अलग थी। वह शापित सील टूट गई थी और वह आखिरकार बिना किसी रोक-टोक के अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकती थी। थोड़ी देर गुस्सा निकालने के बाद इनविजिबल फायर पाइथन ने पास में ही एक इंसान को देखा। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उस इंसान के हाथ में उसने अपनी ही तरह का एक सदस्य देखा। हिस हिस, जीभ फड़फड़ाते हुए इनविजिबल फायर पाइथन का एक्सप्रेशन कुछ लालची हो गया। जब तक वह इस इंसान को खा सकता है या उसके शरीर के अंदर की अजीब आग को खा जाने के बराबर होगा। इस तरह इनविजिबल फायर पाइथन की पावर तुरंत कई रैंक बढ़ जाएगी। क्या तुम मुझे खाने की कोशिश कर रहे हो? इनविजिबल फायर पाइथन के एक्सप्रेशन से लिन युआन इसका मतलब समझ गया और उसे ये थोड़ा मजेदार लगा। एक जानवर जिसकी बुद्धि अभी जागी थी और वह असल में उसे खाना चाहता था। गर्जन, जैसे ही लिन युआन की आवाज धीमी हुई, इनविजिबल फायर पाइथन ने जोर से दहाड़ मारी और तुरंत लिन युआन की ओर दौड़ा। बूम बूम, रास्ते में अजीब अनदेखी आग की लपटें लगातार सभी दिशाओं में निकल रही थी। कुछ ही पल में लिन युआन के चारों ओर की सभी दिशाएं अदृश्य लपटों से भर गईं। धत्तेरे की, ये जानवर सच में टैक्टिक्स इस्तेमाल करना जानता है। लिन युआन कुछ हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इनविजिबल फायर पाइथन असल में जानता होगा कि उसे पीछे हटने से कैसे रोकना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आजकल अजीब आग की इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा हो गई है? सूश, इस छोटे से पल में इनविजिबल फायर पाइथन पहले ही लिन युआन से 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। भाड़ में जाओ, लिन युआन चिल्लाया और जैसे ही इनविजिबल फायर पाइथन पास आया, उसने अचानक उस पर मुक्का मारा। टकराना, एक धीमी आवाज आई और इनविजिबल फायर पाइथन का शरीर अचानक पीछे की ओर उड़ गया। अरे, ये फॉलन हॉट फ्लेम सच में थोड़ी परेशानी वाली है। इनविजिबल फायर पाइथन को मुक्का मारकर भगाने के बाद लिन युआन खुद को कोसने से रोक नहीं सका, क्योंकि ठीक इसी समय वे अजीब दिखाई न देने वाली लपटें पता नहीं कब चमत्कारिक ढंग से फिर से उसके शरीर में घुस गईं। और वहां एक से ज्यादा थे। ऐसे चमत्कारी तरीके सचमुच अकल्पनीय थे। हालांकि इन अजीब दिखाई न देने वाली लपटों से लिन युआन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उनमें से कई का होना थोड़ा परेशानी भरा था। सर्वोच्च ज्वाला, इसे मेरे लिए भस्म कर दो। तुरंत लिन युआन ने सुप्रीम फ्लेम को कंट्रोल किया और अपने शरीर के अंदर की अदृश्य लपटों पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ सांसों के बाद लिन युआन के शरीर के अंदर की अदृश्य लपटें तुरंत सुप्रीम फ्लेम द्वारा भस्म हो गईं।
दहाड़ दहाड़ दहाड़। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अदृश्य अग्नि अजगर फिर से दहाड़ा और लिन युआन की ओर बढ़ा। जानवर, अगर मैं अपनी ताकत नहीं दिखाऊंगा तो तुम मुझे सच में बीमार बिल्ली समझोगे। स्विश स्विश। अगले ही पल लिन युआन के दोनों तरफ अचानक दो आकृतियां दिखाई दी। अभी यहाँ कोई बाहरी नहीं था, इसलिए लिन युआन ने पीछे नहीं हटे और सीधे वन क्यूई ट्रांसफॉर्मिंग को 3 प्योरिटीज में बदल दिया। इसके बाद तीनों लिन युआन एक साथ आगे बढ़े। लिन युआन का मुख्य शरीर जो सुप्रीम फ्लेम को कंट्रोल कर रहा था, पूरी तरह से बैंगनी लपटों से घिरा हुआ था, बिल्कुल आग के देवता की तरह। चटक चटक। लिंगी के शरीर के चारों ओर लगातार बिजली चमक रही थी। ये क्रिम्सन फ्लेम डेमन लाइटनिंग थी। क्रिम्सन फ्लेम डेमन लाइटनिंग के आग क्रिम्सन रिबन जैसे थे, जिससे लिंगी शानदार ढंग से चमक रहा था। महान सूर्य अमरपाम। लिने ने धीमी आवाज में चिल्लाया और सीधे डू टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। एक पल में भयानक एनर्जी वाले 3 हमले इनविजिबल फायर पाइथन पर तुरंत गिरे। आउटल्ड। इस बार पहले घमंडी और रौबदार इनविजिबल फायर पाइथन ने तुरंत लगातार बुरी चीखें निकाली। लिन युआन की ताकत पहले ही 7 स्टार डू ज़ोन पीक तक पहुंच चुकी थी और उसके क्लोन में उसके मुख्य शरीर जितनी ही ताकत थी। इसके अलावा रहस्यमय बिजली को खाने के बाद लिंगी की लड़ने की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। इसके अलावा लिनियर की डू टेक्निक से भी मदद मिली। इन ऑपरेशंस के बाद इनविजिबल फायर पाइथन को तुरंत तब तक पीटा गया जब तक उसका गुस्सा खत्म नहीं हो गया। हालांकि इसकी ताकत डू ज़ोन के बहुत करीब थी, लेकिन लिन युआन के 1 क्यूई ट्रांसफॉर्मिंग इनटू 3 प्योरिटीज को छोड़ने के बाद अगर वह पूरी ताकत से बाहर निकलता तो 2 स्टार डू ज़ोन भी उसे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर पाता। अपनी बीमारी का फायदा उठाकर अपनी जान ले लो। इसके बाद लिन युआन के कमांड में वह और उसके क्लोन एक बार फिर इनविजिबल फायर पाइथन की ओर बढ़े। पिछले बार के बाद इनविजिबल फायर पाइथन का ऑरा काफी कमजोर हो गया था और लिन युआन का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। तीनों में से एक ने इनविजिबल फायर पाइथन की पूंछ पकड़ी और उसे जोर से घुमाया। बूम। विशाल शरीर जमीन पर गिरा, जिससे एक दबी हुई आवाज निकली। टकराना। इसके बाद एक और व्यक्ति ने अदृश्य अग्नि अजगर के सिर पर मुक्का मारा। ठीक इसी तरह मेन बॉडी और क्लोन्स की मिली जुली कोशिशों से इनविजिबल फायर पाइथन को एक दुखद और अमानवीय पिटाई का सामना करना पड़ा। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। लेखक बहुत आभारी होंगे। 188 चैप्टर 188 गिरे हुए दिल की लौ का बीज हाथ में है। चैप्टर 188 फॉलन हॉट फ्लेम सीड मिल गया है। अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय के बाद शुरू में जोशीला और प्रभावशाली इनविजिबल फायर पाइथन लिन युआन से तबाह होने के बाद पहले से ही जख्मों से भरा हुआ था। ताइवानी नॉवेल के लिए सुपर पावर सबसे अच्छा विकल्प है। उसकी बड़ी बड़ी पुतलियां अब डर से भर गई थी। उसाम इंसानी भावना ने सच में समझाया कि पोते का रोल करने का क्या मतलब है। हाँ, इस समय अदृश्य अग्नि अजगर ने पोते का खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा यह इंसान इतना शक्तिशाली होगा। शुरू से आखिर तक ये बस एक तरफा नरसंहार था। बस इतना ही। तुम मार खाने के लिए बहुत कमजोर हो, है ना? इनविजिबल फायर पाइथन की दयनीय हालत देखकर लिन युआन ने उसे हाथ मिलाया और मुंह बनाया। साथ ही उन्हें अपनी ताकत की गहरी समझ भी मिली। इस समय अगर लिन युआन अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करे और 1 क्यूई ट्रांसफॉर्मिंग इनटू 3 प्योरिटीज के साथ मिल जाए तो वह 2 स्टार डू ज़ोन से मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत होगा। बूश। एक चमकती रोशनी और लिन युआन ने तुरंत दोनों क्लोन को वापस बुला लिया। ये देखते हुए कि तुम्हारे लिए होश में आना कितना मुश्किल था, मेरे सामने सरेंडर कर दो और मैं तुम्हें जीने का मौका दे सकता हूं। असल में लिन युआन ने फॉलन हॉट फ्लेम की चेतना को सीधे खत्म करने और फिर उसे खा जाने का प्लान बनाया था। लेकिन कुछ सोचने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना मन बदल लिया। सभी चीजों में आत्मा होती है। अजीब आग आसमान और धरती से पैदा होती है और ऐसे ग्रुप को बनने में हजारों साल लगते हैं। और अजीब आग की रैंकिंग लिस्ट में ऊपर रैंक वाली कुछ अजीब आग के अलावा दूसरों के लिए सेंसियंस डेवलप करना कितना मुश्किल है। इसलिए लिन युआन ने इनविजिबल फायर पाइथन के शरीर से सीधे फॉलन हॉट फ्लेम का फायर सीड निकालने का फैसला किया। जहां तक इनविजिबल फायर पाइथन से बने स्पिरिचुअल शरीर की बात है तो वह उसे कुछ समय के लिए उसी पर छोड़ देगा। इस तरह उसे न सिर्फ फॉलन हॉट फ्लेम मिलेगा बल्कि उसे डू ज़ोन एक्सपर्ट के बहुत करीब एक फ्री हेल्पर भी मिलेगा। हिस हिस। इनविजिबल फायर पाइथन ने अपनी जीभ हिलाई, ऐसा लगा जैसे वह चुपचाप विरोध कर रहा हो। ये बड़ी मुश्किल से सील से बचकर निकला था। अगर यह सच में अपने सामने वाले इंसान के सामने सरेंडर कर देता तो क्या इसे दूसरों के कंट्रोल में नहीं रहना पड़ता? हम एहसान फरामोश मत बनो। क्या तुम मानते हो कि मेरी उंगली के एक झटके से इन कुछ 100 सालों में तुमने जो समझ बनाई है वह तुरंत राख में बदल जाएगी? इनविजिबल फायर पाइथन की हिचकिचाहट देखकर लिन युआन ने तुरंत ठंडी सांस ली और उसके हाथ में एनर्जी आ गई। वो ये देखकर इनविजिबल फायर पाइथन डर के मारे लगभग पेशाब कर बैठा। उसे पता था कि यह इंसान कितना ताकतवर है। अगर वह इसे पहले की तरह कुछ और बार मारता तो शायद यह आज सचमुच मर जाता। अभी के इनविजिबल फायर पाइथन की समझ किसी आम छठे दर्जे के डेमोनिक बीस्ट से कम नहीं थी। उसके अपने विचार थे। इसलिए इस समय उसके मन में विचार होने लगा, अगर यह सच में वैसा ही था जैसा उस इंसान ने कहा था तो उसके शरीर में मौजूद आग का बीज जरूर निकाला जाएगा। हालांकि यह फायर सीड के बिना अपनी असली ताकत बनाए रख सकता है, लेकिन भविष्य में इसकी ग्रोथ निश्चित रूप से बहुत सीमित होगी। लेकिन अगर वह आखिर तक विरोध करता तो आखिर में वह इंसान उसे मार डालता। उस स्थिति में सब कुछ एक भ्रम बन जाएगा। इनविजिबल फायर पाइथन ने सावधानी से लिन युआन को देखा। थोड़ी कोशिश के बाद उसने धीरे-धीरे अपना बड़ा शरीर हिलाया और लिन युआन के पैरों में गिर पड़ा। ये साफ था कि उसने समझौता करने का फैसला किया था। हे दिलचस्प। लिन युआन ने ऊपर से अपने पैरों के पास अदृश्य फायर पाइथन को देखा। यह आदमी सच में बहुत अच्छा हो गया था। ये तो ये भी जानता था कि उसे कैसे फायदा उठाया जाए। असल में इनविजिबल फायर पाइथन के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह सरेंडर कर दे तो भी उसमें थोड़ी चेतना बनी रह सकती है, लेकिन अगर वह आखिर तक विरोध करता है तो वह आखिरकार मौत से नहीं बच पाएगा। अच्छी तरह मरने से बेहतर है कि बुरी जिंदगी जी जाए। इनविजिबल फायर पाइथन को आज की समझ और अपने विचार सैकड़ों साल बाद ही मिले थे। वह सच में ये सब खोना नहीं चाहता था। ठीक है, अब मैं तुम्हारे शरीर से फॉलन हॉट फ्लेम का फायर सीड निकालने जा रहा हूं। विरोध मत करना। जैसे ही लिन युआन ने बोलना खत्म किया, इनविजिबल फायर पाइथन की आंखों में अकेलेपन की झलक दिखी। वह कुछ उदास लग रहा था। नाराज मत हो। हालांकि फॉलन हॉट फ्लेम शक्तिशाली है, लेकिन इसकी क्षमता आखिरकार सीमित है। आपकी स्थिति को देखते हुए आप भविष्य में ज्यादा से ज्यादा डू ज़ोन लेवल पर ही रुकेंगे। अब से मन की शांति के साथ मेरे पीछे आओ। जब तक तुम ठीक से रहोगे शायद मैं तुम्हारे लिए 9 सेरेन अर्थ नेदर पाइथन का शरीर ढूंढ सकूं। लिन युआन झूठ नहीं बोल रहा था। हालांकि फॉलन हॉट फ्लेम एक अजीब आग थी, लेकिन अजीब आग की रैंकिंग लिस्ट में इसे सिर्फ 14वें नंबर पर रखा गया था। ओरिजिनल काम की उनकी समझ के हिसाब से अजीब आग की रैंकिंग लिस्ट में 10वें नंबर पर आने वाली अजीब आग की ताकत ज्यादा से ज्यादा एक डू ज़ोन एक्सपर्ट के बराबर थी। लेकिन 9 सेरेन अर्थ नेदर पाइथन अलग था। यह एक पुराना अजीब जानवर था जिसमें डूशेंग बनने की क्षमता थी। जब तक इनविजिबल फायर पाइथन उसके प्रति वफादार रहेगा, भविष्य में 9 सेरेन अर्थ नेदर पाइथन का शरीर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। गर्जन। लिन युआन की बातें सुनकर इनविजिबल फायर पाइथन की आंखों में तुरंत रोशनी की एक चमक दौड़ गई। तुरंत ही वह उत्साह से दहाड़ते हुए वहीं पर कुछ बार घुमा। अपने मन को शांत करो, विरोध मत करो। इनविजिबल फायर पाइथन को दिलासा देने के बाद लिन युआन के हाथ से तुरंत आग की किरणें निकलने लगी। फिर उसने अपनी उंगली उसके ग्लाबेला की ओर उठाई। इनविजिबल फायर पाइथन ने विरोध नहीं किया और लिन युआन को काम करने दिया। कुछ सांसों के बाद फायर पाइथन के सिर से धीरे-धीरे एक अदृश्य लौ निकली। ये दिखाई न देने वाली लौ फॉलन हॉट फ्लेम का आग का बीज थी। अगर कोई ध्यान से न देखे तो ये दिखाई नहीं देगी। ये फॉलन हॉट फ्लेम की भी एक खासियत थी, अदृश्य और रंगहीन, बिना किसी निशान के लोगों पर हमला करना। आग का बीज निकालने के बाद इनविजिबल फायर पाइथन का एक्सप्रेशन बहुत सुस्त हो गया और उसकी पलकें लगातार काम रही थी। ये देखकर लिन युआन ने सबसे पहले फॉलन हॉट फ्लेम के आग के बीज को अपने पेट में निगल लिया और उसे सुप्रीम फ्लेम से लपेट लिया। तुरंत उसने अपनी हथेली घुमाई और एक बहुत सुंदर जैक की बोतल दिखाई दी। तुम्हें कुछ समय के लिए ठीक होने के लिए इस जैक की बोतल में जाना चाहिए। जब मैं आग के बीज को खाकर उसे ठीक कर लूंगा तो मैं तुम्हारी ओरिजिन क्यूई को ठीक कर दूंगा। इनविजिबल फायर पाइथन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। उसका शरीर तुरंत रोशनी की एक लकीर में बदल गया और जैक बोतल में छेद कर दिया। जैक की बोतल को हटाने के बाद लिन युआन की नजर एक बार फिर ब्लैक होल पर गई। उसकी आंखें कुछ झिझक रही थीं। वह जानता था कि जमीन में मैग्मा के नीचे प्राचीन सम्राट तुशे की अमर गुफा थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह सच में ये देखना चाहता था कि मशहूर डूडी इमोर्टल गुफा कैसी दिखती है। छोड़ो, मेरी अभी की ताकत को देखते हुए रिस्क न लेना ही बेहतर है। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद लिन युआन ने आखिरकार जांच करने का विचार छोड़ दिया। आखिरकार तुशे प्राचीन सम्राट की अमर गुफा के बाहर चोटी पर एक 9 सितारा डूशेंग झूकन अभी भी उसकी रखवाली कर रहा था। अगर वह लापरवाह होता और उस बूढ़े ड्रैगन ने उसे मार दिया होता तो यह इसके लायक नहीं होता। अगले ही पल लिन युआन की आंखों में आग की 2 किरणें उभरी और उसने फिर से ब्लैक होल में देखा। इस बार वह फॉलन हॉट फ्लेम के एक और युवा अंकुर की तलाश में था। क्योंकि उसने सुकियान से स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर का मामला सुलझाने में मदद करने का वादा किया था, इसलिए लिन युआन अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। यह पाया, खोज के बाद छोटी अदृश्य लपटों का एक समूह लिन युआन की नजर में आया। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया तो कृपया इसे फेसबुक पर शेयर करें। लेखक बहुत आभारी है। 189 चैप्टर 189 लावा में जलता हुआ छिपकली आदमी।
ये फॉलन हॉट फ्लेम सिर्फ एक सिर के साइज का था और इससे निकलने वाला टेंपरेचर लिन युआन के शरीर के अंदर मौजूद फॉलन हॉट फ्लेम से बहुत कम था। अगर लिन युआन के शरीर के अंदर फॉलन हॉट फ्लेम एक बहुत बड़ा सागर था तो उसके सामने वाली फ्लेम सिर्फ एक छोटा सा बुलबुला था। बेशक चाहे वह अपने शुरुआती दौर में हो या बड़े, ये चीज आखिरकार एक स्वर्गीय ज्वाला ही थी। और लिन युआन का इस जवान फॉलन हॉट फ्लेम को ढूंढने का असली मकसद बस इसकी खासियत थी, एक कल्टीवेट शीट। जब तक उसने एक फॉर्मेशन के जरिए इस जवान फॉलन हॉट फ्लेम के अंदर की क्षमता को स्टिमुलेट किया और अपने शरीर में मैच्योर फॉलन हॉट फ्लेम का पोषण मिला दिया तो स्काई बर्निंग क्यूवी रिफाइनिंग टॉवर अपना ओरिजिनल काम फिर से शुरू कर देगा। इसके अलावा क्योंकि यह फॉलन हॉट फ्लेम अभी भी बहुत छोटी थी इसलिए यह स्काई बर्निंग क्यूवी रिफाइनिंग टॉवर पर कोई असर नहीं डालेगी। अरे मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। अगले ही पल जब लिन युआन की नजर इस जवान फॉलन हॉट फ्लेम के आसपास पड़ी तो वह हैरानी से चिल्लाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि जिस जगह पर छोटा फॉलन हॉट फ्लेम था उसके नीचे एक रहस्यमय कंकाल चुपचाप रखा गया था। ओरिजिनल किताब पढ़ने के बाद लिन युआन को पता था कि इस रहस्यमय कंकाल का उनके जीवन काल में एक बहुत मशहूर नाम था, वेनेरेबल स्काईफायर। और यह वेनेरेबल स्काईफायर ही फॉलन हॉट फ्लेम का पिछला मालिक था। लिन युआन ने अपनी ठोड़ी रगड़ी, ऐसा लगा जैसे वह अपने दिल में कुछ सोच रहा हो। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक फैसला लिया, वह था वेनेरेबल स्काईफायर को अपने कमांड में लेना। ओरिजिनल काम में बताया गया था कि वेनेरेबल स्काईफायर के पास अपने जीवन काल में पीक 6 स्टार जूम जितनी ताकत थी। अब गिरने के बाद वह याओ लाओ की तरह एक आत्मा रूप बन गया था। हालांकि क्योंकि वह केमिस्ट नहीं था इसलिए उसकी आत्मा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। लेकिन यह मत भूलिए कि लिन युआन एक केमिस्ट था। उसकी स्टोरेज रिंग में कुछ दवा वाली चीजें और दवा की गोलियां थी जो आत्मा को ठीक कर सकती थी। और क्या होगा अगर उनकी आत्मा ठीक होने के बाद उन्हें वेनेरेबल स्काईफायर के लिए एक फिजिकल बॉडी मिल जाए? क्या भविष्य में उसके पास कोई और डूजन लेवल का आदमी नहीं होगा? लगता है मुझे अभी भी वहां जाना है। लिन युआन की नजरें झपक गईं। शुरू में उसका उस मैग्मा वर्ल्ड में जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब इस डूजन लेवल के आदमी के लिए उसके पास ट्रिप करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जहां तक फिजिकल बॉडी की समस्या की बात है तो शायद पहले के ज़ियाओ यांग को फ्लेम मंत्र की खासियतों और डूजोंग लेवल से ऊपर के एक्सपर्ट की फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करके इसे बेहतर बनाने की जरूरत थी। हालांकि यह मत भूलिए कि लिन युआन के पास सिस्टम था। माय डियर रियल मॉल में ऐसा क्या नहीं मिल सकता है? ये सोचकर लिन युआन को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अपनी एक झलक के साथ वह स्काई बर्निंग क्यूवी रिफाइनिंग टॉवर से गायब हो गया। कुछ देर के अंधेरे के बाद लिन युआन की आंखों के सामने एक बार फिर रोशनी आ गई। उसने देखा कि उसके सामने आग जैसे लाल मैग्मा की एक नदी थी। उस मैग्मा के अंदर का भयानक तापमान शायद एक डूबान को एक पल में जलाकर सिर्फ हड्डियां बना देगा। बूम! सुप्रीम फ्लेम जोर से भड़की जिसने लिन युआन को सिर से पैर तक कसकर लपेट लिया। हालांकि उनकी अभी की ताकत 7 स्टार डूजों के पीक तक पहुंच गई थी, लेकिन अगर उसे हेवनली फ्लेम की सुरक्षा नहीं मिली होती तो शायद उसे मैग्मा के नीचे जाने में आराम महसूस नहीं होता। सुप्रीम फ्लेम की सुरक्षा में लिन युआन रास्ते में काफी रिलैक्स और सहज था, उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। जैसे जैसे लिन युआन और गहराई में गया आसपास का मैग्मा और ज्यादा गर्म होता गया। हालांकि अभी इसी समय वूश दूर से तेज हवा का झोंका आया। इस समय लिन युआन ने बहुत तेज रिएक्शन स्पीड दिखाई। उसने देखा कि उसका शरीर थोड़ा सा एक तरफ झुक गया और हवा का झोंका तुरंत उसके पास से गुजर गया। अगले ही पल 10 मीटर से भी ज्यादा दूर आग जैसी लाल आकृति मैग्मा में घूम रही थी। वह आकृति पूरी तरह से गहरे लाल रंग की थी। आसपास के मैग्मा के रंग की अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे खोजना मुश्किल होगा। इसके अलावा उस गहरे लाल रंग के शरीर पर लाल स्केल्स थे और लगभग आधा झांग लंबी लाल स्केल्स वाली पूंछ थोड़ी सी हिल रही थी। लाल परछाई भी दो पैरों पर सीधी खड़ी थी, बस फर्क इतना था कि पैर बहुत चौड़े थे और उसका सिर गोल था जिस पर छोटे छोटे स्केल्स थे। कुछ छोटी सी दिखने वाली आंखों में हल्की सी क्रूरता दिख रही थी। एक बड़ा सा मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था जिससे उसके अंदर घने नुकीले दांत दिख रहे थे। इस चीज का पूरा रूप एक छिपकली जैसा था जो सीधा चल सकती थी। तो यह मैग्मा में मौजूद जीव है, एक फ्लेम लिज़र्ड मैन। ये सच में बहुत बदसूरत है। जब लिन युआन ने फ्लेम लिज़र्ड मैन को पूरी तरह देखा तो उसे बहुत नफरत हुई। इस चीज का रूप सचमुच घिनौना था। ये देखकर कि लिन युआन ने इतनी आसानी से उसके हमले को नाकाम कर दिया, फ्लेम लिज़र्ड मैन को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से लगातार चीखने की आवाजें आने लगी। इसके बाद उसका बड़ा मुंह बार-बार खुला और बंद हुआ और सिर के आकार के मैग्मा के आग के गोले तेजी से बाहर निकले जो एक के बाद एक लिन युआन की ओर बढ़ रहे थे। तुम मौत को बुला रहे हो। ये देखकर कि इस आदमी ने कोई चाल चलने से पहले ही हमला कर दिया था, लिन युआन की आंखों में तुरंत जान से मारने का ख्याल आया। तुरंत उसने अपनी हथेली हिलाई और डरावनी डू की एनर्जी तुरंत जम गई। वूश! ये हमला बिजली की तरह था जो मैग्मा को चीरता हुआ सीधे फ्लेम लिज़र्ड मैन की ओर बढ़ रहा था। टकराना! एक आवाज आई और मैग्मा तुरंत मंथन करने लगा। इसके बाद उस बदसूरत फ्लेम लिज़र्ड मैन को देखा जा सकता था जो एक फटते हुए गुब्बारे की तरह था। उसका शरीर तुरंत टूट गया और उसकी जगह पर एक लाल क्रिस्टल रह गया जो एक डेमोनिक बीस्ट कोर जैसा था। लिन युआन ने हाथ बढ़ाकर लाल क्रिस्टल को अपनी हथेली में दबा लिया। ये चीज बुरी नहीं है। लाल क्रिस्टल के अंदर बहुत तेज आग जैसी एनर्जी थी। अगर कोई आम इंसान इस एनर्जी का जल्दबाजी में इस्तेमाल करे तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि वह फट जाए और मर जाए। लेकिन लिन युआन के लिए जिसके पास स्वर्गीय ज्वाला थी यह कोई समस्या नहीं थी। बिना कुछ सोचे समझे उसने लाल क्रिस्टल अपने मुंह में ठूंस लिया। जैसे ही लाल क्रिस्टल उसके पेट में गया वह घूमती हुई एनर्जी में बदल गया और लिन युआन के हाथ पैरों और हड्डियों में भर गया। इसके तुरंत बाद लिन युआन को लगा कि उसके शरीर के अंदर डू की में असल में हल्की बढ़ोतरी हुई है। इफेक्ट बुरा नहीं है, बस अफसोस है कि यह बहुत कम है। लिन युआन ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। यह एक लाल क्रिस्टल कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बराबर था। अगर और भी होते तो कितना अच्छा होता। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जैसे ही लिन युआन के मन में यह विचार आया उसके कानों में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगी। इसके तुरंत बाद उसके सामने ही मछलियों के झुंड की तरह लाल रंग की आकृतियों का एक बड़ा झुंड में आ गया। कुछ ही सांसों में फ्लेम लिज़र्ड मैन की संख्या कई सौ तक पहुंच गई थी। पलक झपकते ही लिन युआन का आसपास का इलाका अचानक फ्लेम लिज़र्ड मैन के घने झुंड से भर गया। अगर यहाँ कोई ट्राइकोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति होता तो ये दृश्य उसे डराकर वहीं बेहोश करने के लिए काफी होता, लेकिन इसके उलट जब लिन युआन ने इतने सारे फ्लेम लिज़र्ड मैन को इकट्ठा होते देखा तो उसका दिल कुछ ज्यादा ही खुश हो गया। ये सच में सो जाना है और किसी को तकिया लाना है। लिन युआन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, उसकी आंखें खुशी से भर गईं। 190 अध्याय 190 अनुभव बेबी। शुरू में लिन युआन को लगा कि लाल क्रिस्टल बहुत कम है और उसे ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, लेकिन अब ये फ्लेम लिज़र्ड मैन खजाने देने के लिए दौड़ रहे थे जिससे वह लगभग जोर से हंस पड़ा। कुछ ही समय में लिन युआन के आसपास इकट्ठा हुए फ्लेम लिज़र्ड मैन की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई थी। इसके अलावा दूर से और भी ज्यादा फ्लेम लिज़र्ड मैन आ रहे थे। इन फ्लेम लिज़र्ड मैन में लगभग एक इंसान डूलिंग के बराबर ताकत थी। लिन युआन के लिए वे बस आसान शिकार थे। स्विश स्विश रोशनी की दो चमकें गुजरी और उसके क्लोन तुरंत बुला लिए गए। क्योंकि यहाँ वैसे भी कोई बाहरी नहीं था इसलिए लिन युआन ने बस एक क्यूवी ट्रांसफॉर्मिंग को 3 प्योरिटीज में बदल दिया। इस तरह वह कुछ समय भी बचा सकता था। अब चलो अनुभव के लिए मेहनत शुरू करते हैं। जैसे ही उसके शब्द निकले तीनों आकृतियां एक साथ फ्लेम लिज़र्ड मैन की ओर दौड़ पड़ी। पुची! लिन युआन का शरीर सीधे लाल परछाइयों के घने ढेर में घुस गया। उसका चेहरा तना हुआ था और डू की उसके शरीर में घूम रहा था। उसकी हथेली में बैंगनी रंग की सुप्रीम फ्लेम आग के कोड़े जैसी थी और लिन युआन के कमान में यह अपनी मर्जी से तेज झुलसाने वाली हवा के झोंकों में बदल गई। जब भी हवा का ये झोंका किसी फ्लेम लिज़र्ड मैन से टकराता तो उसकी जबरदस्त ताकत तुरंत उसके शरीर को चकनाचूर कर देती। मरे हुए फ्लेम लिज़र्ड मैन के लिए लिन युआन तेज नजर वाला और फुर्तीला था। वह उन्हें पकड़ता, उनके शरीर में हाथ डालता, जल्दी से एक लाल क्रिस्टल निकालता, उसे अपनी स्टोरेज रिंग में भरता और आगे बढ़ता रहता। दूसरी तरफ लिन और लिन ए भी वही हरकतें दोहरा रहे थे। हालांकि फ्लेम लिज़र्ड मैन बहुत ज्यादा थे लेकिन लिन युआन और उसके दो क्लोन का सामना करने के लिए उनके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। तीनों आकृतियां फ्लेम लिज़र्ड मैन कबीले के बीच से ऐसे गुजरी जैसे वे सब्जियां काट रही हों। उनकी हरकतों के बाद फ्लेम लिज़र्ड मैन का एक समय का घना समूह धीरे-धीरे काफी कम हो गया। 1 मिनट में लिन युआन के एक क्यूवी ट्रांसफॉर्मिंग टू 3 प्योरिटी से मारे गए फ्लेम लिज़र्ड मैन की संख्या पहले ही कई सौ तक पहुंच गई थी। हालांकि लिन युआन ने तेजी से मारा लेकिन ये फ्लेम लिज़र्ड मैन कभी न खत्म होने वाले और निडर लग रहे थे। लिन युआन के तरीके कितने भी बेरहम क्यों न हो, वे फिर भी उस पर बिना सोचे समझे हमला करते रहे। दरार! लिन युआन की हथेली पर लगी सुप्रीम फ्लेम तेजी से उठी, एक तेज ब्लेड में बदल गई जिससे एक और फ्लेम लिज़र्ड मैन की जान चली गई। सुन्न चेहरे के साथ वह फ्लेम लिज़र्ड मैन की छाती में हाथ डालकर एक लाल क्रिस्टल निकालकर उसे अपनी स्टोरेज रिंग में भर दिया। गुंजन गुंजन! तभी कई फ्लेम लिज़र्ड मैन के मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगीं। अगले ही पल सभी फ्लेम लिज़र्ड मैन चमत्कारिक रूप से रुक गए और उन्होंने अपने हमले बंद कर दिए। इस अचानक दृश्य ने लिन युआन को चौंका दिया, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। जब ये फ्लेम लिज़र्ड मैन रुके हुए थे तब उसने और उसके दो क्लोन ने दर्जनों और लोगों की जान ले ली। जल्द ही ये फ्लेम लिज़र्ड मैन एक साथ किनारों पर फैल गए और बीच में रास्ता बना लिया। रास्ते के आखिर में एक फ्लेम लिज़र्ड मैन जो साइज में 3 गुना बड़ा था लिन युआन की नजर में आया। जैसे ही यह फ्लेम लिज़र्ड मैन दिखाई दिया आसपास का माहौल तुरंत शांत हो गया। इस फ्लेम लिज़र्ड मैन से निकलने वाली आभा लिन युआन द्वारा अभी मारे गए लिज़र्ड मैन से कहीं ज्यादा डरावनी थी।
ध्यान से देखने पर लिन युआन को पता चला कि फ्लेम लिजिड मैन का ये लीडर शायद 9 स्टार डू ज़ोंग की ताकत तक पहुंच गया था। थोड़ा दिलचस्प, यह मैग्मा वर्ल्ड सच में तो प्राचीन सम्राट की गुफा के पास होने के लायक था ताकि इतने सारे शक्तिशाली प्राणियों को पाल पोस सके। हालांकि लिन युआन के लिए इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। जितने ज्यादा फ्लेम लिजिड मैन थे, वह उतना ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया। लिन युआन की नजर में ये फ्लेम लिजिड मैन सभी जीवित एक्सपीरियंस पॉइंट थे। तगड़ा फ्लेम लिजिड मैन धीरे-धीरे मैग्मा पर चला, लिन युआन पर मजाकिया नजर डाली और जान से मारने की नियत से भरी आवाज निकाली। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उनके चारों ओर मौजूद बहुत सारे फ्लेम लिजिड मैन ने अचानक अपने बड़े मुंह खोल दिए। जैसे ही उनके बड़े मुंह खुले, आसपास का मैग्मा अचानक तेजी से उछलने लगा। एक के बाद एक मैग्मा के आग के गोले ओलों की तरह लिन युआन की ओर ऐसे गिर रहे थे जैसे वे मुक्त हों। ये दृश्य देखकर तीनों आकृतियां फिर बाहर निकल गईं। उनकी स्पीड लिमिट तक बढ़ा दी गई थी और बड़े-बड़े आग के गोले उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। पलक झपकते ही दर्जनों और फ्लेम लिजिड मैन मारे गए। गर्जन, ये देखकर कि लिन युआन पीछे नहीं हटा, बल्कि और भी खुशी से मारते हुए आगे बढ़ा, उस ताकतवर फ्लेम लिजिड मैन ने गुस्से में धार मारी। तुरंत ही उसने अपने बड़े पंजे लहराए और लिन युआन पर हमला कर दिया। बहुत अच्छा, अपने दो क्लोन को आसपास के फ्लेम लिजिड मैन का शिकार जारी रखने का ऑर्डर देते हुए लिन युआन को तेजी से उस बड़े आदमी की ओर बढ़ा। इस समय उसके हाथ में मौजूद सुप्रीम फ्लेम अचानक 3 फुट छोटे ब्लेड में बदल गई। छोटा ब्लेड छोटा और फुर्तीला था, जो लिन युआन के हाथ में लगातार पैटर्न बदल रहा था। अगले ही पल आग की छोटी सी धार रोशनी की एक धारा की तरह तेजी से चली और उस बड़े फ्लेम लिजिड मैन की गर्दन में घुस गई। उसका सिर उड़ गया। 9 सितारा डू ज़ोंग फ्लेम लिजिड मैन लिन युआन का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने हाथ बढ़ाकर उसकी छाती से एक और लाल क्रिस्टल निकाला। ये लाल क्रिस्टल लिन युआन द्वारा पहले इकट्ठा किए गए क्रिस्टल से बहुत बड़ा था। साथ ही उसमें मौजूद एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। साफ है, फ्लेम लिजिड मैन जितना ताकतवर होगा, उसके क्रिस्टल में उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। मारना, फ्लेम लिजिड मैन लीडर से निपटने के बाद लिन युआन नहीं रुका और दूसरे फ्लेम लिजिड मैन की ओर फिर से बढ़ गया। ठीक इसी तरह लिन युआन और उसके दो क्लोन के मारे जाने के बाद फ्लेम लिजिड मैन की संख्या लगातार कम होती गई। पुची, जब आखिरी फ्लेम लिजिड मैन गिरा, तो बड़े मैग्मा में सिर्फ 3 ही आकृतियां बची थीं। सूश, यहाँ सभी फ्लेम लिजिड मैन को खत्म करने के बाद लिन युआन ने अपने क्लोन वापस ले लिए। अपनी स्टोरेज रिंग चेक करते हुए लिन युआन ने पाया कि इस बार डू ज़ोंग फ्लेम लिजिड मैन के क्रिस्टल के अलावा उसने 2000 से ज्यादा लाल क्रिस्टल इकट्ठा किए थे। ये ट्रिप सच में बेकार नहीं गई। लिन युआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, उसका चेहरा खुशी से भर गया। अगले ही पल लिन युआन ने आराम से अपने चारों ओर एक रोक लगा दी। फिर उसने वहीं पर अपनी स्टोरेज रिंग से सारे लाल क्रिस्टल निकाल लिए। इतने सारे लाल क्रिस्टल के साथ यह मेरे लिए 8 स्टार डू ज़ोंग तक पहुंचने के लिए काफी होना चाहिए, है ना? अपने सामने छोटे पहाड़ जैसे दिखने वाले क्रिस्टल के ढेर को देखकर लिन युआन सोचने लगा। सभी फ्लेम लिजिड मैन को खत्म करने के बाद उनकी अभी की जगह कुछ समय के लिए सुरक्षित थी। इसलिए उन्होंने एक रोक लगाई और सबसे पहले यहीं से ब्रेक थ्रू करने का इरादा किया। एक मुट्ठी में क्रिस्टल उठाकर लिन युआन के हाथ में तुरंत दर्जनों लाल क्रिस्टल आ गए। बिना सोचे समझे उसने उन्हें सीधे अपने मुंह में ठूंस लिया। क्रिस्टल उसके मुंह में गए और तुरंत घूमती उबलती एनर्जी में बदल गए, जिससे लिन युआन के मेरिडियन को पोषण मिला। 191 चैप्टर 191 एक और कामयाबी 8 स्टार डू ज़ोंग। चैप्टर 191 एक और सफलता 8 स्टार डू ज़ोंग। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन युआन के मुंह में और भी ज्यादा लाल क्रिस्टल भेजे जाने लगे और उसके शरीर से निकलने वाला ऑरा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जब आखिरी लाल क्रिस्टल उसके मुंह में गया, तो लिन युआन के शरीर के अंदर डू क्यूई पहले ही एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच चुका था। हालांकि वह अभी भी 8 स्टार डू ज़ोंग के ब्रेक थ्रू से बस एक कदम दूर था। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। लिन युआन ने धीरे से अपनी स्टोरेज रिंग से 9 स्टार डू ज़ोंग लिजिड मैन से मिला क्रिस्टल निकाला। उसमें से आती एनर्जी को महसूस करते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने मुंह में भर लिया। बूम, जैसे ही यह क्रिस्टल उसके मुंह में गया, लिन युआन को तुरंत अपने शरीर के अंदर एक भयानक एनर्जी का विस्फोट महसूस हुआ। वह हिंसक ऊर्जा तुरंत लिन युआन के शरीर के हर हिस्से में फैल गई। हिस, दर्द की लहरें उठी और लिन युआन ने अनजाने में एक तेज सांस ली। बूम, अपने शरीर में दर्द सहते हुए लिन युआन ने जल्दी से फ्लेम मंत्र का जाप किया। एक पल में सुप्रीम फ्लेम भी तेजी से घूमने लगी। लिन युआन के मेरिडियन जो हिंसक एनर्जी से टूट गए थे, कुछ ही पलों में अपनी असली हालत में वापस आ गए। इस समय उसके शरीर में डू क्यूई तेजी से बढ़ने लगा। तेजी से बढ़ते डू क्यू को कंट्रोल करते हुए लिन युआन ने उसे उस एनर्जी बैरियर की ओर बढ़ने का निर्देश दिया। टकराना, पहले इंपैक्ट के साथ एनर्जी बैरियर बिल्कुल भी नहीं हिला। टकराना, दूसरे इंपैक्ट के साथ एनर्जी बैरियर कुछ बार हिला और फिर शांत हो गया। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। ये देखकर लिन युआन ने दांत पीस लिए, उसके हाथों ने तेजी से सील बना ली और उसने हमला करने के लिए अपने शरीर में डू क्यूई को तेजी से कंट्रोल किया। द थर्ड टाइम, चौथी बार, टकराना, बैंग बैंग बैंग। 10 से ज्यादा कोशिशों के बाद आखिरकार उस न टूटने वाले एनर्जी बैरियर पर एक छोटी सी दरार आ गई। दोबारा, हालांकि अगर कोई ध्यान से न देखे तो वह दरार लगभग दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन लिन युआन की आंखें खुशी से भरी हुई थी। जब तक एनर्जी बैरियर ढीला होने के संकेत देगा, तब तक इसे तोड़ना बस समय की बात होगी। टकराना, बैंग बैंग, डू क्यूई के बार-बार असर से वह जिद्दी एनर्जी बैरियर आखिरकार एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गया। ये लगभग सफल है। ये देखकर लिन युआन की आंखों में एक तेज चमक आ गई। तुरंत उसने एक बार फिर अपने शरीर में डू क्यूई को आखिरी धक्का देने का निर्देश दिया। टकराना, आखिरी टक्कर के साथ लिन युआन के शरीर के अंदर की एनर्जी तुरंत फट गई और लिन युआन की कोशिशों से वह एनर्जी बैरियर आखिरकार रोशनी के छोटे-छोटे कणों में बदल गया और गायब हो गया। बूम, अगले ही सेकंड लिन युआन के शरीर से ज्वालामुखी विस्फोट जैसी एक आभा निकली। उस भयानक डुकी की वजह से आसपास का मैग्मा जोरों से हिलने लगा। चारों ओर आग के बुलबुले लगातार फूट रहे थे। सूश, लिन युआन की आंखों से एक पल के लिए 2 लपटें निकली, फिर शांत हो गईं और उससे निकलने वाली डरावनी आभा भी एक पल में गायब हो गई। 8 स्टार डू ज़ोंग, मैंने आखिरकार एक ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। लिन युआन ने अपने होंठ चटकाए। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार उसने यह बाधा पार कर ली थी। अगर बाहर वालों को पता चल जाए कि वह क्या सोच रहा है, तो बहुत सारे एक्सपर्ट जरूर मुट्ठी बांध कर आएंगे और उसे अच्छी तरह पीटना चाहेंगे। ये जानना चाहिए कि डू ज़ोंग के बाद हर सितारा एक पहाड़ की तरह है। एक आम इंसान को 1 स्टार डू ज़ोंग से 2 स्टार डू ज़ोंग बनने में शायद कई साल या कई दशक लग सकते हैं। इसके अलावा साधना के मार्ग में जितना आगे बढ़ा जाता है, उतना ही मुश्किल होता जाता है। लिन युआन जैसे पीक 7 स्टार डू ज़ोंग के लोग फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट में कम नहीं है। कुछ लोग तो मरने तक वह आखिरी कदम भी नहीं उठा पाते। लेकिन लिन युआन का क्या? सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसे 7 स्टार डू ज़ोंग तक पहुंचे हुए अभी लगभग 1 महीना ही हुआ है ना? और वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, चीटिंग करना बस अलग बात है। लोगों की तुलना करना सच में गुस्सा दिलाने वाला है। मेरी अभी की ताकत से बिना 1 ची ट्रांसफॉर्मिंग इनटू 3 प्योरिटीज इस्तेमाल किए मैं एक डाउ ज़ोन एक्सपर्ट से मुकाबला कर पाऊंगा, है ना? लिन युआन ने ध्यान से अपनी ताकत को महसूस किया। पूरी ताकत के साथ वह एक औसत डू ज़ोन एक्सपर्ट से कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर वह अपना क्लोन जोड़ लेता, तो शायद वह पीक 2 स्टार डू ज़ोन से भी लड़ सकता था। हालांकि यह अभी भी लिमिट से बहुत दूर था। मत भूलिए, फॉलन हॉट फ्लेम का बीज अभी भी लिन युआन के शरीर के अंदर चुपचाप स्टोर है। एक बार जब वह फॉलन हॉट फ्लेम को खा लेगा, तो न केवल फ्लेम मंत्र फिर से अपग्रेड हो जाएगा, बल्कि उसकी डू क्यूई ताकत भी एक बार फिर बढ़ जाएगी। उस समय लिन युआन खुद भी यह सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि उसकी लड़ने की ताकत इतनी ताकतवर हो सकती है। अब वेनेरेबल स्काईफायर से मिलने का समय आ गया है। ब्रेक थ्रू के बाद लिन युआन ने और रुकने का प्लान नहीं बनाया। दिशा कंफर्म करते हुए उसका फिगर तेजी से उस जगह से गायब हो गया और सीधे रहस्यमय कंकाल की जगह की ओर बढ़ गया। आखिरकार इस बार मैग्मा वर्ल्ड में आने का उनका मुख्य मकसद नवजात फॉलन हॉट फ्लेम और वेनेरेबल स्काईफायर के लिए था। जहां तक ताकत में ब्रेक थ्रू की बात है, ये पूरी तरह से एक अनएक्सपेक्टेड सुखद सरप्राइज था। कुछ ही देर में लिन युआन के सामने एक हल्की एनर्जी शील्ड दिखाई दी। ये देखकर लिन युआन ने हाथ बढ़ाया और धीरे से आगे की ओर स्वाइप किया। इसके तुरंत बाद एनर्जी शील्ड टूट गई और उसमें एक गैप दिखाई देने लगा। लिन युआन बिना सोचे समझे वह फिर सीधे अंदर घुस गया। जैसे ही लिन युआन का शरीर उस ट्रांसपेरेंट शील्ड को तोड़कर बाहर निकला, उसने अपने शरीर पर एक अजीब सा उतार चढ़ाव महसूस किया। जब यह उतार चढ़ाव उसके शरीर के अंदर फॉलन हॉट फ्लेम के संपर्क में आया, तो ये तेजी से और चुपचाप फैल गया और लिन युआन का शरीर सफलतापूर्वक अंदर चला गया। एनर्जी शील्ड के अंदर जाने के बाद लिन युआन सीधे रहस्यमय कंकाल की ओर चला गया। उसके पास जाने के बाद उसकी नजर कुछ देर तक रहस्यमय कंकाल पर टिकी रही और लिन युआन अपनी नजरें कंकाल के ऊपर दिख रही आग की ओर घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। ये शिशु फॉलन हॉट फ्लेम सच में बहुत कमजोर है। पास आने पर लिन युआन को और साफ महसूस हो रहा था कि उसके सामने ये दिखाई न देने वाली आग सच में बहुत कमजोर थी। ये शिशु फॉलन हॉट फ्लेम दूसरी हेवनली फ्लेम्स की तुलना में तो और भी साधारण बीस फायर की तुलना में भी इसकी शक्ति काफी कम थी। अच्छी बात यह है कि हालांकि यह छोटा सा फॉलन हॉट फ्लेम ताकतवर नहीं था, लेकिन इसका खास सहायक कल्टीवेशन इफेक्ट लिन युआन के शरीर के अंदर के बड़े रूप से ज्यादा अलग नहीं था। मैं इसे पहले ले लूंगा, ये सोचकर लिन युआन ने तुरंत बच्चे फॉलन हॉट फ्लेम को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही लिन युआन का हाथ शिशु फॉलन हॉट फ्लेम से 1 मीटर से भी कम दूर था, कंकाल के अंदर से अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी निकली।
फिर उसके सामने एक सफेद रोशनी धीरे धीरे हिली और आखिर में एक नकली बुजुर्ग आकृति में बदल गई। उस आदमी ने सफेद चोगा पहना हुआ था, उसके बाल और दाढ़ी बर्फ जैसे सफेद थे, उसका चेहरा बुरा लग रहा था और उसकी शांत आंखों में हल्की सी चमक थी। ये भ्रामक आकृति ऐसी लग रही थी मानो हवा के झोंके से उड़ जाएगी। साफ है, यह एक आत्मा शरीर था। युवक, तुम कौन हो? मुझे तुम पर गिरे हुए दिल की आग की महक क्यों आ रही है? उस नकली आदमी ने लिन युआन की तरफ देखा, उसकी आंखों में शक की एक झलक दिखी और फिर वह धीरे से बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सा लहजा था। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया तो प्लीज इसे फेसबुक पर शेयर करने के लिए थोड़ा समय निकालें, लेखक बहुत आभारी होंगे।